हेलो हाय गुड मॉर्निंग। क्या हो गया अभी प्लानर में? व्हाट हैपेंड इन द प्लानर? चेंज हो गया क्या? सुप्रभात सुप्रभात। यस सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर गुड मॉर्निंग। सुप्रभात गुड मॉर्निंग। अच्छा एनवायरमेंट में सोचा अपना कोई कोर्स में कुछ लोग हो गए। बहुत बढ़िया। 1 करोड़ रुपए का सवाल यूपीएससी वाला। वो आते हैं ना सर, दिक्कत क्या है कि हमको नहीं आते। हमको तो वहाँ बैठने का मौका भी नहीं मिलता सर। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वेयर कैपिटल वाज शिफ्टेड? अरे वाह भाई वाह, ये बात। 1 करोड़ रुपए का सवाल था। दुख दुख की बात है ये तो। हमारे लिए दुख की बात ही है ना सर, यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए। ठीक है, पर मुझे लग रहा है कि ये केबीसी वाले ये लोग है ना, दे माइट चेक द प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट्स और उस हिसाब से क्वेश्चन पूछते होंगे। मतलब जिसका जो बैकग्राउंड है उसके ऑपोजिट क्वेश्चन आते होंगे। ये तो कस्टमाइज्ड है ना, ये कोई यूपीएससी की तरह जनरल एग्जाम देंगे। सो बिकॉज़ दे नो द बैकग्राउंड एंड द प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट की इनका बैकग्राउंड ऐसा है। तो ऑब्वियसली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली खिलाड़ी हो तो आपको वहां से सवाल ही नहीं पूछेंगे। एक मिनट शादी कौन थोड़ा चालू कर दिया भाई लैंड कर दे। अब आया था वो। हाँ जी सर ओके। 7 करोड़ जीत के आएंगे सर ओके। अरे नहीं भाई नहीं जीत के आएंगे सर। अपने को ऐसे सवाल पूछेंगे ना जो अपने को आएंगे ही नहीं सर ओके। समझेंगे। वो आउट ऑफ डोमेन ही पूछेगा ना, उनको पता है ना खेल कैसे खिलाना है सर। समझ में आया कि नहीं? हाँ जी सर हाँ जी सर। भाई युवराज तबीयत कैसी है आपकी? आई सॉ योर मैसेज, अभी मेरे को सुबह ही देखा मैंने। मैं सोचा शांति से रिवर्ट करता हूँ। कैसा है, हाउ योर हेल्थ? हाँ क्या हो गया तबीयत को? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बढ़िया सर, आप सबकी दुआ है सर। चलिए सर ओके, अपन कल कहाँ थे? यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट द गुप्ता पीरियड, और आज हम लोग गुप्ता पीरियड से आगे चलते हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द गुप्ता कंडीशंस एंड गुप्ता में इकोनॉमिक्स खत्म कर दिया था। अब बेसिकली जो भी है वो मेनली हम लोग को देखना है, दैट इज विद रेफरेंस टू वी विल कम टू नो की द सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमी देख लिया, बट सोशल कंडीशंस को हमको थोड़ा बहुत देखना है, और ओवरऑल स्थिति गुप्ता पीरियड की खत्म करेंगे आज सर ओके। तो आज ही हम लोग उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, और फाइनली विल बी कंक्लूडिंग आउट दैट इज विद रेफरेंस टू गुप्ता पीरियड क्या गोल्डन पीरियड था कि नहीं था इंडियन हिस्ट्री के लिए सर। तो विल सी द सेकंड पार्ट एज वेल, हम उसके ऊपर भी जाते हैं। पहले सोशल कंडीशंस के ऊपर चला जाता हूं, जस्ट सेकंड आई लोड द फाइल। सोशल कंडीशंस आपको फाइल से ही समझा दूंगा। फाइल मतलब क्या है कि उसमें ज्यादा क्योंकि कंपैरेटिव एनालिसिस ही करना है हमें। कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि जो पुरानी कंडीशंस थी उसके साथ आपको लिंक अप कर देना है। इनफैक्ट सोशल कंडीशन से सवाल भी कम आए हैं सर ओके। एक सवाल जो आ सकता है मेरे हिसाब से वो है वुमेन के सेंट्रिक सवाल आ सकता है सर ओके। क्योंकि वुमेन सेंट्रिक जो चेंजेस हुए हैं या ओवरऑल सोशल डिक्लाइन आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, वो गोल्डन एज की थियरी के साथ जो जुड़ा हुआ है ना, उसी के साथ हम लोग लिंक अप करेंगे सर ओके। तो चलते हैं आगे। और गुप्ता पीरियड की सामाजिक परिस्थिति, देखिए सामाजिक परिस्थिति बेसिकली दो तरह से आपको मिलेगी सर ओके। वन इज द सोशल कंडीशन एज पर द थियरी, थियरी का मतलब है कि जो धर्मशास्त्र से उनके हिसाब से, एंड द सेकंड इज सोशल कंडीशन इन प्रैक्टिकल वे सर ओके ना। मैं क्यों कह रहा हूं कि बेसिकली हमने कल भी देखा था कि वो आपको जो सवाल पूछता है वो लैंड रिफॉर्म्स या लैंड ग्रांट्स के ऊपर भी उसने जो सवाल पूछा था उसमें भी ऐसे ही पूछा था कि थियरी और प्रैक्टिस के अंदर लैंड ओनर सिस्टम के बारे में डिस्कस कीजिए ओके समझे। सो यस्टरडे दे हैड आस्क्ड, वी हैड डिस्कस्ड द क्वेश्चन अबाउट कि हाउ द लैंड ओनर सिस्टम कैन बी लाइक नो एनालाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू द गुप्ता पीरियड, एंड उसमें भी हमने देखा था कि थियरी और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ से बताइए सर ओके। तो वही कहानी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, यू फाइंड द सेम ओल्ड स्टोरी ओवर हियर एज वेल। और हमें ये पता चलता है कि भाई इनके यहाँ पे जो सोशल स्ट्रक्चर था उसमें भी दो प्रकार की कहानी मिलती है सर ओके। सो विद रिस्पेक्ट टू द गुप्तास, हम लोग जब गुप्तास को देखेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि गुप्ता एज के अंतर्गत जो सोशल कंडीशंस है वो सोसाइटी के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी है सर ओके। तो पहली चीजें हमें देखने को मिलती है, एक तो दी सोर्सेज ऑफ सोसाइटी। सोर्सेज का मतलब क्या है सर ओके, कि भाई इस पीरियड में बहुत सारी किताबें लिखी गई थी सर ओके। अब वो क्या क्या बताती है ये सोर्सेज में, वी विल कम टू नो कि एक इंस्क्रिप्शन का सोर्स आपको मिलेगा, और दूसरी बेसिकली लिटरेचर आपको मिलती है। लिटरेचर में धर्मशास्त्र सर है ना, दे आर द प्राइमरी सोर्स जो हमको सबसे ज्यादा जानकारी देंगे सर ओके। इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स के अंदर से भी हम लोग को बहुत सारा नॉलेज मिलता है कि इनकी सोशल कंडीशंस कैसी हुआ करती थी ओके। दूसरी सोशल ऑर्डर के बारे में हमें पता होना चाहिए। सोशल ऑर्डर में कौन सी चीजें हम लोग देखते हैं सर ओके। तो हम मेनली तीन चार चीजें देखेंगे। एक तो वी विल कम टू नो कि वर्ण सिस्टम कैसे चला करती थी सर समझे। दूसरे सिस्टम हमको ये पता चलता है कि जो इमर्जेंस ऑफ न्यू जातीज है वो कैसे निकल के आई सर समझे, नई जाति का इमर्जेंस कैसे हुआ। क्या न्यू जाति वाला कांसेप्ट मेनली आप देखोगे तो नहीं पूछा गया है काफी सालों से, और बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए यूपीएससी मतलब है ना उल्टा सुल्टा करके जरा लिंक अप करके देता है सर ओके। तीसरी कहानी स्लेवरी कंडीशन है ना, स्लेवरी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड का भी सवाल नहीं आएगा सर ओके। इसमें मेनली जो सवाल आएगा वो है वुमेन की कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर ओके, कि स्त्रियों के बारे में बता दीजिए कि क्या क्या है, या सोशल लाइफ के बारे में आपको पूछा जा सकता है, ओवरऑल सोशल लाइफ सर ओके, कि सामाजिक परिस्थिति कैसी हुआ करती थी, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व किया था। इनफैक्ट लिटरेचर में वी विल सी कि फाहियान का भी लिटरेचर हमारे लिए बहुत प्रोमिनेंट बन जाता है, क्योंकि फाहियान हैड आल्सो मेंशन अबाउट द सोशल कंडीशंस ऑफ द गुप्ता पीरियड सर ना। तो फाहियान जब आया था भारत के अंदर और उसने फोक्यो की करके किताब लिखी थी, रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम। तो रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम के अंदर उसने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की थी सामाजिक रूप में सर ओके। तो उसने चांडालों के बारे में बताया था, उसने वी विल सी की प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताया था, हॉस्पिटल्स के बारे में बताया था। तो ओवरऑल सामाजिक जीवन कैसा था जो स्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमको पता चलता है सर ओके। तो वुमेन की पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बड़ा प्रोमिनेंट पार्ट है, क्योंकि वुमेन के अंदर स्मृति लिटरेचर है, फिर वात्स्यायन की कामसूत्र है, या वी विल सी की नारद की स्मृति है। इन सब के थ्रू हमें कहीं ना कहीं मेंशन मिल रहा है कि भाई सामाजिक परिस्थिति के अंदर क्या क्या बदलाव हो रहे थे सर समझे। सो वी विल सी कि इसमें हम लोग को पोजीशन ऑफ वुमेन पता होना चाहिए। वुमेन के साथ साथ अगर आपको पॉइंट याद रखना है तो आप फैमिली के बारे में लिख सकते हो। फैमिली का मतलब ये है कि भाई यहाँ घर परिवार की परिस्थिति कैसे चलती थी, वो सोशल लाइफ के अंदर ही आ जाएगा। सोशल लाइफ में आपका फूड, एम्यूजमेंट या बेसिकली आपकी ऑर्नामेंट्स और वो सब चीजें, और फाइनली मैरिज सिस्टम सर है ना। तो सोशल लाइफ में क्योंकि ये मैरिज का भी पार्ट था सर समझे, तो मैट्रिमोनियल रिलेशंस जो भी निकल के आ रहे थे वो भी हमको पता होनी चाहिए सर समझे ओके। तो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द गुप्ता पीरियड, तो द मेन सोर्स इज द इंस्क्रिप्शंस एंड द कॉइन्स अलोंग विद द लिटरेरी सोर्सेज दैट वर अवेलेबल। मेनी टाइम्स दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर सर समझे। तो पहली एनालिसिस हम लोग जब सोसाइटी के अंदर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो हमें पता चलता है कि थियरी और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी सर है ना समझे। अब ये क्यों कर रही थी सर है ना समझे, तो बुक के अंदर कुछ लिखा गया था कि भाई आपको ये चीजें फॉलो करनी है, पर प्रैक्टिकली वो होता नहीं था सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर। ठीक है, तो वी विल कम टू नो कि इसकी बेसिस के रूप में हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्राडिक्शन था। ये कॉन्ट्राडिक्शन
कंडीशन सबसे पहले निकल के आया था जो है वर्ण सोशल ऑर्डर के अंदर, है ना? वर्ण सोशल ऑर्डर का मतलब क्या है सर, ठीक है ना? समझे कि भाई यहाँ जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, उसमें सबसे पहले किंग्स रोल की कहानी आपको देखने को मिलेगी। राजा का रोल का कहानी का मतलब क्या है सर, ठीक है ना? समझे? तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि राजा क्या कार्य कर रहा है और राजा मूलतः से उसको किस तरह से आइडियलाइज़ किया गया था। तो जितना भी लिटरेचर है, खास करके स्मृति लिटरेचर उस पीरियड के अंदर हुआ करता था, उसमें राजा की इंपॉर्टेंस बड़ी थी सर, है ना? एंड द किंग्स वाज़ एक्चुअली कॉल्ड एज़ द अपहोल्डर ऑफ द वर्णाश्रम धर्म सर, ठीक है ना? समझे? अपहोल्डर ऑफ द वर्णाश्रम धर्म का मतलब क्या है कि भाई जो वर्ण व्यवस्था है और वर्णाश्रम सिस्टम जो चल रही है सर, ठीक है ना? उसके अंदर उसको कहा जाता था कि तुमको ये मेंटेन करना है। तो स्मृति राजा को ऑर्डर दिया करती थी, राजा को एक प्रकार से आप समझने की कोशिश करिए तो बीबीसी की प्रिस्क्रिप्शन देती थी कि राजा का कार्य क्या रहेगा और राजा को किस तरह से बेसिकली काम करना है सर, समझे कि नहीं समझे? तो हमें ये पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। ये वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हमें ये भी पता चल रहा है कि सोशल कंडीशंस के अंतर्गत ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसमें चारों के चारों वर्ण के बारे में हमारे पास एविडेंसेस है सर, ठीक है? और इनके जो रोल है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है सर, ठीक है? इन सबके अलग-अलग रोल जो पहले से डिफाइंड थे उस हिसाब से चलता रहा सर, ठीक है? समझ गए ओके। तो वी विल फाइंड कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द फोर वर्णास कंटिन्यू टू फ्लरिश, ओके समझे? देयर इज आल्सो द इमर्जेंस ऑफ वर्ण शंकरास। वर्ण शंकर का मतलब क्या है कि व्हेन द इंटरमिंगलिंग ऑफ द वर्णास विल टेक प्लेस, है ना? समझे? सो दिस विल लीड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू जातीस एंड द न्यू जनरेशंस दैट इज बीइंग क्रिएटेड सर आउट ऑफ द इंटरमिंगलिंग ऑफ द वर्णास थ्रू मैरिजेस, ओके ना? उससे नए-नए प्रकार की जाति का भी इमर्जेंस आपको देखने को मिलता है सर, ओके। तो ये चीज हमारे लिए बड़ा प्रोमिनेंट है इसके अंदर, है ना? तो ये वर्ण संस्कार या वर्ण शंकर के रूप में इसको कंसीडर किया गया है और ये नई जातियों की इमर्जेंस के साथ भी हमको यहाँ से मिलता है सर, ओके। वी विल फाइंड कि द किंग इज सीन एज अपहोल्डर ऑफ धर्म का मतलब वर्णाश्रम धर्म का मतलब है कि उसको ये वर्ण ऑर्डर टूटे ना, उसके लिए हमको ये पता चलता है कि आदेश दिया गया था सर, है ना? तो किंग वाज एक्चुअली गिवन सम काइंड ऑफ ऑर्डर बाय द श्रुतिस टू फॉलो अ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ, जहां हमको यहाँ से चीजें देखने को मिलती है सर, ओके। अब देखिए कि इसमें सोशल ऑर्डर के अंदर हम लोग को ऐसे तो वर्णाश्रम सिस्टम ऑक्यूपेशन के साथ जुड़ा हुआ था, राइट सर, ओके। बट ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और जो वर्ण के साथ जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस थे वो सेम टू सेम नहीं मिलते हैं सर, ओके। तो सेकंड हम इसके अंदर ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं सर, है ना? समझे? एज पर द लिटरेरी ट्रेंड्स, ओके ना? समझे? द वर्णाश्रम बेस्ड ऑक्यूपेशनल सिस्टम सर, ओके ना? समझे? वाज नॉट एक्चुअली फॉलोड एट दैट टाइम सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? अब ये क्यों मैं बता रहा हूं क्योंकि एवरीवन हैज अ स्पेसिफिक ड्यूटी सर, ओके। हर एक वर्ण की अपनी स्पेसिफिक ड्यूटी थी। अब ब्राह्मण को रिचुअल्स करना था, है ना? लैंड ग्रांट्स मिलती रहती थी सर, ओके। बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको ये पता चलता है कि इन दिस कंडीशंस देयर वर ऑलवेज एन एक्सेप्शन सर, ओके। ये एक्सेप्शंस कहां-कहां मिलते हैं सर, ओके। द एक्सेप्शंस कैन बी सीन इन मेनी ऑफ द इंस्क्रिप्शन वेयर द ब्राह्मणास वर गिवन द स्टेटस ऑफ लैंडलॉर्ड्स, ओके ना? समझे कि नहीं समझे? ये क्यों निकल के आए थे? बिकॉज़ हमको ये पता चलता है कि इनको लैंड ग्रांट्स मिली थी, तो ये लैंड ग्रांट्स मिलने के कारण एक नए क्लास का डेवलपमेंट हुआ सर, समझे कि नहीं समझे? ओके। वी विल सी कि हमें ये भी एविडेंसेस देखने को मिलता रहता है कि द ब्राह्मणास वर आल्सो पार्ट ऑफ द आर्मी इंस्टीट्यूशंस एज़ वेल सर, ओके। सो बहुत सारी जगहों के ऊपर हमारे पास एविडेंसेस है कमांडर आर्मी कमांडर के रूप में, आर्मी के चीफ के रूप में आपको यहाँ से मिलेंगे सर, समझे? मेनी ऑफ द ब्राह्मणास वर आल्सो इन द सिविल सर्विसेज एज़ वेल सर, ठीक है ना? समझे? तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था उसके अंदर भी आपको मिलेगा सर, ओके। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है कि भाई इस दौर के अंदर जो रिचुअल्स और बाकी सारे करने की जो व्यवस्था थी वो सब कुछ चीजें वी विल सी कि अलोंग विद दैट देयर इज अ डाइवर्सिफिकेशन, है ना? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि भाई अलग-अलग प्रकार की चीजें आपको यहाँ से मिलेगी सर, है ना? ओके। वी विल आल्सो फाइंड कि इसी कंडीशंस के समय पे बहुत सारी चीजें और भी बदलने की शुरुआत होगी सर, समझे? अब होता क्या है कि एक तो ब्राह्मणी के लैंडलॉर्ड्स का डेवलपमेंट हुआ। दूसरी कहानी हमको ये भी पता चलती है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो सेकंड चीज आपको मिलती है जो व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है ब्राह्मणिकल ऑर्डर के अंदर सब डिवीजन सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? अब सब डिवीजन का मतलब क्या है सर, ठीक है ना? समझे? तो ब्राह्मणिकल ऑर्डर के अंदर सब डिवीजन का मतलब ये होता है कि भाई एक बेसिकली ब्राह्मणिकल कम्युनिटी है उसमें अलग-अलग प्रकार के कार्य अलग-अलग लोग करेंगे सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? सो वी विल कम टू नो कि कोई वेद के लिए है, कोई रिचुअल्स के लिए काम कर रहा है सर, ठीक है ना? कोई टेंपल्स के लिए काम कर रहा है सर, है ना? समझे? और कोई बेसिकली राजा को एडवाइजर के रूप में काम कर रहा है। तो देयर आर स्पेसिफिक बेसिकली सब डिवीजंस और सब क्लासेस विदिन द ब्राह्मणास दैट हैड इमर्ज्ड एट दैट टाइम सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो हमारे पास एविडेंसेस है कि भाई इस दौर के अंदर सब डिवीजन होने शुरू हुए थे। ये सब डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चल रहा है कि इनके अलग-अलग प्रकार के ऑक्यूपेशंस मिलेंगे सर, ओके। तो एक तो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन भी मिलेगा सर, ओके। और दूसरा हमको बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन के अंदर से भी कहानी मिल जाएगी सर, है ना? समझे? तो ये हमारे लिए प्रोमिनेंट पार्ट हो जाता है। थिर्डली ये जितने भी बेसिकली ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन के साथ जुड़े हुए लोग थे सर, है ना? जो ब्राह्मणिकल क्लासेस हुआ करते थे सर, ठीक है? इनका मूलतः से रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस थी उसमें भी आपको रोल प्ले देखने को मिलता रहता है सर, ठीक है ना? समझ गए? ओके। तो वी विल कम टू नो कि भाई दे वर हैविंग अ स्पेशल रिलीजियस रोल प्ले जिसके थ्रू वो कार्य किया करते थे। तो ये तो पहली कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है एंड वी विल फाइंड कि ब्राह्मणिकल क्लास की जो है उनकी इंपॉर्टेंस कैसे निकल के आएगी सर, ओके। अब वैसे ही सेम टू सेम कहानी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल कम टू नो कि क्षत्रियों के साथ भी होगा, वैश्य के साथ भी होगा, शूद्र के साथ भी आपको मिलेगा सर, ठीक है? तो ये सोशल ऑर्डर के अंदर द थर्ड मोस्ट और द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल कंडीशन वाज द क्षत्रिय सर, ओके ना? अब क्षत्रिय के अंदर भी आपको ये चीज देखने को मिलती है सर, ओके। पहली चीज तो वी विल सी कि इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो था वो क्या था सर, ठीक है ना? समझे? सो द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन वाज विद रिस्पेक्ट टू द रूलिंग क्लास, ओके ना? समझे? या रूलिंग क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझने की कोशिश करिए या इंपोर्टेंट पोजीशन इन द सोसाइटी थी जो नोबिलिटी के साथ जुड़ी हुई थी सर, है ना? ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल आल्सो फाइंड कि द क्षत्रियज वर आल्सो इनटू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन सर, ओके ना? समझे? ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक लैंड के साथ डील करेंगे। लैंड के साथ क्यों डील करेंगे? क्योंकि ऑब्वियस है कि हमें पता चल रहा है कि जो लैंडलॉर्ड बेस्ड सोसाइटी थी उसमें इनको भी लैंड मिलेगी सर, ठीक है ना? ओके। तो वी विल सी कि ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स की जो डेवलपमेंट हो रही है सर, ओके, उसमें क्षत्रिय कास्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंस आपको मिल जाएगी सर, है ना? समझे? सो वी विल कम टू नो कि द क्षत्रियलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी इज टेकिंग प्लेस, ओके। क्षत्रिय कम्युनिटी को बहुत ही हाई एस्टीम के साथ देखने की कोशिश करेंगे सर, है ना? ओके। एंड वी विल आल्सो फाइंड कि देयर इज अ प्रोलिफरेशन ऑफ द क्षत्रिय कम्युनिटी एज़ वेल सर। अब ये कैसे प्रोलिफरेशन हुआ? तो वी विल सी कि जैसे-जैसे नए-नए शासक निकल के आए पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स आएंगे तो इनको भी बेसिकली क्षत्रिय का स्टेटस मिलने की शुरुआत होगी सर, ठीक है ना? समझे? तो देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर एंड साइमल्टेनियसली इवन द न्यू जातीज विदिन द क्षत्रिय विल आल्सो इमर्ज सर, है ना? एक्चुअली प्रोलिफरेशन ऑफ जाति इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना इन द गुप्ता एंड द पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि इन दोनों की इंपॉर्टेंस आपको बढ़ेगी। इनफैक्ट क्षत्रिय एंड ब्राह्मणास हैड पैट्रन क्लैन रिलेशनशिप दैट कैन बी एट्रिब्यूटेड इन द गुप्ता पीरियड एज़ वेल सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? पैट्रन क्लैन रिलेशनशिप के बारे में शायद तक मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर भी पढ़ाया था कि भाई जो व्यवस्था है उसके अंदर लेजिटिमेसी देने की शुरुआत करेंगे सर, ठीक है? और जो शासक अगर आप देखोगे वो मूलतः से लैंड ग्रांट्स देके उनके थ्रू वी विल कम टू नो कि अपने आप को लेजिटिमाइज कराएंगे सर, है ना? समझे? तो ये कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। इनफैक्ट क्षत्रियस को भी द्विज की जो स्टेटस है, ये द्विज की स्टेटस आपको मिल जाएगी सर, ओके। और इनके लिए जो पैट्रन क्लैन रिलेशनशिप है वो भी इसके अंदर से चलती रहेगी सर, है ना? समझे? तो वी विल सी कि ये भी कहानी आपको इसके अंदर से मिल जाएगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर, ओके, कि कैसे सोशल कंडीशंस का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई, ओके। तीसरी कहानी आपके वैश्यस की होगी सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? और वैश्यस के बारे में हमने पिछले क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था सर, ठीक है? कि दे वर एक्चुअली पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। ये अलग-अलग प्रकार के ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व थे। ये ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर भी इन्वॉल्व हुआ करते थे। अदर बेसिकली ऑक्यूपेशंस के अंदर भी आपको यहाँ से मिलेंगे इंक्लूडिंग गिल्ड्स विल्ड्स की जो भी कहानी थी उसके अंदर भी हमको इनका इंपॉर्टेंस मिलता रहेगा सर, है ना? समझे? अब बेसिकली हमें ये 2-3 चीजें इसके अंदर से देखने को मिलता है सर, ओके। एंड वी विल सी दैट वैश्यस वर आल्सो गिवन काइंड ऑफ वी कैन से द द्विज स्टेटस। तो इनकी भी परिस्थिति इतनी खराब नहीं हुआ करती थी सर, ओके। और वैश्य कम्युनिटी की भी जब हम लोग बात करेंगे तो इनको भी द्विज की स्टेटस थी। दे कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमी बट द सोशल एस्टीम और द सोशल हायरार्की वाज लिमिटेड फॉर देम सर, ओके। बट दे वर सीन इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल वे सर, है ना? समझे? तो फाहियान हैज एक्चुअली मेंशन्ड अबाउट देम एंड he has specifically written in his book called as the record of the Buddhist kingdom where he sees that the society used to see this class of क्षत्रिय businessmen with a very high esteem सर, है ना? समझे? हाई एस्टीम का मतलब क्या है कि समाज का जो लोग था वो उनको बहुत अच्छी तरह से देखता था कि भाई देखो ये वर्ग है, इसने इंस्टीट्यूशंस बनाई, इन्होंने हॉस्पिटल्स बनाई है, इन्होंने चैरिटी की है सर, है ना? समझे? तो इतनी खराब परिस्थिति के रूप में भी हमको यहाँ से चीजें नहीं दिखेगी सर, है ना? समझे? तो क्षत्रिय रिलेशन अलोंग विद द कंडीशंस आपको यहाँ से मिलेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और इसके अंदर ही वी विल कम टू नो कि आपको
शूद्र की कहानी भी मिलेगी सर, है ना समझे। अब देखिए शूद्र क्लास एक ऐसा क्लास के रूप में आपको यहाँ से मिलता है जिनकी स्टेटस कंपैरेटिवली पहले से थोड़ी अप गई है सर, है ना समझे। इसके बारे में भी फाहियान लिखेगा एंड इवन स्मृति लिटरेचर भी इसके बारे में हाईलाइट करेगी सर, है ना समझे। सो फाहियान एंड स्मृति हैज स्पेसिफिकली आस्क्ड रिटन अबाउट द स्टेटस ऑफ द शूद्रस नाउ दे आर इन द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर सर, है ना समझे। ये भी थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन के साथ जुड़े हुए मिलेंगे सर, गेटिंग ओके। नो डाउट दे वर नॉट कंसीडर्ड एज द्विजा सर, है ना समझे। ऊपर के 3 जो वर्ग है उनको तो द्विज के रूप में कंसीडर किया गया था, बट ये कहा गया था कि एग्रीकल्चर के साथ-साथ अगर इनको व्यापार करना है या अगर आर्टिजन के रूप में काम करना है, कोई वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो बेसिकली शूद्र क्लास के लिए अनुमति आपको मिल जाएगी सर, है ना समझे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि मेनी ऑफ देम थ्रू द टैलेंट एंड थ्रू द स्किल्स ओके ना, दे वर एबल टू क्लाइंब अप द सोशल हायरार्की एंड एबल टू लाइक नो गेट इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल एज़ वेल सर, है ना समझे। तो हमें ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंटली मिलेगी कि देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द शूद्रस कमिंग इनटू द पिक्चर सर, है ना समझे। एंड वी डू हैव एविडेंसेस ऑफ शूद्रस गेटिंग अ रोल इन द आर्मी इंस्टीट्यूशंस एज़ वेल और द सिविल सर्विसेज एज़ वेल सर, ओके। तो ये भी एक प्रोमिनेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलता है जो ओवरऑल सोशल कंडीशंस के साथ हम इसके अंदर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर, ओके। गेटिंग ओके। तो वी विल सी कि शूद्रस की कंडीशंस इंप्रूव हुई उसके पीछे का कारण क्या था सर, ओके। अब देखिए कि इसमें 2-3 चीजें आपको मिलेगी सर, ओके। पहली चीज देखने को मिलती है कि ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी इनिशियल पीरियड में इंप्रूव हुई थी, फिर लेटर ऑफ द फ्यूडलिज्म की शुरुआत हुई सर, ओके। तो जब फाहियान आया तब तो चंद्रगुप्त II का दौर था, उसके पहले समुद्रगुप्त आ चुका था। तो ऑब्वियसली देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी सर, ओके। तो व्हेनेवर देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी द मनी विल समहाउ परकोलेट टू द डाउनवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एज़ वेल। अब देखिए मैंने पहले भी कहा था कि भारत में स्लम्स पहले भी थे और आज भी थे, पर आज के स्लम्स और पहले के स्लम्स में फर्क है कि उनके घर पे टाटा स्काई आ चुका है या उनके मोबाइल उनके पास भी स्मार्टफोन्स आ चुके हैं सर, ठीक है। तो जो भी स्लम्स में रह रहा है आज की पीरियड में सर, है ना, तो उनके यहाँ परकोलेशन तो हुआ है, टेक्नोलॉजी का परकोलेशन हुआ है। उनको देखोगे जॉब्स के हिसाब से परकोलेशन आपको मिलेगा। अब पहले स्लम्स में रहने वाला लोग जो था उनको काम नहीं मिलता था सर, ठीक है। आज की तारीख में आप देखोगे सबसे बड़ा लेबर के क्लास के ऊपर सिटीज में कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है वो स्लम में रहने वाला लोग होगा या लोअर हाउसिंग ग्रुप कहते हैं, एलआईजी कहते हैं उसको, ठीक है। तो वही कंडीशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है सर, ओके। बिकॉज़ ऑफ द एम्पायर एक्सपेंशन एंड द प्रोलिफरेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज देयर विल अराइज अ नीड फॉर लेबर क्लास, देयर विल बी a need for more and more number of people who can contribute to the economic conditions as well sir, okay. So what's going to happen sir, okay, so eventually someone's going to get the advantage out of it. तो ऊपर के 2-3 क्लासेस को तो इसका लाभ मिला, पर थोड़ा बहुत परकोलेशन ऑफ इकोनॉमिक या जो ट्रिकलिंग है वो नीचे भी आपको देखने को मिलता है सर, गेटिंग ओके। तो वो चीज इसके साथ हम लोग देखेंगे सर, ओके। और ये शूद्रस के साथ फाइनली हमको ये पता चला कि एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, वो है बेसिकली आउटकास्ट के बारे में सर, है ना समझे। और आउटकास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एविडेंसेस है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फाहियान सर, ओके ना समझे। एंड फाहियान हैज मेंशन्ड अबाउट अ कम्युनिटी कॉल्ड एज द चांडाल्स हु वर स्टेइंग आउटसाइड द सिटीज एंड हाउ दे वर एक्सप्लॉइटेड सर, है ना समझे। तो ये चीज दर्शा रही है कि भाई देखिए ओवरऑल स्थिति जो थी सोशल ऑर्डर के रूप में या वर्णाश्रम सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके। तो हमारे पास एविडेंसेस है कि भाई द चांडाल्स वर एक्चुअली गिवन द स्टेटस ऑफ अ वेरी रेलिगेटेड कंडीशन सर, है ना समझे। दे हैड अ रोल व्हिच वाज सपोज्ड टू क्लीन आउट द सिटीज। वी विल सी कि इनके ऊपर एक सोशल पॉल्यूशन था या सोशल डिस्टेंस की कहानी आपको मिलेगी। फाहियान has specifically written about this part कि whenever the chandas used to enter the villages or a market area or a town area, they were actually we will see कि supposed to strike a bell, उनके घर में घंटी रहती थी और वो चलते थे या घंटी बजती थी तो लोगों को बेसिकली उनसे दूर रखा जाता था, लोग ऑटोमेटिकली दूर चले जाते थे सर, है ना समझे। तो ये चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलती है चांडाल्स के बारे में। इनफैक्ट चांडाल्स वर आल्सो a group of community which were involved into overall economic activities as well सर, है ना समझे। तो जैसे आपको फिशिंग हो गया है, हंटिंग हो गया है, या बेसिकली कोई डेड बॉडी को क्लेम कर रहा है या उनको दफनाना है या उनको वी विल सी कि बरी करना है या काइंड ऑफ उनको क्रीमेट करना है, इन सब परिस्थितियों में वी विल सी कि फाहियान लिखते हैं कि ये चांडालों का उपयोग किया गया था सर, है ना समझे। तो वी डू कम टू नो कि इनके दौर के अंदर मीनियल वर्क जो है उसकी कहानी आपको इसके साथ दिखेगी और ये आउटकास्ट के रूप में थे सर, है ना समझे। तो इनको सोसाइटी वी विल सी कि एक्सेप्ट नहीं कर रही थी एंड वी विल सी कि ये बाहर के पीरियड के अंदर रहते होंगे, ऐसी हमारे पास ये बाहर के विस्तार में रहते होंगे सर, है ना। वैसी कहानी आपको यहाँ से मिलेगी सर। इनफैक्ट मनी मेघले से लेके जितना भी तमिल लिटरेचर है सर, ओके, इन सब के अंदर हमें कहीं न कहीं एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कि ये जो आउटकास्ट की जो सोसाइटी है उसका इमर्जेंस इस पीरियड के अंदर हो चुका है सर, है ना समझे। ओके, तो वी विल सी दैट इस दौर के अंदर जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी में काफी सारा डेवलपमेंट हुआ था। इनफैक्ट ये डेवलपमेंट हमको लेबर के सेंट्रिक भी देखने को मिलेगा सर, है ना समझे। क्योंकि यही क्लास जो था सर, है ना समझे, जो लेबर के रूप में काम करता था। इनफैक्ट ये लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटकास्ट के लिए तो चंडाल्स के लिए तो बहुत खराब परिस्थिति थी, पर शूद्रस वर आल्सो पार्ट ऑफ द लेबर एग्रीकल्चर सिस्टम सर, ओके। और ये जो विस्टी सिस्टम के बारे में आपको कल की क्लास के अंदर बताया था कि इट वाज एन एग्जांपल ऑफ टैक्स, ओके ना समझे। ये टैक्स का प्रकार था, ये टैक्स के साथ भी जुड़ी हुई प्रक्रिया आपको मिलेगी सर, है ना समझे। तो वी विल सी कि दे यूज्ड टू वर्क एज़ अ विस्टी वाज अ काइंड ऑफ फोर्स लेबर जो स्टेट नॉर्मली इनसे डील करवाता था सर, ओके। और गुजरात से लेके एमपी और मालवा वाला जो प्रदेश है वहां पे ये आपको विस्टी सिस्टम के भी एविडेंसेस मिल जाएंगे सर, ओके। तो ये सब के सब कहानी हमको इसके अंदर से पहले पता होनी चाहिए कि हाउ थिंग्स इवॉल्व विद रिस्पेक्ट टू द गुप्तास एंड गुप्ता के अंदर सोशल कंडीशंस में क्या-क्या चीजें हमको यहाँ से मिलती है सर, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल सी दैट चांडाल्स वही थे जो वर्ण सिस्टम में असिमिलेट नहीं हो पाए। अब देखिए चांडाल्स वर एक्चुअली टू काइंड ऑफ पीपल सर, है ना समझे। वन वाज दे वर काइंड ऑफ पीपल हु बिलोंग टू द ट्रेडिशनल और द एंशिएंट सोसाइटीज, है ना। तो दे वर सीन एज़ एबोरिजिनल ट्राइब्स, ओके ना समझे। तो पहाड़ों में रहने वाले किरात में रहने वाले या किरतास करके एक ट्राइब हुआ करती थी, पुलिंदास करके एक ट्राइब हुआ करती थी। तो ऐसा कहते हैं कि व्हेन दे वर असिमिलेटेड इन द ग्रेटर गुप्ता एम्पायर फोल्ड दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ द चांडाल्स, ओके ना समझे। तो वो मूल तरह से वर्ण सिस्टम में असिमिलेट नहीं भी हो पाए, ना ही उनको किया भी गया होगा सर, ठीक है। तो दोनों कहानी आपको इसके अंदर से दिखेगी सर, ओके। और पूरी वर्ण व्यवस्था जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो देयर वर दैट इज वन ऑफ द रीजन कि सर्टेन सेक्शंस वर गिवन अ सर्टेन वर्क बाय द टेक्स्ट, ओके ना समझे। जो सोशल ऑर्डर था उसमें कहा गया था कि तुमको ये कार्य करना है सर, समझे आपको। तो ये पहली कहानी हमको इसके अंदर से मिलती है, दैट इज विद रेफरेंस टू वी विल सी कि द वन ऑर्डर सर, ओके। तो वन ऑर्डर की पहली स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि भाई कैसे वन ऑर्डर के अंदर तो रिजिडिटी थी एक प्रकार की सर, है ना समझे। बट देन देयर इज इंटरवर्णा मैरिजेस आल्सो टेकिंग प्लेस सर, है ना समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ऐसा भी नहीं था कि कंप्लीट रिजिडिटी थी सर, है ना समझे। बट देन द इंटरवर्णा मैरिजेस जैसे वी विल कम टू नो कि इसमें अगर आप सेकंड पॉइंट के ऊपर से आप देखिए तो हमें ये पता चलता है कि जो सोशल ऑर्डर जो था, ये सोशल ऑर्डर के अंदर हमें रिजिडिटी देखने को मिलती है। दिस रिजिडिटी कैन बी सीन इन द टेक्स्ट दैट वर प्रिस्क्राइब्ड, ओके ना समझे। ये जो टेक्स्ट के अंदर जो भी प्रिस्क्रिप्शन था, से फॉर एग्जांपल जो धर्मशास्त्र थे, दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट द रिजिडिटी सर, ओके। बट देन वी विल सी कि देयर इज एन एक्सेप्शन एज़ वेल, द एक्सेप्शंस कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू द मैट्रिमोनियल अलायंसेस दैट वर बीइंग टेकिंग प्लेस, है ना समझे। अब बेसिकली ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस क्या करते हैं सर, ओके। तो ये प्रैक्टिकल है सर, है ना। प्रैक्टिकल क्या है सर, ओके। तो प्रैक्टिकल के अंदर मैंने आपको बताया था कि हाउ चंद्रगुप्त वन इज मैरिंग कुमार देवी सर, ठीक है ना समझे, हु वाज अ लिच्छवी कुल प्रिंसेस, ओके ना समझे। या वी विल कम टू नो कि इसके बाद भी जो बाकी सारे वी विल फाइंड कि द डायनेस्टी थी जहां-जहां मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुए हैं, ये सब कुछ चीजें क्या दर्शाता है सर, है ना समझे। ऑल ऑफ दिस एक्चुअली शोज कि वेरी प्रोमिनेंट इंटरमिंगलिंग, ओके, नाग डायनेस्टी के साथ इन्होंने किया। या आप समझने की कोशिश करिए तो वाकाटकास वर ब्राह्मणिकल डायनेस्टी, ओके। और वाकाटकास वी विल कम टू नो कि आर मैरिंग ऑफ विद द गुप्तास, मतलब प्रभावती गुप्ता के साथ शादी किया, वो क्या दर्शाता है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली हाइलाइटेड टू द फैक्ट कि भाई इनके समय के दौरान एक्सेप्शंस आपको कहीं न कहीं मिलते रहेंगे सर, है ना समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि ये स्टोरी इसके अंदर से आपको मिलेगी जहां हम लोग ये सोशल ऑर्डर की रिजिडिटी देखने को मिलती है। इनफैक्ट ये सोशल ऑर्डर के अंदर वराहमिहिर ने बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है सर, ठीक है। और वराहमिहिर कहते हैं कि द सिटी एट दैट टाइम वाज डिवाइडेड एज़ पर द वर्ण हायरार्की सर, ठीक है ना समझे। सिटी का डिवीजन वर्ण हायरार्की के रूप में आपको मिलता रहेगा सर, ओके। सो देयर वर डिफरेंट क्वार्टर्स इन द सिटी और डिफरेंट एरियाज इन द सिटी व्हिच वर मार्क्ड विद अ स्पेसिफिक वर्ण
दे वर लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया सर, ठीक है ना समझे। तो बृहत संहिता अगर आपको याद होगा सर, ठीक है ना, ओके, वाज वन सच बुक जिसके अंदर बरामीर ने इसको एक्सप्लेन किया था कि भाई अलग-अलग वर्ण के लोग अलग-अलग विस्तार में रहते थे सर, है ना समझे। तो ये भी चीज़ एक प्रकार की सोशल ऑर्डर की हम लोग कहते हैं कि डिफरेंशिएशन को दर्शाता है सर, है ना समझे, करेंगे ओके। बट पहले 2 वर्ड में एक्सचेंजेस काफ़ी थे। पहले 2 वर्ण के अंदर इंटरमिंगलिंग भी हुआ था और पहले 2 वर्ण के अंदर हम लोग कह सकते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सचेंजेस भी हुए थे सर, ओके। देखो द ब्राह्मणस एंड द क्षत्रियस हैड ऑक्यूपेशनल एक्सचेंजेस एज़ वेल। सो मेनी अ टाइम्स द ब्राह्मणस वर इन द आर्मी एंड द क्षत्रियस वर डूइंग सम अदर ऑक्यूपेशनल वर्क सर, ओके। और क्योंकि आर्मी का काम तो नॉर्मली क्षत्रिय किया करते थे सर, करेंगे ओके। बट देन वी विल सी कि ये चीज़ आपको डिफरेंशिएशन के अंदर आपको मिलती रहेगी सर, ओके। वैसी कहानी आपको वी विल फाइंड कि एक्सचेंज सिस्टम के अंदर आपको ये वैश्यस की भी मिलती है, तो वैश्यस का भी प्रोलिफरेशन हुआ, तो ये भी अलग प्रकार का कार्य करेंगे सर, ओके। इनफैक्ट ये वो दौर था जब वो 4 आश्रम की जो प्रथा है, ये आश्रम सिस्टम भी इस पीरियड के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में फॉलो हो रही थी सर, ओके। सो द टेक्स्ट एट दैट टाइम द धर्मशास्त्र, क्योंकि धर्मशास्त्र बेसिकली इसी पीरियड के अंदर कंपाइल किए गए थे, तो दे डू गिव अस द इन्फ्लुएंस अबाउट हाउ अ स्पेसिफिक आश्रम स्टेज वाज टू बी फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल सर, समझे। तो ये सब चीज़ें हमको इसके अंदर से यहाँ से मिलती रहेगी सर, ओके, सोशल कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये सोशल कंडीशंस में प्रॉब्लम क्या थी सर, ओके। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकलिटी में दोनों में आपको प्रॉब्लम मिलेगी सर, ओके। फाहियान ने जो लिखा है वो फाहियान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चलता है कि लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस इस बात की थी क्योंकि फाहियान कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहा था, कुछ चीज़ों में उसकी अंडरस्टैंडिंग कम थी सर, ठीक है। थ्योरेटिकली हमको ये पता चल रहा है कि चीज़ें कुछ ज़्यादा ही प्रिस्क्रिप्शन के वे में लिखी गई है और वो चीज़ कभी 100% करेक्ट नहीं होगी सर, समझ, ओके। तो हमें ये दोनों की कहानी पता होनी चाहिए कि कैसे-कैसे डेवलपमेंट हुआ एंड हाउ दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर एज़ वेल सर, ओके। तो फर्स्ट थिंग इज़ क्लियर टू यू कि कैसे डेवलपमेंट कहाँ-कहाँ से आपको यहाँ से मिलता है। सेकंड थिंग इसके अंदर से हमको सोशल ऑर्डर के अंदर या सोशल कंडीशंस में जो पॉइंट्स याद रखने हैं, वो सोशल ऑर्डर के अंदर एक तो वर्ण ऑर्डर हो गया, वर्ण के साथ-साथ जाति का हुआ। अब ये स्लेवरी और वुमेन की कंडीशंस और इसमें ही वी विल सी कि मैरिज की कंडीशंस के ऊपर थोड़ी बहुत हमको सवाल आएंगे सर, ओके। तो एक्चुअल सेंस में अगर आप समझने की कोशिश करिए तो जो सीधा सवाल आने की शक्यता है, वो वुमेन के ऊपर ही आएगा सर, समझे, करेंगे ओके। क्योंकि वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से और वी विल कम टू नो कि फैमिली सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोशल लाइफ हुआ करती थी, उसके साथ आपको लिंकेजेस आने की शक्यता होगी सर, ओके, कि क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर कवर है सर। तो पहले स्लेवरी को 5 मिनट कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे चले जाएंगे एंड देन वी विल ट्राई टू सी द कंडीशन ऑफ वुमेन एज़ वेल सर, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए कि स्लेवरी एज़ एन इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू टू फ्लरिश एट दैट टाइम सर, ओके, समझे। और हमारे पास सीधे-सीधे एविडेंसेस है कि स्लेवरी सिस्टम जो है, ये इस दौर के अंदर भी फ्लरिश हो रही है और उसका भी एक्सपेंशन हो रहा है सर, करेंगे ओके। सो वी विल कम टू नो कि स्लेवरी सिस्टम देयर इज एन एक्सपेंशन एज़ वेल सर, इंटरचेंजिंग ऑफ वर्ण स्टेटस नहीं था। आप देखिए, इंटरमिंगलिंग ऑफ वर्णास था फर्स्ट थिंग एंड देयर इज एन एक्सचेंजेस ऑफ ऑक्यूपेशन इन द अपर टू वर्णास। देखिए, आप ये मत देखिए कि इंटरचेंजिंग ऑफ वर्ण हुआ है, इंटरमिंगलिंग हुआ है सर, है ना समझे। इंपैक्ट ऑफ सोसाइटी में फिर नई जातियों का इमर्जेंस होता है सेम, उसको वर्ण संकर या वर्ण संस्कार के रूप में कंसीडर किया गया। वर्ण संस्कार इज नथिंग व्हेन द टू वर्ड्स कम टुगेदर एंड व्हेन द न्यू प्रोजेनी इज बीइंग बेसिकली प्रोड्यूस्ड और जब रिप्रोडक्शन होता है तो उनको एक अलग स्टेटस दिया गया है सर, है ना। तो उससे फिर नई जातियों का प्रोलिफरेशन हुआ सर, समझे। तो विद इन द हायरार्की देयर इज एन इमर्जेंस ऑफ न्यू जातिज दैट इज बीइंग क्रिएटेड, है ना, शायद आगे लिखा भी है ना सर, ओके। तो वी विल सी दैट ये जो नई जातियों का इमर्जेंस हुआ है, ये वर्ण संस्कार के कारण तो हुआ सर, है ना, समझे। तो आप इसके साथ आप लिख सकते हो कि भाई हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग इट आउट, ओके। तो यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ना सर, है ना, इंटरमिंगलिंग ऑफ वर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जुड़ा हुआ है सर, ओके। और नॉर्मली वी विल सी कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में ज्यादा इंटरमिंगलिंग आपको मिल जाएगा सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि ये स्लेवरी सिस्टम का एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन होने का मतलब ये है कि एज पर द स्मृति टेक्स्ट, ओके ना समझे, व्हिच वर कंपाइल्ड एट दैट टाइम सर, ओके। स्लेवरी सिस्टम वाज रिकॉग्नाइज्ड, ओके ना समझे, बट देयर वर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस थ्रू व्हिच द स्लेवरी सिस्टम वाज टू बी एनफोर्स्ड अपॉन सर, ओके। कि भाई स्लेवरी सिस्टम को रिकॉग्नाइज तो किया गया था, बट इसके अंदर भी कुछ-कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ये रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए स्लेवरी सिस्टम को चलाया गया था सर, है ना, समझे। अब क्या-क्या चीजें हमको यहाँ से देखने को मिलती है दैट इज विद रेफरेंस टू द स्लेव्स एंड द स्लेवरी सिस्टम सर, ओके। तो हमें पता चलेगा कि द स्लेव सिस्टम के अंदर बोला गया है कि द वी विल सी कि ब्राह्मण्स कैन नॉट बी वी विल सी कि कंसीडर्ड एज अ स्लेव सर, ओके। अ ब्राह्मण कैन नेवर बिकम अ स्लेव सर, है ना, समझे, ओके। तो हमें ये पता चल रहा है कि द रूल्स वर ड्राफ्टेड इन सच अ वे कि इसमें भी आपको वर्ण ऑर्डर का एविडेंसेस मिलेगा सर, ठीक है। वर्ण ऑर्डर का एविडेंसेस में जहां मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण कैन नेवर बिकम अ स्लेव सर, ओके। ये चीज हमको ये पता चल रहा है कि एक एक्सेप्शन के रूप में आपको यहाँ से मिलेगी सर, ओके। देयर इज एविडेंसेस ऑफ वुमेन बिकमिंग स्लेव्स सर, है ना, समझे। हमारे पास एविडेंसेस है कि ये जो वुमेन है वो स्लेव बन सकती है सर, है ना, समझे, ओके। वी विल आल्सो फाइंड कि इसमें भी वुमेन मास्टर रिलेशंस के बारे में भी हमको पता चलता है। वुमेन मास्टर रिलेशंस का मतलब ये है कि अगर आपको याद होगा 2022 के प्रीलिम्स का पेपर, तो उसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक लाइन लिखी गई थी कि इफ अ वुमन बेयर्स द सन ऑफ अ मास्टर देन द वुमन इज डीम्ड टू बी फ्री सर, है ना, समझे, कि अगर एक गुलाम स्त्री अपने मालिक के बेसिकली ये संतान प्राप्त करती है या उनको पैदा करती है सर, ठीक है, तो वी विल सी कि उनको मुक्ति दे दी जाती है, उनको फ्रीडम दे दी जाती है सर, ओके। तो वही कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। दिस थिंग कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ओके ना, समझे, ओके। इनफैक्ट स्लेवरी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ऐसे भी एविडेंसेस है कि स्लेवरी सिस्टम वाज एन आउटकम ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एट दैट टाइम एज़ वेल सर, ओके। सो मेनी टाइम देयर इज अ राइज इन स्लेवरी सिस्टम बिकॉज़ ऑफ द famine like situations where we will come to know कि people were selling themselves off because of the famine सर, ओके। तो जब बेसिकली अकाल पड़ता था तो लोग अपने आप को बेच देते थे कि भाई चलो मुझे आप रख लो, मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा, पर मेरे को 2-4 प्रकार की खाने पीने की मिल जाएगी तो बहुत हो जाएगा सर, ठीक है ना, समझे, ओके। तो ये कहानी आपको यहाँ से मिलती है। दूसरी कहानी स्लेव्स को फ्री करने के लिए भी बहुत सारे रास्ते थे सर, है ना, समझे। तो बेसिकली वी विल सी कि द स्लेवरी वाज एन आउटकम ऑफ इंडेप्टमेंट एज़ वेल, ओके। आपने किसी से वी विल सी कि पैसा लिया है और पैसा लेने के बाद आप उसको पैसा नहीं दे पा रहे हो सर, ठीक है। तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वंस यू पे अप द मनी आपको मुक्ति दे दी जाएगी, आपको फ्रीडम दे दिया जाएगा सर, है ना, समझे, ओके। या वी विल सी कि स्लेवरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास प्रिजनर्स ऑफ वॉर के भी एविडेंसेस है सर, ओके। सो देयर वर डाइवर्सिटी ऑफ स्लेव्स दैट वर एक्चुअली included in the social order as well, and we will come to know कि there were always an exception where women were given a freedom or a slave can be given a freedom provided he gives the substitute or some other kind of alternative system can come out sir, है ना, ओके। तो ये सब चीजें बड़ी सिग्निफिकेंट थी। हम ये कह सकते हैं कि स्लेवरी हेरिडिटरी या लाइफ लॉन्ग नहीं हुआ करती थी, है ना। लाइफ लॉन्ग स्लेवरी का मतलब क्या है सर, ठीक है, कि आप गुलाम बने हो टेम्पररी सर, है ना, समझे। आप पैसा नहीं दे पाए किसी से, जैसे ये विल सी कि सैम ने नवनीत से पैसा लिया था सर, ओके। तो जब नवनीत ने पैसा उड़ाने की शुरुआत की, सैम गायब हो गया, फिर एक आध दिन नवनीत को पकड़ा धर दिया, बोले चलो इधर आओ कल से काम करने आ जाओ सर, ठीक है। तो बेसिकली अब सैम अल्टीमेटली स्लेव के रूप में काम करेंगे थोड़े टाइम तक सर, है ना, समझे। पर आफ्टर सम इयर्स सैम विल बी गिविंग बैक द मनी टू नवनीत, बोले ये लो तुम्हारे पैसा सर, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा, खत्म सर, तुम फ्री हो गए सर, ओके। तो ये तो इस प्रकार की कहानी आपको मिलेगी ना सर, हिंदी मूवीज के अंदर आपको बहुत सारा दिखता है सर, ओके, समझे। तो ये दर्शा रही है कि स्लेवरी सिस्टम जो थी, ये स्लेवरी सिस्टम बेसिकली लाइफ लॉन्ग या हेरिडिटरी नहीं हुआ करती थी। गैम्बलर स्लेव होते थे, वुमेन स्लेव्स आपको मिल जाती है, इंडेक्टर स्लेव होते थे। इंडेक्टर्स का मतलब है कि जिन्होंने पैसा उधार लिया हुआ है वो आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है, समझे। प्रिजनर्स ऑफ वॉर की आपको स्लेवरी की कहानी आपको मिलेगी। टोटल 15 अलग-अलग प्रकार के स्लेव्स के बारे में हमारे पास एविडेंसेस है सर, ठीक है, समझे। सो वी हैव एविडेंसेस ऑफ अराउंड 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लेव्स हु वर मेंशन्ड एज़ अ पार्ट ऑफ द स्मिथ लिटरेचर सर, समझे। तो स्लेवरी सिस्टम इस पीरियड के अंदर फ्लरिश हुई, माइल्ड फॉर्म में थी ऐसा ऑथर्स का मानना है। माइल्ड फॉर्म का मतलब क्यों था? क्योंकि हमको ये पता चलता है कि वी विल कम टू नो कि जो स्लेव्स जो थे उनको ज़्यादा इल ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी सर, समझे, ओके। तो सर स्लेव वाइफ तो हो किंग को क्या उसका स्टेटस बढ़ता था सर, ओके। स्लेव वाइफ हो किंग की
नहीं, वो फिर वाइफ बन जाएगी ना सर, ओके, स्लेव नहीं रहेगी सर। सिंपल है ना सर, गेटिंग वन पॉइंट। तो इफ अ वुमन हु इज इन द कंडीशन ऑफ अ स्लेव सर, ओके ना समझे, शी बेयर्स अ चाइल्ड टू द किंग, दैट मीन्स व्हाट है ना, शी इज इक्विवेलेंट, शी इज फ्री, ओके ना समझे। तो नॉर्मली वो उनको इक्वल स्टेटस दे दिया जाता था सर, ओके। सोशल ऑर्डर ही ऐसा था इनके यहाँ पे, जहाँ ये सिस्टम नहीं चला करती थी सर, ना समझे, गेटिंग वन, ओके। तो वी डू सी एविडेंसेस, वी हैव गॉट एविडेंसेस एज़ वेल कि देयर इज अ चेंज इन द सोशल हायरार्की एंड द सोशल सिस्टम एज़ वेल, एंड वी हैव सीन दैट द स्लेवरी सिस्टम हैड फ्लरिश्ड, बट द स्लेवरी वाज माइल्ड। माइल्ड होने का मतलब है कि उतनी हार्श नहीं थी, ऐसे हमारे पास एविडेंसेस यहाँ से मिलेंगे सर, है ना, समझे, समझे। तो एक स्लेवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ी बहुत चीजें सोशल ऑर्डर के अंदर पता होनी चाहिए कि हाउ दी सोशल कंडीशंस इन द गुप्ता पीरियड हैड इवॉल्वड ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर, है ना, समझे, समझे। दूसरी कहानी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हम लोग को इनके यहाँ पे स्लेवरी सिस्टम के सिवाय बाकी तो पता होना चाहिए, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, और वुमेन की कंडीशन के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर देते हैं। देखिए, वुमेन की कंडीशन और मैरिज की कंडीशन और फैमिली लाइफ की कंडीशन के सब कुछ साथ में चलेगा सर, ओके, समझे। सो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी of the Gupta period and the Gupta dynasty as well, तो we should be aware about this part कि the condition of women and along with the condition of the marriage system, ये सब कुछ हमको पैरेलली पता होना चाहिए सर, समझे। तो ये तो स्लेव्स के बारे में था, अभी मैंने आपको जो बताया सर, ठीक है। एंड देयर इज एन एक्जिस्टेंस दैट द ब्राह्मण कैन नॉट बिकम अ स्लेव, इसमें वन हायरार्की भी आपको मिलेगी। माइल्ड फॉर्म इसके लिए था क्योंकि पनिशमेंट थी, पर उतनी भी एक्जिस्टेंस और आपको फ्रीडम देने की छुट्टी थी सर, समझे। सो वी विल कम टू नो कि स्लेव्स कैन बी फ्री बाय मेकिंग सम काइंड ऑफ पेमेंट टू द मास्टर्स, और द प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैन आल्सो बिकम फ्री बाय फाइंडिंग अ सब्स्टिट्यूट, है ना। युद्ध में किसी को कैदी बना के रखा है तो वो व्यक्ति ओवर पीरियड ऑफ टाइम किसी और का रिप्लेसमेंट लेके आ जाता है कि देखो सर, मैं नहीं काम करूंगा, मेरी जगह ये मेरा बंदा है, ये काम कर देगा सर, ठीक है। तो उसको फ्रीडम मिल जाती थी सर, है ना, समझे। इसमें ही ये लोग फोर्स लेबर के रूप में भी काम करते थे, एंड मेनी अ टाइम द स्लेव्स वाज एन आउटकम वाज पीपल सेलिंग ऑफ देम इन अ फाइन लाइक कंडीशन। इन फैक्ट दिस थिंग शोज द डिग्रेडिंग सोशल ऑर्डर एंड द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन सर, है ना। अब देखिए, ये अफगानिस्तान में अभी भी हो रहा है सर, आपको खरीद फरोख्त हो रही है सर, ओके, इंसानों की, क्योंकि वहाँ स्थिति बड़ी खराब है सर, है ना। सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, घर का सामान बेच दिया और बच्चे बेच रहे हैं सर। सो देयर वाज दिस रिपोर्ट कोई इंटरनेशनल मीडिया का मैं पढ़ रहा था सर, ओके। उसमें ये बोला गया है कि भाई वहाँ चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, देयर इज नथिंग लेफ्ट आउट सर, ओके। तो जब कुछ बचा नहीं होगा तो क्या करेंगे सर, लोग अल्टीमेटली विल सी कि इंसानों को बेचना शुरू करेंगे, तो उनका फिर शोषण होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है सर, समझे। तो वी डू हैव एविडेंसेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्लेव्स, ओके। टोटल 15 टाइप्स ऑफ स्लेव्स वर मेंशन्ड एज अ पार्ट ऑफ द नारद स्मृति व्हिच वाज कंपाइल्ड एट दैट टाइम सर, समझे, समझे। और इसके थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई देखो, स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशन जो थी वो कैसे काम किया करती थी। इनफैक्ट स्लेवरी में वॉलंटरी एंस्लेवमेंट भी होता था, खुद आके मैंने बताया कि अपने आप को बेचते थे और फिर उसके लिए वो काम करते थे सर, समझे ना, मालिक के लिए सर, क्या। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है जो स्लेवरी सिस्टम के साथ जुड़ी हुई थी। बाकी सोशल ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि क्या रोल प्ले रहा है सर, ठीक है, समझे। तो बृहत संहिता कहती है कि भाई सिटीज के 4 अलग-अलग विस्तार में वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शहर बनते थे सर, ठीक है। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ रोल एज़ वेल सर, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ रोल का मतलब ये है कि राजा क्षत्रिय है पर ब्राह्मणी का काम कर रहा है, राजा ब्राह्मण है पर क्षत्रियों का काम कर रहा है सर, ठीक है, समझे। तो ये भी कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है। वी विल सी कि राजाओं का जो ऑर्डर है वो भी बदला है सर, समझे। एंड वी विल फाइंड कि ओरिजिनली वैश्य डायनेस्टी के रूप में थे, बट इनको क्षत्रियों के रूप में भी माना गया सर, समझे। तो ओवरऑल किंग इज सीन एज द अपहोल्डर ऑफ द सोशल ऑर्डर, एंड वी विल कम टू नो कि वो पैट्रन क्लैन रिलेशंस आपको यहाँ से बहुत देखने को मिलेगी। पैट्रन क्लैन रिलेशंस के अंतर्गत राजा जब लैंड ग्रांट ब्रह्मदया या अग्रहार देगा तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ब्राह्मण उसको लेजिटिमाइज देंगे सर, समझे। इसी दौर के अंदर देयर इज अ प्रोलिफरेशन ऑफ सब कास्ट एंड सब जाति, समझे, समझे। तो ये जातियों का बड़ा इमर्जेंस हुआ सर, समझे। ये जाति का इमर्जेंस इसके लिए हुआ क्योंकि वेयर लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स गॉट असिमिलेटेड इन इंडियन सोसाइटी सर, ओके। दे वर आल्सो गिवन द स्टेटस ऑफ रूलिंग क्लास, समझे। इंडो ग्रीक्स थे, शका से, पर्शियंस थे, है ना। तो कनिष्क और हुविष्क और वशिष्ठ जो भी आप समझने की कोशिश करिए, तो दे ऑल बिकेम द सेकंड ग्रेट क्षत्रिय सर, ओके, समझे। तो ये वर्ण संस्कार का भी आउटकम था और सोशल ऑर्डर के बेसिकली एक्सपांशन का भी आउटकम था सर, समझे। तो दोनों की कहानी आपको इसके अंदर से पता चलेगी सर, समझे। सो देयर वर ट्राइबल कम्युनिटीज हु वर गिवन द स्टेटस ऑफ शूद्रस एज़ वेल, दे वर इनटू एग्रीकल्चर सर, गेटिंग ओपन, ओके। दे वर अलाउड टू लिसन टू द टेक्स्ट एज़ वेल सर, समझे। एंड वी विल फाइंड कि बट इनको द्विज का स्टेटस नहीं दिया गया था सर, ओके। इनके साथ-साथ चंडालों का मेंशन है। चंडाल बेसिकली पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ही निकल के आ चुके थे। फाहियान ने लिखा है, उसके पहले संगम लिटरेचर में भी इनका मेंशन था सर, ठीक है, समझे। तो विद इन द संगम टेक्स्ट वी विल कम टू नो द चंडाल्स हैव बीन मेंशन्ड और उनका कैसे शोषण हो रहा था वो भी मेंशन किया हुआ है सर, समझे, समझे। तो एक ये कहानी है। बाकी ब्राह्मणास का रोल बहुत बढ़ गया है सर, एग्रीकल्चर, सिविल सर्विसेज, बहुत सारी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस के बाहर भी गए हैं सर, ओके। वी विल आल्सो फाइंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वैश्यस एंड शूद्रस हैड अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन एज़ वेल सर, ओके। तो हमें ये चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। इनफैक्ट ब्राह्मणास वर नाउ इन्वॉल्वड इनटू डिफरेंट ऑक्यूपेशन, तो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में भी थे और दूसरे ऑक्यूपेशन में भी आपको मिल जाएंगे सर, है ना। गोत्र प्रथा का इमर्जेंस होगा एंड वी विल फाइंड कि वर्ण सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी चीजें बदल के आ रही है सर, समझे। अब देखिए, कृष्ण की जो वर्शिप है वो इस पीरियड के अंदर पॉपुलर हुई थी, एंड वी विल सी कि कृष्ण की वर्शिप फिर विष्णु के रूप में ज्यादा पॉपुलर होती है सर, समझे। तो अभी भी हमको ये पता चल रहा है कि कृष्ण भक्ति जो है वो एक ही वर्ग कर रहा था। एक्चुअली शूद्रस जो थे ये एग्रीकल्चर में थे और एनिमल हस्बेंड्री में थे सर, ठीक है, समझे। तो एनिमल हस्बेंड्री में वी विल सी कि जो यदुवंशी जो वर्ग है सर, ठीक है ना, उसका इमर्जेंस हो रहा है इस दौर के अंदर, हिस्टोरिकल सेंस के अंदर, ओके। सो दे वर वर्शिपिंग कृष्णा, बट कृष्णा वाज आई वुड से अ गॉड बिलोंग टू अ स्पेसिफिक कुल और सेक्ट, ओके, इनिशियल पीरियड में सर, ओके। बट देन द वर्शिप ऑफ कृष्णा गॉट पॉपुलर एज अ पार्ट ऑफ द वैष्णव ट्रेडिशंस इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड सर, ना। लेटर पीरियड तक आते-आते जैसे-जैसे ट्रांजिशन हुए उसमें फिर और एडिशंस होने की शुरुआत होगी सर, समझे। तो हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन सर, ओके। बाकी मैरिज सिस्टम आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हाउ द मैरिज सिस्टम हैड टेकन प्लेस एंड हाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड, ओके। अब देखिए, नॉर्मली हमें ये पता चलता है कि एंडोगेमस मैरिजेस होती थी सर, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि विद इन द क्लैन मैरिजेस हो रही है, एक्सोगेमस मैरिजेस नॉर्मली अलाउ नहीं करते थे सर, ठीक है। ये चेंजेस क्यों हो रहे थे उसके पीछे का कारण है क्योंकि ये जो वर्ण जातियों का जो मिक्सचर ना हो उसके लिए बेसिकली प्रिस्क्राइब किया गया था सर, ठीक है। बट देयर इज एविडेंस ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस, देयर इज एविडेंस ऑफ अनुलोम विवाह, अनुलोम एंड प्रतिलोम विवाह, वी हैव डिस्कस्ड एट दैट टाइम, ओके। सो एट दिस टाइम वी विल कम टू नो कि कदम गुप्ता के मैट्रिमोनियल रिलेशंस बने हैं, रुद्रसेन प्रभावती गुप्ता के बने हैं, चंद्रगुप्त गुप्ता के कुमार देवी के साथ भी आपको मिले हैं। इनफैक्ट इंटररेशियल मैरिजेस भी हमारे पास एविडेंसेस के अंदर है सर, ठीक है, समझे। सो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को जिस प्रकार की ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली है खास करके कि मैरिजेस के अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस आपको मिल जाएंगे सर, समझे, ओके। इनफैक्ट मैरिज के अंदर जो कंसर्न्ड हम लोग ये कह सकते हैं कि रिलेशंस जो थे वो वुमेन के साथ आपको मिलेंगे सर, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि विद रिस्पेक्ट टू द मैरिज द कंडीशन ऑफ वुमेन आल्सो चेंज्ड सर, समझे। अब देखिए कि जो भी डिस्कशन है मेनली अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमको यहाँ से ही करना है सर, ठीक है। अच्छा, ये मैरिज के अंदर हम और क्या-क्या चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं सर, ठीक है। तो वी विल कम टू नो कि एक तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस होती थी मैरिजेस के थ्रू सर, समझे। और मैरिज का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी था सर, ठीक है, समझे। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैरिज क्यों था? क्योंकि ऑब्वियसली कि कंसोलिडेशन और नेशन बिल्डिंग या एम्पायर बिल्डिंग के लिए राजा को बड़ा हेल्पफुल हुआ है सर, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस कि उनकी लेजिटिमेसी के अंदर क्या रोल प्ले रहा है सर, ओके। सेकंडली हमें ये भी पता चल रहा है कि ये मैरिज के अंदर क्वीन्स का भी इंपॉर्टेंस बढ़ने की शुरुआत होगी सर, समझे। क्वीन्स का क्यों बनता है? क्योंकि ऑब्वियस है कि जो क्वीन है वो ज्यादा डोमिनेटिंग कंडीशन या डोमिनेटिंग फैमिली से बिलोंग करती थी, तो दे विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट
role in the administration, sir. Okay. So over a period of time when the marriages had taken place, they were not seen to be only with respect to the king, but you are also supposed to see this marriages with respect to the queens as well, sir. है ना, समझे? वैसा क्यों था, सर? ओके, तो आप देखिए कि प्रभावती गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में आती है, थालनेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, पुणे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ओके, इन सब जगह के ऊपर हमारे पास एविडेंसेस है कि जो क्वीन की इंपॉर्टेंस क्या थी, सर। ओके, तो क्वींस में प्रभावती गुप्ता की कहानी आप लिख सकते हो, कुमार देवी के पॉइंट्स की कहानी लिख सकते हो, आप ध्रुव देवी के बारे में लिख सकते हो, सर। है ना, समझे? ध्रुव देवी बसरा सील मिला है आपको, बसरा सील मतलब वैशाली के पास में, उसमें ध्रुव स्वामिनी करके कॉइन मिला है। ध्रुव स्वामिनी वो मोस्ट प्रोबेबली गोविंद गुप्त या कुमार गुप्त ने इश्यू किया, मतलब वो अपना क्या कहते हैं चंद्रगुप्त का छोकरा जो है उसने इश्यू किए थे, सर, अपनी मदर के लिए, सर। गेटिंग ओके, एंड इट ध्रुव स्वामी सेटेड ऑन अ लायन विद इंस्क्रिप्शन, सर। ओके, तो ये सब चीजें दर्शा रही है कि क्वीन मदर्स की इंपॉर्टेंस आपको बड़ी मात्रा में दिखेगी, सर। समझिए, सर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम इसके साथ इसको हाईलाइट कर सकते हैं, जहां क्वींस को जीनियोलॉजिकल हिस्ट्री में भी इंक्लूड करने की कोशिश की गई है और इनके हाथ में पावर भी आपको दर्शा रहा है, सर। ओके, सो मैट्रिमोनियल रिलेशंस दैट हैड टेकन प्लेस एट दैट टाइम, सर। ओके, ये दर्शा रहा है कि बहुत सारे चेंजेस आपको मिल जाएंगे, सर। गेटिंग ओके, अब देखिए कि एक साइड के ऊपर आपको मैरिजेस के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिले, दूसरी साइड के ऊपर हमें बेसिकली देखो मैरिजेस में दो प्रकार की कहानी आपको मिलेगी, सर। ठीक है, समझे? तो मैरिजेस में जब हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा, सर। ठीक है, समझे? ये प्रैक्टिकल एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू में एक इंटरवर्ना मैरिजेस के आपको एविडेंसेस मिल गए हैं, सर। ठीक है, समझे? ये इंटरवर्ना मैरिजेस नॉर्मली हमें मैट्रिमोनियल रिलेशंस के रूप में आपको मिल रहे थे, सर। ठीक है, समझे? ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस के रूप में है ना, समझे? वी विल आल्सो फाइंड कि अंडर दिस इंटरवर्ना मैरिजेस वी विल कम टू नो कि जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस का जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ, इसमें लेजिटिमेसी भी बढ़ती है और लेजिटिमेसी दोनों पार्टीज की बढ़ी, सर। है ना? किंग की भी बढ़ती है और क्वीन की भी बढ़ती है, सर। ठीक है, समझे? तो ये तो हमने आपको एग्जांपल के रूप में बताया। दूसरी आपको थियरी में देखने को मिलती है, सर। ठीक है, समझे? अब थियरी में क्यों मैं बता रहा हूं, सर। ओके, थियरी में यहां हमको पता चलता है कि वुमेन की कंडीशन आपको डिप्लोर होती हुई दिखेगी, सर। समझे? ऐसा क्यों है, सर? ठीक है, ओके, तो मेनी ऑफ द स्मृति टेक्स्ट, ओके ना, समझे? स्मृति टेक्स्ट ये कह रहे हैं कि वी शुड लोअर द एज फॉर द मैरिजेस, ओके ना, समझे? ओके, सो लोअरिंग ऑफ एज इज एडवाइज्ड इन द स्मृति लिटरेचर एट दैट टाइम, सर। समझे? एंड बिफोर प्यूबर्टी, सर। है ना, मतलब वो 14 इयर्स की या 13 इयर्स की एज अचीव करे उसके पहले ही शादी करवा देनी चाहिए, सर। गेटिंग ओके, एंड दैट इज एक्चुअली हाइलाइटिंग द फैक्ट कि भाई ये थोड़ी बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की डिक्लाइन को भी दर्शा रहा है, सर। है ना, समझे? गेटिंग ओके, अब ये बेसिकली क्यों हुआ होगा, सर? है ना, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, सर। ओके, सो देयर माइट बी मल्टीपल रीजंस एट दैट टाइम, वी विल कम टू नो कि एक तो सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस जो कलयुग के रूप में, काली एज के रूप में कंसीडर किया गया, वो है, सर। ओके, विदेशी आक्रमण हो रहे थे टू सेव द ऑनर एंड डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इसके लिए भी, क्योंकि नॉर्मली ये होता था कि इफ वुमन इज मैरिड द इन्वेजन और द इन्वेडर्स विल नेवर ट्राई टू टेक अवे देम, सर। है ना, समझे? पर खैर ये तो एक्सेप्शंस के रूप में था, बाकी हमने देखा जब शकों ने आक्रमण किया गुजरात से, तो ध्रुव देवी को उठाने की बात कर रहे थे, किडनैप करने की, सर। ठीक है, समझे? तो ये चीजें आपको यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। इनफैक्ट स्मृति टेक्स्ट से लेके ये जो वत्सयान की जो किताबें हैं, सर। ठीक है, वत्सयान ने वीओसी की कामसूत्र लिखी थी, उन्होंने भी लोअरिंग एज के ऊपर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, सर। है ना, समझे? अब बेसिकली लोअरिंग एज के पीछे बहुत सारे सोशल रीजंस भी होते हैं, सर। है ना, इकोनॉमिक रीजंस भी होते हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी होंगे और काफी कल्चरल रीजंस, जैसे चाइल्ड मैरिजेस आप देखिए कि इट इज आल्सो एन आउटकम ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस एज़ वेल, सर। ओके, नॉर्मली फैमिली को क्या लगता है, सर। ओके ना, बाल विवाह को लेके बोले इनको 20-25 साल तक खिलाएंगे, फिर किसी और के साथ शादी हो जाएगी, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट, इससे अच्छा कम एज में शादी कर दो। नहीं, दिस इज द वैल्यू, सर। ओके ना, समझे? यू आस्क देम, सर। ओके, जो नॉर्मली ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज होती थी जहां पहले चला करती थी, सर। ठीक है, उसके पीछे एक कारण इकोनॉमिक रीजन था कि भाई घर की परिस्थिति अच्छी है नहीं, सर। ओके, अब बेसिकली गर्ल चाइल्ड है तो गर्ल चाइल्ड को मैरी, वो आज तो कल तो मैरी होकर ब्याह होकर कहीं और ही जाएगी, तो देन व्हाई टू वेट। ओके, इट्स बेटर टू मैरी ऑफ, सर। ओके, यंग एज, सो दैट शी कैन लिव हर लाइफ इन द ससुराल, सर। ओके, समझे? तो एक रीजन ये भी आपको मिलता है, सोशल वैल्यूज का भी रीजन आपको मिलेगा, सर। ओके, तो बहुत सारे रीजन आपको मिलेंगे। इनफैक्ट आई गेस अभी बीच में क्लाइमेट चेंज के साथ कुछ स्टडी पब्लिश हुआ था, हिंदू में पढ़ा था या एक्सप्रेस में पढ़ा था, नॉट एबल टू रिकॉल, बट देयर वाज दिस आर्टिकल दैट सेड कि द क्लाइमेट चेंज फिनोमेना इज आल्सो रिलेटेड, कल ही था ना, सर। ओके, शायद तक, हाँ, हिंदू में ही था शायद तक, सर। ओके, जस्ट बुकमार्क करके रखा था मैंने टैबलेट में, सर। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, मतलब मैंने ज्यादा उसको डेप्थ में नहीं देखा, बट वो लिंक भी मेरे को ठीक लगा, मैंने बोला इसके ऊपर थोड़ा देखते हैं, लेट्स सी क्या है। देखो यार, ये ऐसा न्यूज़ है ना, आपको कोई और पेपर में नहीं मिलता, रियलिटी बता रहा हूँ, सर। ओके, समझे नहीं समझे? सो व्हेन यू एक्चुअली सी, सर। है ना, समझे? हिंदू ही है या एक्सप्रेस में थोड़ा बहुत चल गया है, सर। ठीक है, बट इतने सारे डाइवर्सिफाइड और ऐसे लिंकेजेस वाले आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, है ना, रिसर्च आपको बाकी कोई न्यूज़पेपर नहीं, यूपीएससी वालों के लिए क्यों जरूरी। इनफैक्ट देखिए, मैं तो चलो मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा तो भी आई स्टिल रीड द हिंदू, सर। मैं बीच में तो उसकी वो फिजिकल कॉपी मंगवाता था, पर फिजिकल कॉपी एक दिन लेट आती है, दिक्कत ये है, या कभी-कभी मतलब बीच में मैंने दोपहर को मंगवानी शुरू की थी, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ा मैंने बोला कि यार मेरे को सेम डे चाहिए, सर। दिक्कत ये होती है कि दिल्ली से आता है, सर। ओके, तो दिल्ली से सुबह की फ्लाइट से उड़ता-उड़ता आता है, दोपहर तक अहमदाबाद लैंड होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो शाम तक आता था, सर। ओके, फिर एक बंदा कह रहा है कि सर मैं एक दिन के बाद दूंगा, फिर कभी-कभी 2-2 दिन हो गए, 3-3, तो मैंने वो डिजिटल सब्सक्रिप्शन ले लिया। मैंने बोला मजा नहीं आएगा यार, क्योंकि वो फिर न्यूज़ होता है ना, सर। ओके, हाथ में करारा लगता है, फ्रेश आता है, तो ठीक है, तो दिल्ली से आते हैं तो मेरा पेपर भी मुर्झा गया होता है करके, सर। चलिए लेट्स गो। हाँ, डिजिटल ठीक है, पर वो ना ओल्ड स्कूल होता है ना, सर। समझे ना, कुछ चीजें ऐसी है, जैसे न्यूज़पेपर मेरे को ओल्ड स्कूल पसंद आता है, सर। समझे? मुंबई प्रिंट मजा नहीं आती। मैं बीच में मुंबई प्रिंट भी मंगवाया, मुंबई जल्दी आ जाता है, मतलब मुंबई प्रिंट दोपहर को 12 बजे तक आ जाता था, 1 या 2 बजे तक घर पे आ जाता था, सर। और तो पैसा तगड़ा लेता है, सर। ओके, क्योंकि और देखो आप हिंदू देखोगे 15-16 रुपए का न्यूज़पेपर है, सर। ओके, और उसका वो फ्लाइट कॉस्ट और फिर ट्रांजिट कॉस्ट निकल के 35-40 रुपए में निकल के आता है, सर। ओके, बट स्टिल, सर। ओके ना, वो पढ़ने की जो मजा है, सर। ओके, हिंदू की वो वैसी मजा किसी और न्यूज़पेपर में नहीं मिलती, सर। ओके, क्योंकि हिंदू आप देखिए कि उसको मार्केटिंग से उतना पैसा नहीं आता है एडवर्टाइजमेंट से, सर। ओके, तो वी विल सी दैट उसको जो भी है वो अपने पब्लिकेशन और सर्कुलेशन से निकालना होता है, सर। खैर चलो, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, तो वो आर्टिकल था, आप कभी देखिएगा द हिंदू के अंदर, सर। ओके, कि हाउ क्लाइमेट चेंज स्टडीज और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टू द चाइल्ड मैरिजेस एज़ वेल, सर। ओके, समझे? तो मैरिज के पॉइंट ऑफ से लोअरिंग ऑफ एज इज प्रिस्क्राइब्ड, सर। है ना, समझे? सो दिस प्रिस्क्रिप्शन ऑफ लोअरिंग ऑफ एज एक्चुअली कंसीडर द सोशल डिटीरियरेशन और द सोशल फैब्रिक, ओके ना, समझे? ये आपको यहाँ से देखने को मिलता रहेगा, सर। गेटिंग ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंडली, वी विल आल्सो फाइंड कि देयर इज एन एविडेंसेस ऑफ पॉलीगैमस मैरिजेस एज़ वेल, सर। ठीक है, समझे? पॉलीगैमस मैरिजेस का मतलब क्या है कि बहुविवाह है, सर। है ना, बहुविवाह के पॉइंट ऑफ व्यू से कि देयर इज एविडेंसेस कि एक राजा ने एक से ज्यादा क्वीन के साथ शादी की थी, ऐसे भी एविडेंसेस मिलेंगे, सर। गेटिंग ओके, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको इसके अंदर से मिलती है, वेयर वी विल कम टू नो कि मैरिज सिस्टम की इंपॉर्टेंस थी। ये मैरिज के साथ ही अगर आप समझने की कोशिश करिए, तो वी विल सी कि वुमेन की कंडीशंस भी आपको लिंक अप होती हुई मिल जाएगी, सर। है ना, समझे? इनफैक्ट मैरिजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज हम इसके अंदर से लिख सकते हैं ओवरऑल, वो है कि ये जो इंटरवर्ना मैरिजेस थे या इंटरजाति जो थी, ये इंटरवर्ना मैरिजेस को नॉर्मली कंडेम किया जाता था या डिप्लोर किया जाता था, सर। ठीक है, गेटिंग ओके, एंड वी विल सी कि बोला जाता था कि एक हद से ज्यादा इंटरवर्ना मैरिजेस नहीं होने चाहिए, सर। है ना, समझे? गेटिंग ओके, इसके सिवा टाइप्स ऑफ मैरिजेस वर आल्सो मेंशन्ड, ओके, समझे? टाइप्स ऑफ मैरिजेस का मतलब क्या है, सर? ठीक है, समझे? तो जैसे एक मैरिज है गांधर्व विवाह, सर। ठीक है, समझे? गांधर्व विवाह इज एक्चुअली द लव मैरिज, सर। है ना, समझे? या आपको स्वयंवर के एविडेंसेस देखने को मिलेंगे, सर। ठीक है, समझे? सो द मैरिजेस वर मेंशन्ड, टाइप्स ऑफ मैरिजेस वर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट ऑफ द स्मृतिज, एंड दे वर आल्सो मेंशन्ड इन द टेक्स्ट
ऑफ द वात्स्यायन हु हैड रिटन अ बुक कॉल्ड कामसूत्र सर, समझे समझे। तो गांधर्व विवाह है, स्वयंवर के एविडेंसेस है, कभी आपको ब्रह्म विवाह देखने को मिलेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो पहले ओरिजिनल टेक्स्ट में 8 अलग-अलग टाइप्स लिखे गए थे सर, जो वैदिक टेक्स्ट की बात करेंगे सर, ओके। नाउ मेनली 4 टाइप्स वर फॉलोड सर, आउट ऑफ दैट 8 सर, है ना। तो गांधर्व विवाह है, प्रजापति विवाह है सर, है ना, दैवीय विवाह है, गांधर्व विवाह है, राक्षस विवाह आपको पहले के पीरियड के अंदर मिल जाएंगे सर, है ना, समझे। गेटिंग अपार्ट, ओके। तो ये कहानी आपको मिलेगी। इनफैक्ट वुमेन के लिए मैरिज के लिए बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस थे। इनफैक्ट स्वयंवर के बारे में इनडायरेक्टली मेंशन किया गया, जहां ये कहा गया है वात्स्यायन के द्वारा कि अ गर्ल शुड मैरी अ पर्सन इन whom she can find the happiness, ठीक है, गेटिंग अपार्ट, ओके। एंड हु विल बी कंप्लीटली डिवोटेड टू हर सर, ओके। मतलब इसमें वहां तक के प्रिस्क्रिप्शन मिले है कि स्त्रियों को उनके साथ ही शादी करना चाहिए जहां उनको खुशी मिले और सामने वाला व्यक्ति भी उनके अंदर खुशी ढूंढे सर, गेटिंग अपार्ट, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि यहाँ दोनों प्रकार की क्वालिटीज को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है सर, समझे समझे। बाकी अलग-अलग प्रकार के मैरिजेस को उन्होंने क्रिटिसाइज भी करने की कोशिश की थी। अरेंज मैरिजेस के आपको ज्यादा एविडेंसेस देखने को मिलते रहेंगे सर, खैर। तो वी विल सी कि ये हमारे पास एविडेंसेस के पॉइंट ऑफ से हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें से ही फाइनली लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ वुमेन एज़ वेल सर, ओके। अब देखिए कि मैरिज के द्वारा ही हम लोग वुमेन की कंडीशन देख सकते हैं और वुमेन की कंडीशन में हमको दोनों चीज पता होनी चाहिए, है ना। तो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी सर, है ना, समझे। अगर आप टेक्स्ट देखोगे तो हमें ये पता चलेगा कि वुमेन की कंडीशन बड़ी खराब थी सर, समझे समझे। क्यों खराब थी? क्योंकि लिटरेचर के टेक्स्ट के अंदर तो अच्छी-अच्छी बातें मतलब आपको मिलती नहीं है सर, गेटिंग अपार्ट, ओके। क्योंकि जो टेक्स्ट है, इंस्क्रिप्शंस है, उन सब के अंदर हमें ये पता चलता है कि इनकी जो परिस्थिति है वो खराब दिखाने की कोशिश करी है सर, समझे गेटिंग अपार्ट, ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम बट व्हेन यू सी द प्रैक्टिकलिटी में आपको दोनों प्रकार की चीजें मिलेगी। इनफैक्ट टेक्स्ट भी अपने दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। नारद की स्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति और शायद मनु की स्मृति एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी सर, समझे समझे। एंड वी विल सी कि दे विल नॉट अलाउ अ वुमन टू इनहेरिट सर्टेन प्रॉपर्टी। सम ऑफ देम विल अलाउ टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी। जैसे याज्ञवल्क्य अगर आप समझने की कोशिश करिए, उनके ऊपर से मिताक्षरा सिस्टम लिखी गई। मिताक्षरा लेटर पीरियड में, मतलब वो तो विघ्नेश्वर ने लिखी थी 12th सेंचुरी में। याज्ञवल्क्य की स्मृति में पहली बार ऐसा लिखा गया कि वुमन शुड बी अलाउड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी इन सर्टेन कंडीशंस, ओके। मतलब शी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ द फादर मदर ऑफ द फादर सर, ओके। और हर हस्बैंड हैज पास्ड व्हेन देयर इज नो मेल डिसेंडेंट्स और देयर इज नो मेल मेंबर्स इन द फैमिली, शी शुड बी अलाउड सर, ठीक है। और शी कैन कंसल्ट हर ब्रदर्स एंड इफ द ब्रदर्स आर एग्री शी शुड बी अलाउड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी सर, ठीक है। तो ये सब चीजें दर्शा रही है कि इवन टेक्स्ट के अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है सर, ठीक है, समझे। कि स्त्रियों की परिस्थिति कोई भी टेक्स्ट में, खास करके स्मृति टेक्स्ट में भी क्लियर नहीं है सर, ठीक है, समझे। क्यों नहीं है? क्योंकि भी अलग-अलग तरह से वी विल कम टू नो कि इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की है सर, गेटिंग अपार्ट, ओके। तो वुमेन में हम लोग को क्या-क्या कंडीशंस में देखनी है सर, ओके। तो एक इंडिपेंडेंट लाइफ के रूप में आपको पता होना चाहिए। दूसरी उनके एजुकेशन के बारे में हमको पता होना चाहिए। तीसरा उनको मैरिज राइट्स थे कि नहीं थे वो हमको पता होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी राइट्स थे कि नहीं थे वो हमको पता होना चाहिए। चौथी रिलीजियस लाइफ और पांचवी सती प्रथा के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ठीक है, समझे गेटिंग अपार्ट, ओके। इनके यहाँ हम लोग को बेसिकली जो पॉजिटिव पार्ट है वो आर्कियोलॉजी से पता चलता है और आर्कियोलॉजी में जब हमने इंस्क्रिप्शन स्टडी किए, आर्कियोलॉजी में जब हमने कॉइन स्टडी किए, आर्कियोलॉजी में जब हमने स्कल्पचर्स देखे सर, ठीक है, समझे। वहाँ हम लोग को अलग प्रकार की कहानी मिलेगी। इनफैक्ट वुमेन में भी दो प्रकार की कहानी मिलती है। एक जो हाई क्लास से बिलॉन्ग करती थी उनकी कहानी आपको अलग मिलती है और लो क्लास से बिलॉन्ग करती थी उनकी कहानी अलग मिलेगी सर, ठीक है ना। ये भी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे सर, ओके। क्यों करेंगे? क्योंकि वी विल सी दैट हाई क्लास में वुमेन की कंडीशंस कैसी थी, तो मैंने आपको बताया कि दे वर पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सर, है ना। दे वर पार्ट ऑफ द किंगडम्स एज़ वेल सर, ओके, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि ओवरऑल सिचुएशन ऐसी हुआ करती थी जहाँ ये शासक के रूप में काम कर रही है, पॉइंट से लेके अलग-अलग प्रकार की इनको ट्रेनिंग मिल रही थी सर, ओके। क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग तो ये नहीं चलेगा सर, गेटिंग अपार्ट, ओके। बट वैसे ही अगर आप इंडिविजुअल लाइफ के अंदर बोलोगे सर, ओके, तो इंडिविजुअल लाइफ के अंदर हमको ये पता चलता है कि वी विल सी कि इनको वैदिक एजुकेशन नहीं दिया जा रहा था सर, ओके। सो दे वर नॉट कंसीडर्ड द्विज एज़ वेल सर, गेटिंग अपार्ट, ओके। वी विल आल्सो फाइंड कि शी वाज गिवन द प्रिस्क्रिप्शन टू डिवोट हर लाइफ टू हर हस्बैंड, ओके, समझे गेटिंग अपार्ट, ओके। ऐसा कहा गया है कि व्हेन अ हस्बैंड पासेस अवे सर, ठीक है, समझे। अ वुमन शुड कंसीडर सती और अडॉप्ट विडोहुड इन एस्थेटिक वे सर, समझे समझे। या सती के रूप में काम करो या सती कर जाओ या बेसिकली एस्थेटिक बन जाओ सर, ठीक है ना। और एस्थेटिक में वी विल सी कि विडोहुड को आपको ऑस्टेरिटी के साथ जीना है सर, ओके। ऑस्टेरिटी का मतलब है कि आपको संसार त्याग देना है सादी भाषा में, है ना। वो व्हाइट कलर के कपड़े पहन के, है ना, गेटिंग अपार्ट, ओके। आपकी ज्वेलरी है और बाकी सारी वस्तुएं है वो सब आपको गिफ्ट कर देनी है सर, मतलब दान दक्षिणा दे देनी है सर, गेटिंग अपार्ट, ओके। एंड वी विल सी कि आपको कोई मैरिड वुमन की आइडेंटिटी नहीं रखनी है कि आप मैरिड हुआ करते थे सर, समझे गेटिंग अपार्ट, ओके। तो ये सब चीजें आपको बहुत प्रोमिनेंटली आपको यहाँ से मिलेगी सर, ओके। वी विल आल्सो फाइंड कि वुमेन के पॉइंट ऑफ से एजुकेशन में भी हम लोग को डिक्लाइन ओवरऑल देखने को मिला। मैरिज में दाम्पत्य के साथ आपको कहानी देखने को मिलेगी। दाम्पत्य इसके लिए क्योंकि वी विल सी कि हस्बैंड के साथ ही उनकी पूरी लाइफ जो है वो जुड़ी हुई आपको मिल जाएगी सर, समझे गेटिंग अपार्ट, ओके। बट वी विल सी कि द टेक्स्ट दैट वर रिटन डाउन सर, समझे। टेक्स्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू विवा एग्जिस्ट करता था सर, ठीक है। न्यू विवा एग्जिस्ट इसके लिए करता था क्योंकि जो यंगर ब्रदर के साथ था उनके साथ मैरिजेस होते थे सर, गेटिंग अपार्ट, ओके। बट ओवरऑल वी विल कम टू नो कि द कंडीशन ऑफ वुमन वाज सीन विद रिस्पेक्ट टू हर हस्बैंड सर, ओके। मतलब ऐसा कहा गया है कि जो दाम्पत्य है सर, है ना, या दाम्पत्य जीवन है सर, ठीक है ना, उसमें ज्यादातर टेक्स्ट में हस्बैंड सेंट्रिक बातें ज्यादा लिखी है सर, ठीक है, समझे समझे। मतलब है ना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा सर, ठीक है। तो हस्बैंड जहां जाएगा वहां स्त्री अपने हिसाब से वी विल सी कि जुड़ी होगी सर, गेटिंग अपार्ट, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि हस्बैंड सेंट्रिक इनका वो चीज आपको मिलती है। पतिव्रता एविडेंसेस जैसे वात्स्यायन में, मतलब आप इसमें देखोगे ना क्या कहते हैं कामसूत्र के अंदर सर, ओके। अब बड़ी मतलब एक क्राइटेरिया लिखा हुआ है सर, ठीक है, कि ये गुण होने चाहिए। वो सब गुण हम याद नहीं रखते सर, ओके। बट हम लोग उसका क्रक्स याद रखते हैं सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, गेटिंग अपार्ट, ओके। एंड वी विल सी आप देखोगे पीटर मैन की बुक में भी वुमेन सेंट्रिक बहुत सारी बातें लिखी है। बट हम तो क्या कि कैटेगराइज कर देते हैं क्योंकि हम एग्जांपल में 10 मार्क या 15 मार्क लिखना होगा तो हमको पता होना चाहिए सर, ठीक है। सो वी विल फाइंड कि हस्बैंड सेंट्रिक बातें मिलेगी। हस्बैंड सेंट्रिक बातों का मतलब ये है कि वी विल कम टू नो कि हस्बैंड जो करेगा उसके हिसाब से हमको चलना है सर, ठीक है। शी मस्ट सर्व हर हस्बैंड लाइफ टाइम, ऐसी कहानी आपको यहाँ से मिलेगी। शी मस्ट ऑब्जर्व चेस्टिटी आफ्टर द डेथ, मैंने बताया विडोहुड के बारे में सर, ओके। और विडोहुड के पॉइंट ऑफ से यही कहा गया कि आइदर यू कमिट सती और लिव एन एस्थेटिक लाइफ सर, समझे गेटिंग अपार्ट। बट देयर इज एन एविडेंस ऑफ न्यू विवा। न्यू विवा की कहानी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया कि भाई जैसे ध्रुव देवी की कहानी आपको मिलती है कि जब राम की मृत्यु हुई तो शी मैरिड चंद्रगुप्त टू एज़ वेल सर, गेटिंग अपार्ट, ओके। बट वेरी हाई स्टेटस वाज नॉट प्लेस्ड, ओके, समझे गेटिंग अपार्ट, ओके। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये भी देखने को मिलती है कि जो स्त्रियों की परिस्थिति थी इसमें इनकी रिलीजियस राइट्स भी रिस्ट्रिक्ट की गई थी सर। रिलीजियस राइट्स इसके लिए क्योंकि मेनी ऑफ द टेक्स्ट, ओके ना, समझे, रिलीजियस कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो राइट्स एंड रिचुअल्स में इनको शूद्र के इक्विवेलेंट का स्टेटस देते हैं सर, ठीक है, समझे। शूद्र इक्विवेलेंट का स्टेटस कैसे देते हैं सर, ओके। तो कहते हैं कि भाई देखो दे आर इक्विवेलेंट टू शूद्र, सो दे शुड नॉट कंडक्ट अ सर्टेन काइंड ऑफ रिचुअल्स, ओके। इनफैक्ट इन द लिटरेचर ऑफ कालिदास आल्सो वी विल फाइंड कि दे आर सीन स्पीकिंग द प्राकृत लैंग्वेज कंपेयर्ड टू द संस्कृत लैंग्वेज, ओके ना, समझे। तो मेनी ऑफ द लिटरेचर सर, लिटरेरी ट्रेडिशंस, ओके, मेंशन्स अबाउट वुमेन जो है वो प्राकृत लैंग्वेज बेसिकली बोल रही है कंपेयर्ड टू संस्कृत व्हिच वाज सीन एज़ अ लैंग्वेज ऑफ क्लासिकल पीरियड सर, गेटिंग अपार्ट, ओके। इनफैक्ट वी विल कम टू नो कि वुमेन हैड अ स्पेसिफिक टास्क प्रिस्क्रिप्शन इनको दिए गए थे सर, ओके। एंड हमको ये पता चलता है कि उनकी हाउसहोल्ड में रोल ठीक-ठाक थी पर बाहर की जीवन में नहीं थी। हाउसहोल्ड में इसके लिए क्योंकि वी विल कम टू नो कि जो घर था उसमें काटियान, जैसे काटियान ने स्मृति लिखी। एक्चुअली स्मृति आपको 3-4 कोट करनी है। नारद, बृहस्पति, काटियान, मनु तो पहले हो चुके थे। नारद, बृहस्पति, काटियान और याज्ञवल्क्य सर, है ना। इन 4 को जरूर से मेंशन करना जब आप टेक्स्ट के बारे में लिखोगे ना स्मृति के अंदर, ओके। तो उससे क्या होगा कि आपका आंसर सब्सटेंशिएट हो जाएगा। अब एक्जेक्टली कौन सी स्मृति में क्या लिखा गया है वो मतलब याद ना रहे तो बात अलग है सर, ठीक है, समझे। क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट तो करती है ना। अल्टीमेटली हमने पहली लाइन में आपने लिख दिया कि नारद और याज्ञवल्क्य प्रॉपर्टी को लेकर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं सर, ओके। क्योंकि याज्ञवल्क्य ने ये बताने की कोशिश की है कि भाई इनको प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए सर, ठीक है, समझे गेटिंग अपार्ट, ओके। सो वी विल सी कि ये कहानी आपको मिलेगी सर, ओके। दूसरी कहानी में हमारे पास ये भी एविडेंसेस है सर, ओके, समझे। वेयर वी विल कम टू नो कि वुमेन आर नॉट सीन इन अ पॉजिटिव वे, मतलब इन मेनी ऑफ द स्मृति टेक्स्ट इट इज बीइंग रिटन दैट इफ अ वुमन कैन नॉट बेयर अ प्रोजेनी और इफ शी कैन नॉट
reproduce a child, the husband has the right to marry of other woman. If she keep on reproducing daughter or girl child, then also the husband has the right to marry some other person, sir. Okay, समझे? तो हमें ये पता चल रहा है कि husband centric है. Marriages के अंदर भी we will come to know तो child marriages तो evidences है ही, sir. Okay, and we will see कि girl child को bear करना उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, सर, है ना? या no child अगर आपके यहाँ होता है तो भी बेसिकली polygamy allow किया गया है, सर, समझे? तो ये सब चीजें क्या है, सर? This shows basically a decline, sir. Okay, getting about, okay, समझे? In fact, वहां तक बातें की गई in the text कि if a husband is staying outside the country, then during that period the woman should not have any kind of we can say social life, sir. जब तक तुम्हारा husband बाहर है तो वो बेसिकली आपको नहीं करना चाहिए, सर. ओके, समझे? तो विदिन हाउसहोल्ड इनके पास परमिशन थी. जैसे रिलीजियस राइट्स की बात करेंगे तो हमें पता चलता है कि हाउसहोल्ड के अंदर परमिशन थी. घर के अंदर अगर कोई छोटा मोटा काम करना है तो कर सकते थे, सर. गेटिंग पॉइंट. ओके, बट देन वी विल कम टू नो कि इस दौर के अंदर आपको रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगे. दोनों प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस मिल जाते हैं, सर, है ना? समझे? गेटिंग पॉइंट. ओके, कि भाई ये हाई क्लास और लो क्लास वुमेन के पॉइंट ऑफ से डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा, सर. ओके, तीसरी कहानी हम इसके अंदर से लिख सकते हैं कि इसमें वुमेन की पॉइंट ऑफ व्यू से एक वर्ग ऐसा भी था जिनको आउटसाइड द हाउसहोल्ड भी देखा जाता था. आउटसाइड द हाउसहोल्ड का मतलब क्या है, सर? ठीक है, समझे? तो वी विल सी कि मेनी ऑफ द वुमेन वर इन द फॉर्म ऑफ कोर्ट सीन्स, सर. कोर्ट सीन्स का मतलब ये है कि कोर्टिजन्स के रूप में या डांसर्स के रूप में आपको देखने को मिलती है, सर. ठीक है, समझे? ये कहां से मिला है? हमको स्कल्पचर आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिला है, सर. ठीक है, समझे? कि मंदिरों के स्कल्पचर आर्ट के अंदर देखा, हमें गणिकास की कंडीशंस के बारे में पता चलता है, स्त्रियों के बारे में. हमें बेसिकली कालिदास ने इनको हाइलाइट किया देवदासी के रूप में, सर. ठीक है, समझे? तो वी विल सी कि आउटसाइड द हाउसहोल्ड मतलब घर के बाहर की जब हम लोग परिस्थिति देखते हैं तो वी डू कम टू नो कि द वुमेन हैव सम काइंड ऑफ फ्रीडम, सर. ठीक है, ये कहां से पता चला है? तो खास करके टेक्स्ट के अंदर से, सर, है ना? टेक्स्ट में कालिदास ने लिखा है, जैसे उज्जैन के बारे में कालिदास ने लिखा है कि जैसे टेंपल महाकालेश्वर टेंपल, ओके ना? ही इज मेंशन अबाउट द महाकालेश्वर टेंपल. विदिन दिस महाकालेश्वर टेंपल कालिदास मेंशन्स अबाउट दैट द वुमेन एट दैट टाइम वी विल सी कि वर्शिपिंग गॉड इन द फॉर्म ऑफ देवदासी, सर. समझे? ओके, या आपको ह्यूएन सांग ने भी मेंशन किया लेटर पीरियड के अंदर. ओके, जहां हमको ये पता चलता है कि जो स्त्री थी वो टेंपल्स के अंदर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही थी देवदासी के रूप में, सर. समझे? तीसरी कहानी हमको इसके अंदर से स्कल्पचर से मिलेगी और पेंटिंग से मिलेगी, सर. ठीक है, समझे? स्कल्पचर्स बेसिकली टेंपल के ऊपर स्कल्पचर्स मिले हैं, मथुरा के अंदर है या नॉर्थ इंडिया के अंदर और भी टेंपल्स है. वहां स्त्रियों की दशा बहुत लिबरल दर्शाई गई है और इवन अजंता केव्स के बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं, सर. ठीक है ना? अजंता केव्स का मतलब क्या है कि अजंता के अंदर गुफाएं वाकाटकास ने बनाई थी इस पीरियड में, सर. ओके, सो व्हेन द वाकाटकास हैड एक्चुअली we can say written down or created the caves, they had also painted off as well, sir. Okay, तो उनके जो बहुत सारे पेंटिंग है, ये पेंटिंग के अंदर भी हमको वुमेन को फ्रीडम देखने को मिल जाएगी, सर. समझे? ओके, तो we will find कि all of this is highlighting the fact that the women had a very diversified role at that time. No doubt there is a contradiction, sir. Okay, some women were restricted, some women were given freedom, some were also we can say respected in the society as well, है ना? अब क्या देवदासी प्रथा इस पीरियड के अंदर निकल के आ चुकी थी? तो हो सकता है क्योंकि they were part of the temple institutions, तो अपने आप को गॉड को सरेंडर कर रही थी, सर. समझे? ओके, तो शुरू हो गया होगा क्योंकि टेंपल इंस्टीट्यूशंस इस पीरियड के अंदर बन चुके थे और बिकॉज़ टेंपल इंस्टीट्यूशंस बन चुके थे तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि भाई यहाँ मंदिरों के अंदर सेवा की भावना से अपने आप को सरेंडर करने के लिए देवों की दासी बनने की शुरुआत हो गई होगी, सर. समझे? तो ये कहानी आपको इसके अंदर से नॉर्मली मिलेगी, सर. ओके, जो वुमेन की स्थिति के साथ हम लोग लिंक अप कर सकते हैं और क्या-क्या परिस्थिति यहाँ पे थी, सर. समझे? तो इसको लेके हमको क्लैरिटी होनी चाहिए वुमेन को लेके और इसमें हम सोर्सेस को ज़्यादा कोट करेंगे, सर. जितने भी वुमेन की कंडीशंस के बारे में देखेंगे ना, सर. ओके, ये हमें सोर्सेस सेंट्रिक ही लिखने हैं, सर. समझे? अब सोर्सेस में अलग-अलग है. जैसे मैंने आपको बताया कि रॉयल वुमेन कॉइन्स एंड सील्स के ऊपर मिलती है, सर. समझे? सो रॉयल वुमेन आपको कॉपर प्लेट्स के अंदर मिल जाती है, सर. ठीक है, अब जैसे ध्रुव गोस्वामी जी मैंने आपको बताया जो ध्रुव देवी थी, द मदर ऑफ कुमार गुप्ता. ओके, समझे? शी सीन सिटिंग ऑन अ लायन, सर. ओके, समझे? या वी विल कम टू नो कि कॉइन्स के ऊपर आपको मिल जाती है बसरा सील मैंने अभी आपको बताया या वैशाली के अंदर आपको जो सील मिला है वो उसकी कहानी आपको मिल जाएगी, सर. ओके, ये वी विल सी कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी इनका रोल प्ले था और रॉयल हाउसहोल्ड के अंदर शायद तक इनको ट्रेनिंग भी मिलती होगी. एक्चुअली प्रभावती गुप्ता को ट्रेनिंग मिली हुई होगी, सर, बचपन से ही, सर. ओके, कि भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो तुम शासन के अंदर भी योगदान दे सकते हो, सर. ऑब्वियस है ना कि आप बचपन में ही राजा की फैमिली के साथ जुड़े हो, सर. समझे? तो यू आर सीइंग एवरीथिंग. ओके ना? तो दादा क्या कर रहा है, पापा क्या कर रहे हैं, सर. ओके, मजा आती है ना, सर, आपको उसका जलवा ये अलग है. पॉलिटिकल फैमिली में आप देखिए या ब्यूरोक्रेटिक फैमिली में नेक्स्ट जनरेशन भी उसी की तरफ जाती है, सर. दैट इज द रीजन, सर. ओके, बचपन से आपको मजा आती है, सर. ना आपके दादा चीफ सेक्रेटरी हो, फादर अभी बेसिकली आप देखो कहीं पीडीएम के रूप में काम कर रहे हो, सर. आप स्कूल में जा रहे हो, लाल बत्ती वाली गाड़ी से आपको आना जाना है, सर. ओके, जनरेशन है ना, ब्यूरोक्रेसी में कितनी जनरेशन आपको मिलती है, सर. इवन विदिन ब्यूरोक्रेसी यू फाइंड कि मतलब थर्ड जनरेशन ब्यूरोक्रेट्स है अभी तो. बहुत ऐसी जनरेशन है जिनके दादा भी ब्यूरोक्रेट्स है, फादर मदर में भी दोनों होंगे, सर. ओके, नई जनरेशन भी ब्यूरोक्रेसी में आई है, सर. तो उनको मतलब पहले से वो सिस्टम में माइंड ही सेट हो गया कि यहाँ पे जाना है, अपनी मंजिल यहाँ पे ही है, सर. ओके, है ना? जुडिशियरी में भी आपको मिलेगा, सर, इस तरह की, सर. ओके, तो एक एडेड एडवांटेज होता है ना, सर. आप देखिए फर्स्ट जनरेशन में जो भी होगा ना, फर्स्ट जनरेशन वाले को सबसे ज्यादा संघर्ष करनी पड़ी इवन आफ्टर हिटिंग ब्यूरोक्रेसी और जुडिशियरी और इवन बिजनेस एज वेल, सर. ओके, द सेम अप्लाइज टू बिजनेस एज वेल, सर. ओके, सो व्हेन यू आर इन द सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन ऑफ एनी बिजनेस हाउस, ओके, यू हैव ऑलरेडी गॉट अ यू कैन ब्राउन फील्ड. ओके, आपको ग्रीन फील्ड से शुरू करने की आवश्यकता नहीं है ना, सर. ओके, तो आप ऑलरेडी ब्राउन फील्ड में हो, सर. ओके, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, सर. ओके, यहाँ पे भी यही स्थिति है ना, सर. ओके, तो आपको बचपन से ही विल कम टू नो कि जो जो इंटरमिंगलिंग है काइंड ऑफ आपको जो मिला है सोशो इकोनॉमिक, सर. ओके, कल्चरल तो आपके लिए तो लाभ ही होगा उससे, सर. खैर, तो वी विल सी कि वैदिक एजुकेशन नॉर्मली डिनाई किया जाता है, इनको द्विज भी नहीं कंसीडर किया गया. छोटा मोटा एजुकेशन आपको मिल जाएगा, मैट्रिमोनियल अलायंसेस मिल जाएगी, पॉलीगैमी आपको यहाँ से मिल जाती है. पॉलीगैमी दोनों सोसाइटी के अंदर होती थी, रॉयल एंड नॉन रॉयल सोसाइटी के अंदर, सर. ठीक है, नॉर्मली इंपॉर्टेंस वाज मोर गिवन टू प्री प्यूबर्टी मैरिजेस एज वेल. वी विल आल्सो फाइंड कि दे वर इन्वॉल्वड इन डिफरेंट सिंगिंग, म्यूजिक एंड डांसिंग एंड पोएट्री पार्ट्स एज वेल, सर. ओके, समझे? देयर इज अ मैट्रिमोनियल अलायंसेस विदिन द एलीट ग्रुप्स एंड न्यू विवाह एज वेल. न्यू विवाह इसके लिए क्योंकि एग्जांपल्स हमारे पास है, सर. ठीक है, समझे? वी विल आल्सो फाइंड कि the woman the text that had prescribed, okay, समझे? The text had given a very significant aspect, sir. समझे? And the Smriti literature talks about complete dependence of women on the men, sir. Actually था नहीं, सर. समझे? So they had given ideal wife definition, sir, कि क्या करना चाहिए, सर. ओके, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, सुंदर, सुशील, है ना? समझे? वो सब अलग-अलग गुण होते हैं ना, सर. ओके, वो सब आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, सर. गेटिंग पॉइंट. ओके, इन लोग की सेवा करनी चाहिए, हस्बैंड की सेवा करनी चाहिए, सर. यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, सर. समझे? है ना? हस्बैंड जो कहेगा वही दिन है और हस्बैंड जो कहेगा वही रात है, सर. ठीक है, गेटिंग पॉइंट. ओके, तो ये प्रकार की व्याख्या थी, पर ये व्याख्या 100% फॉलो नहीं होती थी. मैंने आपको पहले भी कहा, सर. ओके, समझे? इन फैक्ट वी विल सी कि विडोहुड को लेके सपोर्ट नहीं मिलता था और वुमेन को सती के लिए ज़्यादा पुश किया जाता था, सर. गेटिंग पॉइंट. ओके, सो रीमैरेज वाज नेवर फॉरबिडन बट वाज नॉट सपोर्टेड एज़ वेल, सर. समझे? तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगी, सर. ओके, अब वी विल सी कि गणिकास की इंपॉर्टेंस आपको मिलती है. गणिकास के साथ-साथ मैंने आपको बताया देवदासीज़ की भी एविडेंसेस है. स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स जो भी मिले हैं टेंपल्स के अंदर से अजंता के अंदर, वहां हमारे पास एविडेंसेस है कि इनको कोई ड्रेस को लेके और उसको लेके रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, सर. गेटिंग पॉइंट. ओके, एंड वी विल फाइंड कि दे हैड अ वेरी गुड पब्लिक लाइफ एज़ वेल, सर. ओके, समझे? आखिर में कहानी यही है कि इवन इन दी लोअर वर्णास द वुमेन वर इन्वॉल्वड इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, सर. ओके, ऑक्यूपेशन का मतलब है कि कोई स्लेव के रूप में थी, अलग-अलग प्रकार की कंडीशंस में आपको यहाँ से मिलेगी, सर. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस
we do have evidences that the woman had rights, okay, ना समझे. The fundamental right was mainly restricted to स्त्री धन, सर ना समझे. Normally property rights तो आपको मिलते नहीं है, सर, okay, समझे कि समझे. But then we will find कि बोला गया कि property right तो खाली याज्ञवल्क्य नहीं थे जिन्होंने सपोर्ट किया, बाकी सारे लोगों ने मना कर दिया था property को लेकर. मैंने बताया contradiction है, जैसे काटियान है, सर, okay. तो काटियान की स्थिति की इंपॉर्टेंस ये है कि उन्होंने स्त्री धन को डिफाइन किया है, सर, ठीक है, समझे कि नहीं, okay. तो स्त्री धन बोले क्या है, तो बोले जो शादी में ब्याह में है ना, जब आप साथ फेरे ले रहे हो उसके बाद आपको जो भी आपके पेरेंट्स के द्वारा दिया गया है, सर, okay, वो बेसिकली आपका स्त्री धन है, सर, समझ में आया कि नहीं आपको, सर, okay. So we will find कि that is the fundamental स्त्री धन, सर, समझे कि समझे. या बाकी अगर आप समझने की कोशिश करिए कि आपको अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ने ना पेरिपोना करते समय दे दिया कि लो बेटा तुम घर की बहू बन के आए हो, तो तुम्हें ये एक सोने का एक है ना, वो दे देते हैं. तो वी विल सी कि दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्त्री धन, सर, समझेंगे, समझेंगे पार्ट, ओके. या तीसरा पार्ट हो सकता है कि आप घर में रह रहे हो, सर, ओके, और घर में हस्बैंड ने कुछ आपको लाके दे दिया, सर, समझेंगे पार्ट, ओके. ऑर्नामेंट ये वो चीजें छोटी मोटी, सर, ओके. वो भी मेनली आपको देखने को मिलता है स्त्री धन के रूप में, सर, ओके. बट देन दिस आर द कैटेगरीज ऑफ द स्त्री धन, सर. दिस विल नेवर इंक्लूड दी आई वुड से फिक्स्ड एसेट्स, ओके. फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है कि जैसे बड़ी प्रॉपर्टी और ये सब चीजें उसमें आपको नहीं मिलता है, सर, समझेंगे पार्ट, ओके. बट वुमेन वर इन्वॉल्वड इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, the lower one are women precisely, sir, समझेंगे, and this can be seen with respect to agriculture, tending of cattle, animal husbandry और many other जो trade and commerce उस टाइम पे हो रहा था उसके साथ भी आपको यहाँ से मिलेगा, सर, करेंगे, ओके. तो all of this actually highlights a very contradictory positions of the women, सर, समझेंगे. अब इसको लेके नॉर्मली सवाल क्या बनेगा, है ना, कि कंडीशन ऑफ वुमेन बेस्ड ऑन द सोर्सेज ऑफ गुप्ता, सर. तो ये आपका क्वेश्चन में आंसर ये आना चाहिए कि देखो इसमें जो ओवरऑल इनकी सोशल लाइफ है, पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ है, उसमें जो सोर्सेज है सब कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक दूसरे को, सर, समझे. क्योंकि आर्कियोलॉजी कुछ और कहती है, सर, समझेंगे, समझे. स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, पेंटिंग्स, ओके ना, समझेंगे, और किताबें कुछ और कहती हैं. अब किताबों के अंदर क्या 100% चीजें फॉलो होती थी? बिल्कुल नहीं होती थी, सर, ओके. आज भी होती है? बिल्कुल नहीं होती है, सर, ठीक है. तो समाज अपने हिसाब से प्रैक्टिकलिटी फॉलो करता है, सर, समझेंगे, समझे. उनको पता है कि देखो एक सोशल ऑर्डर है जो बुक सेंट्रिक है, रिलीजियस बुक सेंट्रिक है, बट उसको 100% फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समाज इवोल्यूशनरी रहा है हमेशा, सर, ठीक है ना, समझे. सो व्हाटएवर लिटरेरी ट्रेडिशंस एंड द रिलीजियस बुक्स दैट वर प्रिस्क्राइबिंग, दे वर डिवॉइड ऑफ टाइम एंड स्पेस डायमेंशंस मेनी टाइम्स. डिवॉइड ऑफ टाइम एंड स्पेस डायमेंशन का मतलब ये है कि क्योंकि जब लिखे गए थे तब अलग परिस्थिति थी, आज के दौर में अलग परिस्थिति है, सर, ठीक है ना, समझे. सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस, ओके. तो हम लिखेंगे कि देयर इज एन ओवरऑल स्टेटस ऑफ डिक्लाइन, है ना. डिक्लाइन इसके लिए क्योंकि वुमेन वर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लेवरी एंड अदर कंडीशंस एज वेल, सर, ओके. जिसमें स्लेवरी के अंदर भी आपको मिलेगा. The literary traditions when analyzed, okay, समझे, shows that the prescription forms were very much harsh for the overall condition of women, but the archaeological data or the archaeological sources that are available shows a very different picture. No doubt there is an exception of women in the ruling society, like Prabhavati, and you can mention one or two of them, Dhruva Swamini. The overall status of women cannot be seen with respect to common man life, okay. क्योंकि हम देखिए कि ये जो ओपिनियन है ये दो चार स्त्रियों से नहीं बना सकते कि सबका विकास हुआ. सोशल लाइफ में जो डे टू डे, जैसे आज की तारीख में बाबा साहब ने क्यों ऐसा कहा था, सर, ठीक है, समझे, कि इफ यू वांट टू सी द प्रोग्रेस इन अ सोसाइटी यू सी द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन, ना, कि आपको अब सऊदी अरब में वुमेन को ड्राइविंग लाइसेंस मिले उसको लेकर तो लोगों ने मिठाइयां बांट दी और ये हो गया फलाना हो गया, सर, ठीक है. कोई 2 साल पहले सलमान आए थे ना, मोहम्मद बिन सलमान, 2-3 साल पहले जब शासक के रूप में आए, सर, ओके. तो सलमान साहब ने कहा कि नहीं चलो आई वांट टू रिफॉर्म सोसाइटी. वो कब तक चलेगा ऐसे, सर, ओके. तो ही इज रिफॉर्मिंग द सोसाइटी. तो पहले स्त्रियों को ड्राइविंग राइट्स नहीं थे, आती थी पर वो घर के प्रीमाइसेस में या कॉलोनी के प्रीमाइसेस में चला सकते थे, सर, ओके. अब ऐसी स्थिति हुई कि भाई उन्होंने बेसिकली राइट्स दे दिए तो मतलब वहां दूध की नदियां बहनी शुरू हो गई थी, सर, ओके. समझ में आया कि नहीं आपको. तो ये चीज दर्शा रही है कि कोई भी समाज को आपको प्रोग्रेस देखना हो तो आपको स्त्रियों के हिसाब से देखना चाहिए. अब इसमें प्रोग्रेस आपको रॉयल हाउसहोल्ड के रूप में मिलेगा. रॉयल हाउसहोल्ड का मतलब है कि जो रॉयल फैमिलीज के साथ जुड़ी हुई वुमेन है उनके साथ आपको मिल जाएगा, सर, ठीक है. ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है. But what about the social life or the condition of the common woman, sir, okay? So that cannot be ascribed, that cannot be seen from the text itself, because the text was prescriptive in nature. ये जो किताबें थी ये तो prescriptive थी, सर, okay. Because they were prescriptive in nature, so there is every possibility कि they had their own limitations, उनकी limitations थी, सर. तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि पिक्चर क्लियर नहीं आएगा, but situation deteriorating थी when we compare to the early periods. तो ओवरऑल हम बेसिकली यही कंक्लूजन में ये लिखने की कोशिश करेंगे कि सोशल लाइफ में कॉमन वुमेन की या कॉमन मैन की जो लाइफ है उसमें डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में हमारे पास पिक्चर क्लियर नहीं है. जो भी वो टेक्स्ट सेंट्रिक है ना, टेक्स्ट सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो कि उनको बड़ा आइडियलाइज किया गया है, सर. जैसे वात्स्यायन ने तो वहां तक आइडियलाइज किया है कि वही वात्स्यायन हैज मेंशनड अबाउट 64 फाइन आर्ट्स बाय द वे, ओके ना, समझे. सो इन द 64 फाइन आर्ट्स वात्स्यायन हैज स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि व्हाट शुड बी द आर्ट फॉर्म अ वुमन शुड लर्न, सर, ओके ना, समझे, बिफोर गोइंग टू हस्बैंड हाउस. तो उनको कहानी लिखनी आनी चाहिए, उनको ग्रामर आना चाहिए, उनको मतलब है ना लिटरेचर आना चाहिए, सर, उनको डांस आना चाहिए, उनको म्यूजिक आना चाहिए, सर, समझे. क्यों? क्योंकि ये सब सीख के जाएगी तो हस्बैंड को खुश कर पाएंगे, सर, समझे. तो हस्बैंड क्या करेगा? तो भजिया खाएगा, सर, समझे. तो अंडरस्टूड दिस पार्ट, सर, समझे. शी शुड बी एंटरटेनिंग हर हस्बैंड, सर, ओके, समझे. शी शुड वर्शिप हर हस्बैंड. तो काइंड ऑफ समझ गया ना, सर, ओके, करेंगे. तो तो ये चीज आपको बड़ी देखने को मिलेगी, सर, ओके. तो सिस्टम है, सर. अब आप कहोगे कि भाई ऐसा क्यों था, सर, ओके. तो देखो उस टाइम पे समाज व्यवस्था ऐसी थी, सर, करेंगे, ओके. सो सोशल ऑर्डर ऐसा था, सर, समझे. मैरिजेस को लेके आपको इस प्रकार की सिस्टम मिल रही है. अब देखिए कि ऐसा आज की तारीख में भी आपको मिलता है ना मेनी टाइम्स इन द मतलब प्री 1947 सोसाइटी में जब पॉलीगैमी वाज अराउंड इन द सोसाइटी एज वेल और द इंडियन सोसाइटी एज सच. इवन व्हेन द गर्ल इज नॉट एबल टू बेयर अ मेल चाइल्ड, है ना, द वुमन इज नॉट एबल टू बेयर अ मेल चाइल्ड, ओके, प्रोजेनी के रूप में, तो द हस्बैंड यूज्ड टू मैरी अनदर गर्ल, ओके. सिंपल है कि भाई एक उस वुमन के साथ उसकी शादी हुई पर उसको बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा में मेल चाइल्ड नहीं हो रहा है, तो दूसरी शादी करते थे, सर, ओके, करेंगे, ओके. दिस हैपेंस, ओके, इन द प्रेजेंट डेज क्योंकि सोसाइटी में पेट्रियार्की है ना, सर. पेट्रियार्की है. या गर्ल चाइल्ड होगी तो फिर समाज ताना मारेगा, सर, ओके, समझे. बोले देखो ये गर्ल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड, समझे. अरे भाई बेटी है, सर, ना, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? और समाज ही ऐसा, समझे. दिस इज हाउ द सोसाइटी इज, ओके, समझे. तो प्रेजेंट टाइम में भी होता है समाज में. देखो वैल्यू सिस्टम को बदलना बहुत टफ है, सर, ओके, करेंगे, ओके. देखो इन्फेंटिसाइड के एविडेंसेस नहीं है उस पीरियड में, समझे. बट वी विल सी दैट इन्फेंटिसाइड के एविडेंसेस नहीं, पर ओवरऑल स्थिति अच्छी नहीं थी आपको. सिंपैथी रखते हैं जिनको मतलब मेल चाइल्ड नहीं होता है. अच्छा अब तुम्हारे यहाँ तो सब ठीक है. ये हर जगह है, सर, ठीक है. दिस हैपेंस. लोग ऐसा दुख जताना इवन मतलब वो पहले की मूवीज में होता था ना, सर, समाज में कि किसी का बेटी पैदा हो तो लोग दुख जताने आते हैं, सर, मतलब लिटरली दे कम टू यू एंड दे लाइक दे विल गिव सम काइंड ऑफ सांत्वना कि भाई देखो, है ना, तुम्हारा बेटी पैदा हुआ, चिंता मत करो, सर, ओके. किस बात का दिलासा देना है, सर, ठीक. तो समाज ऐसा है, सर. देखो ये बेसिकली समाज को बदलने की आवश्यकता है, समझे. आप देखिए इसमें तो भवरी देवी का केस हुआ था ना. हाँ, फिर ये विशाखा गाइडलाइंस. देखो भवरी देवी कौन सोशल वर्कर थी, चाइल्ड मैरिज को लेकर लड़ाई कर रही थी, सर, ओके. एंड शी वाज अब्यूज्ड चाइल्ड मैरिज को लेकर जब उन्होंने आवाज उठाया तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चला कि उनको मोलेस्ट किया गया और अब्यूज किया गया, सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ, सर, ओके. तो बड़ी खराब परिस्थिति है, सर, करिए. आई हैव सीन हाउस होल्ड. अरे क्रिकेट टीम लाते हैं लोग, सर, समझे. हाँ, जब तक मेल चाइल्ड ना आए तब तक तो लोग, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, सर. तो समझ में आ रहा है कि वो बेचारी जो वाइफ है उनकी शरीर के ऊपर क्या इंपैक्ट होगी, सर, ओके. व्हेन यू इवन बेयर अ सिंगल चाइल्ड, ओके, समझे. व्हेन यू लेकिन आप प्रोजेनी के रूप में कोई भी चीज क्रिएट कर रहे हो, सर, ओके, रिप्रोड्यूस कर रहे हो तो कितना चेंज होता है, सर, शरीर में, ठीक है.
तो ये बेसिकली पेट्रियार्कल माइंडसेट है सर। इट्स अ माइंडसेट एंड दिस माइंडसेट इज सीन एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। इट्स नॉट लाइक दैट कि इट्स देयर इन इंडिया सर। मतलब आप देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले हिटलर केम अप विद दिस बेसिकली आर्यनाइजेशन प्रोग्राम। सो द जर्मन वुमेन वर गिवन द अवार्ड्स बाय द स्टेट एंड विद इन द स्टेट वी विल सी दैट उसने कहा था कि जितनी जर्मन स्त्री बच्चा पैदा करेगी, उसमें मेल चाइल्ड पैदा करेगी, उतने उनको अवार्ड्स देंगे। उसके लिए उसने वो साइंटिस्ट को और रिसर्चर्स को लगाया था उसके ऊपर, ठीक है? तो मतलब ये ऐसी कहानी आपको हर जगह मिलती है सर, समझिए। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि एक ही सोसाइटी है या भारत का ही वर्ग ऐसा है या आपको सब जगह पे ये सब चीज़ें आपको मिलेगी सर, ओके? पर समाज को आगे आने की आवश्यकता है सर। समाज धीरे-धीरे सुधर भी रहा है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं सुधर रहा है। बट देयर इज लाइक नो काइंड ऑफ वी विल सी कि जो चेंज है वो रेडिकल चेंज नहीं आएगा सर, समझिए। सो देयर विल नॉट बी रेडिकल चेंज, लेकिन आप जैसे सोच रहे हो रेडिकल चेंज तो बड़ा टफ हो जाता है सर। बट इवेंचुअली इट विल कम आउट सर, ना इवेंचुअली ये चीज़ें होगी, समय होगा, बदलाव होगा सर, सब कुछ होगा सर। खैर तो वुमेन की कंडीशन, सोशल कंडीशन, स्लेवरी सिस्टम सर, ज़्यादातर हमने कवर कर दिया जो इसके साथ जुड़ा हुआ था सर। खैर तो यहाँ से कोई भी सवाल आएगा तो आप लिख पाएंगे, दिक्कत नहीं होगी सर, ओके? अब यहाँ से सबसे लास्ट पार्ट में चला जाता है, दैट इज द फिलोसफिकल डेवलपमेंट इन द गुप्ता पीरियड सर, ओके? एंड द रिलीजियस डेवलपमेंट इन द गुप्ता पीरियड सर। फिलोसफिकल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि कैसे-कैसे अलग-अलग प्रकार के शक्तिज्म, शैविज्म, तंत्रिज्म है ना, तंत्र वर्शिप की शुरुआत हुई सर, ओके? एंड ग्रेजुअली वैष्णविज्म का और इमर्जेंस होता है सर, ओके? तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग और कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो शायद पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था विद रेफरेंस टू आई गेस द शक्तिज्म एंड शैविज्म एंड वैष्णविज्म, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हमने चर्चा कर दिया था। अच्छा, सोशल लाइफ के साथ गुप्ता पीरियड में एक और सवाल जो पूछा गया है आपको, वो है एजुकेशन सेंट्रिक सर, ओके? है ना? तो एजुकेशन सेंट्रिक एक है, फिर उसके ऊपर रिलीजन के ऊपर चला जाता हूँ मैं। आई गेस एजुकेशन आठ 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 नालंदा के ऊपर एक बार 97 में आया था, फिर वाहियान के ऊपर आया, वाकटका, हाँ ये आया। असेस द एजुकेशनल सिस्टम आई गेस इन 2012 दे हैड आस्क्ड सर, 21 मिनट सर, मिनिमाइज करते हैं इसको। अरे बाबा, मल्टीटास्किंग। किधर गया अध्यक्ष? हाँ ये वाला सर, ठीक है। हाँ 2012 में आया था, 1 मिनट, हाँ ये मिल गया, इसमें डाला भी है सर, ओके? बाकी नालंदा तक्षशिला के ऊपर से पूछा गया था एक दफा, तो थोड़ा एजुकेशन के ऊपर चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे सर, ओके? सो द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, कंपैरेटिव क्वेश्चन, कंपैरेटिव जीएस में आया था। इसमें ये आया था कि असेस द एजुकेशन सिस्टम इन अर्ली इंडिया एंड आइडेंटिफाइड इंपॉर्टेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पीरियड। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, पर असेसमेंट पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, समझ लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म असेसमेंट? हाँ, तो अर्ली इंडिया मतलब गुप्ता एज और गुप्ता एज के ट्रांजिशन तक लिख सकते हो, फिर तो अर्ली मिडिवल शुरू हो जाता है सर। तो आपको नेचर ऑफ एजुकेशन लिखना है, नेचर ऑफ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ भाई, स्पाई सिस्टम तो सब जगह हुआ करती थी, स्पाई सिस्टम के बिना सिस्टम नहीं चलती ना, समझे? तो यू आर सपोज्ड टू हाइलाइट द नेचर ऑफ एजुकेशन एंड अलोंग विद द नेचर ऑफ एजुकेशन यू आर आल्सो सपोज्ड टू आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशंस, है ना, समझे? तो दो पार्ट में लेक्चर या यू विल फाइंड की क्वेश्चन डिवाइडेड है सर। स्पाई सिस्टम तो अभी भी है सर, हमारे क्लास में भी कोई होगा, किसको पता सर, है ना? देख रहा होगा मास्टर क्या बोल रहा है, बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं। इवन यहाँ बीच में तो कुछ बच्चे आके कोड वर्ड में डिस्कस करते थे एक दूसरे के साथ, ओके? तो दे माइट बी यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म और दिस क्लास एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, है ना? क्या कहते हैं वो, एनक्रिप्ट करके यहाँ पे सब कुछ डालेंगे, है ना? डिकोड को कर नहीं पाएगा, लोगों को लगेगा कि अंदर चैटिंग हो रही है ना क्लास को लेके, ये चैटिंग नहीं, इन्फॉर्मेशन रिले करने का प्लेटफॉर्म है, ठीक है? समझिए, है ना? पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन रिले हो सकती है सर, तो ये तो बढ़िया है ना सर, ओके? ये तो है ना सर, ये तो खासियत है सर, ये तो पता होनी चाहिए सर, ओके? तो एक ब्रेक लेते हैं सर, 5 मिनट, 2 मिनट सर, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आज भी गोल्डन तो मुझे लगता नहीं हो पाएगा सर, कितना बजा, 9:30 बज गया, अभी भी टाइम लगेगा, कल होगा, कल होगा। क्या हो गया सर? कल तो क्लास क्रैश हो गई थी। हाँ, कल मैंने देखा सर का अपडेट, सटा-सटी हो गई सर, ओके? समझे? ट्रैफिक कितना आ गया, समझे? वो तो सर के प्रति विद्यार्थियों का जो प्यार है सर, इट्स अ लव अफेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स जी सर, ओके? तो मतलब पूरी सिस्टम धड़ाम-धुड़ाम हो गया सर, ओके? सर्वर-वर्वर में धुआँ-बूम हो गई सर, ओके? अरे भाई ये क्या हो गया सर, समझे? वेरी मॉड, ओके? मतलब पता ही वो था ना सर, ओके? एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि भई ऐसा भी हो सकता है, बट जैसे कि हुआ। कल छुट्टी रहेगी, नहीं, नहीं कल सुबह क्लास तो है, कहाँ काहे की छुट्टी? अभी अपनी छुट्टी सीधी सैटरडे को है सर, संडे को है। कौन सा दिन है? कल जन्माष्टमी है ना सर, ओके? नंद गिरो धन भाई उदय करे लाल की सर, ओके? अपनी सीधी 9 तारीख को छुट्टी है, 9 या 10 को छुट्टी है सर, 10 को सर, ओके? उसके पहले पूछने का नहीं मेरे को, है ना? चलिए सर, ओके? अब देखिए कि थोड़ी बहुत एजुकेशन के ऊपर चर्चा करते हैं सर, लास्ट पीरियड है हिस्ट्री का, और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विल ट्राई टू सी कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। 1 घंटा हमारा इसके ऊपर ही चलेगा सर, ओके? 1 घंटा पकड़ लीजिए।
उससे भी ज़्यादा चलेगा सर। ओके, क्यों है? क्योंकि उसके पीछे का कारण है क्योंकि हमें फेजेस वाइज़ देखना है। फेजेस का मतलब ये है, आप इसमें बता दीजिए कि इसमें नोट्स वो नालंदा वाली बनाई थी, पर आगे वाली मतलब इसके आगे क्या था वो नहीं बनाई थी सर। इसके लिए आप हैंड रिटन कर दीजिएगा सर। ओके, मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा सर। ओके, पर कुछ-कुछ क्या है कि हैंड्स ऑन नहीं होता है सर। हैंड्स ऑन का मतलब क्या है कि मैं लिखने बैठूँ ना तो निकलता नहीं है, मतलब है ना, मिलता नहीं है। बट जैसे ही यहाँ समझाने बैठता हूँ तो दिमाग मेरा ब्रेनस्टॉर्म करने लगता है कि अच्छा यहाँ से ये पॉइंट आता है, यहाँ से ये पॉइंट आता है। वो कुछ-कुछ चीज़ें थोड़ा मतलब इम्प्रोवाइज़ेशन का पार्ट है। हम स्क्रिप्टेड ऑथर नहीं है सर, मतलब समझे कि नहीं? एक्टर में ना 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है इम्प्रोवाइज़ करता है सर। इम्प्रोवाइज़ेशन समझ में आता है सर? वो ऑन द स्पॉट चेंज होता रहता है सर। ओके, तो यहाँ ऑन द स्पॉट चेंज ज़्यादा होता है स्क्रिप्टिंग से ज़्यादा, मतलब वो नोट से ज़्यादा सर। ओके, अब देखिए कि यहाँ हमारे पास एविडेंसेस बेसिकली वैदिक एज से आपको मिलेंगे सर, है ना, हिस्टोरिकल एविडेंसेस। ऐसे तो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में भी लिख सकते हैं एजुकेशन के एविडेंसेस, और वहाँ से लेके गुप्ता तक की आपको कहानी पता होनी चाहिए सर, ठीक है, समझे? अब इस दौर में वैदिक के पीरियड के बाद फिर आप महाजनपद के पीरियड के साथ, है ना, महाजनपद के साथ-साथ विल सी की मौर्यन पीरियड के साथ, और मौर्यस के साथ-साथ पोस्ट मौर्यस, और पोस्ट मौर्यस के ट्रांजिशन में विल सी की गुप्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इसमें क्या पता है ना सर। ओके, एक तो है द नेचर ऑफ एजुकेशन, करिंग अबाउट। ओके, नेचर में ही आपका टाइप्स और ये सब कवर हो जाएगा सर। दूसरी है इंस्टीट्यूशंस सर, समझे, इंस्टीट्यूशंस इस दौर के अंदर कैसे-कैसे निकल के आई थी सर। ओके, एंड वी विल सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कि भई ये क्यों दिया जा रहा था सर। ऑब्जेक्टिव इसके लिए क्योंकि व्हेनेवर वी सी द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, तो हमें पता होना चाहिए कि भई कैसे निकलने की शुरुआत हुई थी, और वी विल कम टू नो कि एजुकेशन का सिग्निफिकेंस क्या था सर, सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता होना चाहिए कि एंशिएंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की महत्वता और प्रासंगिकता क्या थी सर, समझे। तो व्हेनेवर वी सी द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, वी विल फाइंड कि भारत में इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में एजुकेशन तो था, पर एजुकेशन के पीछे एविडेंसेस हमारे पास लिमिटेड है सर। ओके, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो मिले हैं उसमें खास करके जो सील्स मिले हुए हैं और जो व्यापार हो रहा था, वेट्स एंड मेजर्स, ये दर्शाता है कि एक साइंटिफिक एजुकेशन आधारित सोसाइटी थी, है ना, थी कि नहीं थी सर। ऑब्वियस था कि देयर इज एविडेंसेस ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन दैट वाज बीइंग गिवन इम्पार्टेड टू द पीपल अराउंड, जो एजुकेशन के साथ जुड़े हुए थे सर, ठीक है, समझ। ओके, तो कहानी आपको ये मिलती है कि द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसिफर्ड, बट देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, अप्लाइड एजुकेशन के रूप में आपको यहाँ से मिलेगा सर, समझ। ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि व्हेन देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ वैदिक एज। ओके, वैदिक एज के समय पे जो टेक्स्ट मिला है, ये टेक्स्ट में इंपॉर्टेंस आपको एजुकेशन की मिल जाएगी, और ये कैसे मिलती है, तो दैट इज इन द 16 संस्कार सर। अब ये 16 संस्कारों को सबके सब तो नहीं पढ़ना है हमको, या कभी अलग से स्पेशल क्लास ले लूंगा 16 संस्कार के ऊपर सर, ठीक है। बट देयर इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ द संस्कार ऑफ एजुकेशन विच इज मेंशन इन द 16 संस्कार। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे आप कहानी समझने की कोशिश करिए कि ये 16 संस्कार है, जीवन से लेके मृत्यु तक के संस्कार है सर। ओके, और ये जीवन से लेके मृत्यु तक के जो संस्कार है, इसमें विद्यारंभ और उपनयन संस्कार की भी बात की गई है सर, ठीक है, समझे। सो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैदिक टेक्स्ट और वैदिक एज, ओके, समझे, within this Vedic age, the 16 sanskar that deals with different phases of life and different cultural traits that emerges with the individuals. It mentions about two specific sanskars, which are two or three specific sanskars, which are related to the education. One is known as Vidyarambha, Vidya Arambha, and second one is the Upnayana. There is one more mention of the education, or we can say the sanskar that talks about called as Vedarambha. है ना, समझे कि नहीं समझे? So once you achieve the Vidyarambha, उसके बाद आपका उपनयन होता है। उपनयन में आपकी वो यज्ञोपवीत की सेरेमनी होती है, जो सीक्रेट थ्रेड सेरेमनी होती है, वो आपको होगी। अभी रक्षाबंधन गई तो बहुत सारे लोगों ने, है ना, ये सेरेमनी फिर से रिवाइव किया सर, ठीक है, समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वेदारंभ होता है। वेदारंभ इज अ सेरेमनी जहां वेद पढ़ने की शुरुआत करते हो, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विद इन दिस वेदारंभ देयर इज वन मोर सेरेमनी कॉल्ड एज केशांत सेरेमनी। केशांत इज अ सेरेमनी वेयर वी विल कम टू नो कि द स्टूडेंट के जो केश होते हैं, केश का मतलब है कि जो बियर्ड और बाकी सारी चीजें होगी सर, है ना, वो इसके साथ बेसिकली क्लियर होगी। एंड फाइनली वी विल कम टू नो कि देयर इज अ कंप्लीशन सेरेमनी। कंप्लीशन सेरेमनी का मतलब है संवर्तन सेरेमनी। संवर्तन सेरेमनी इज अ सेरेमनी वेयर द एजुकेशन इज सीन टू बी कंप्लीटेड सर, समझे। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट संस्कार व्हिच आर एट्रिब्यूटेड टू द इंडिविजुअल्स लाइफ, एंड ऑल दिस संस्कार आर रिलेटेड टू द एजुकेशनल पार्ट्स, ओके ना, समझे। तो हमें बेसिकली एविडेंसेस मिले हैं कि भाई जैसे विद्यारंभ की बात करेंगे, तो विद्यारंभ इज वन ऑफ द संस्कार ऑफ द 16 संस्कार दैट टॉक्स अबाउट हाउ द चाइल्ड शुड लर्न एंड हाउ द चाइल्ड शुड राइट the most important basis or the foundation of education is taking place. Okay, this normally, or this is part of the early education system, and this sanskar was part of the early childhood system only, क्योंकि इसमें आपको सिखाया जाता था सर, अल्फाबेट से लेके बाकी सारी चीजों को लिखने के लिए सर। बट द मोमेंट यू गेट ग्रो अप, आपका जैसे जैसे ग्रोथ होगा ना, एज बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको उपनयन की तरफ लेके जाया जाएगा। उपनयन इज समथिंग कॉल्ड सेकेंडरी एजुकेशन सर। ओके, ये वो सेरेमनी है जहां वी विल सी कि आपका स्पिरिचुअल और कल्चरल रीबर्थ होता है। सो यू डू यज्ञोपवीत सेरेमनी, एंड अंडर दिस यज्ञोपवीत सेरेमनी एन इंडिविजुअल इज सीन टू बी अ पर्सन, जब उसका फिर से रीबर्थ हुआ, क्योंकि वो वेद पढ़ने जाएंगे सर, समझे। सो वी विल सी कि उपनयन के बाद ही वेद आरंभ होता है। एक है विद्या आरंभ और एक है वेद आरंभ। विद्या आरंभ इज समथिंग दैट इज जहां विद्या का आरंभ करो, प्राइमरी लेवल, घर के ऊपर एबीसीडी का है ना, बालकड़ी। हमसे बालकड़ी की तारीफ में आती नहीं है सर, मेरे को भी कंफ्यूज हो जाता है सर। आप देखिए कितनी बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस हुई है हमारे यहाँ, और मेरे यहाँ तो हुई है सर, तो स्वीकार करो। अब मेरे को पूछोगे बालकड़ी नहीं याद रहेगी सर, एक आध दो वर्ड तो आपकी मार दूंगा, ठीक है। आपके साथ भी होगा ना, अल्फाबेट से अभी है, तो चिंता मत करिए, सब एक ही जनरेशन से सर, थोड़ा डिफरेंस है बट वही ना, मूल तो हमारी स्थिति वैसी की वैसी है सर। ओके, बालकड़ी सबको आती है, हाँ, बालक आती है सर, सबको आती है सर, नहीं आती है सर। तो क्या हुआ कि यहाँ स्टेट पीसीएस का एक दिन मॉक इंटरव्यू हो रहा था, तो मैं बैठा था, तो उसमें एक टीचर आए थे, है ना। वो टीचर साइंस पढ़ाते थे, पर जो क्या कहते हैं, प्राइमरी स्कूल में साइंस पढ़ाते थे, तो उनका इंटरव्यू था स्टेट पीसीएस में। तो पैनल के अंदर बैठे हुए जो दूसरे मेंबर्स, उन्होंने उनको बालकड़ी पूछती, बोला अच्छा विज्ञान पढ़ाते हो प्राइमरी में, और भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो? बोले हाँ सर, पहले और 1-2 सब्जेक्ट और भी पढ़ा है। सो विल सी दैट बालकड़ी नहीं पता सर, है ना, क ख ग घ ग नहीं पता सर, है ना। तो बोला पूरा पूरी बालकड़ी बता दो सर। आ यू सर। तो भाई साहब वो बेचारे शिक्षक की मतलब पानी पानी हो गए, बोले वो इधर उधर का फेंका फेंकी कर रहे हैं सर, ये आता है ये आता है, मतलब आधी अधूरी आती है ना, मतलब वो सिस्टम क्लियर नहीं होती सर, प्रॉब्लम वही है सर। खैर, तो वी विल सी दैट Vidyarambha is the primary, Upnayana is the secondary ceremony. Once the Upnayana ceremony is conducted, we will come to know कि the Vedarambha ceremony takes place. Okay, so within this Vedarambha ceremony, we will come to know कि वेद की शुरुआत होती है, और इसके थ्रू हमको ये पता चलता है कि वेद पढ़ाए जाते हैं इंडिविजुअल्स को सर, ओके, समझे। एंड वी विल सी कि उसमें फिर स्पेसिफिक वेद की स्टडी होती है। स्पेसिफिक वेद की स्टडी होने का मतलब ये है कि यू लीव योर हाउस, आप नॉर्मली उस टाइम के अंदर घर छोड़ के जाते थे, सो दे गो टू द मास्टर्स और गुरुज हाउस, है ना, गुरु के कुल में जाते हैं, और गुरु के कुल में जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि एजुकेशन दिया जाता था फॉर स्पेसिफिक वेद। वेदारंभ सेरेमनी की भी इंपॉर्टेंस ये थी कि अंडर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एजुकेशन वाज गिवन, ओके, समझे। उसमें भी आपको एक इंपॉर्टेंस ये चीज मिलेगी कि भाई एक विशेष प्रकार की वेद आपको सिखाई जाती थी। पहले एक जनरल वेद लिखाया जाता था, मतलब सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर आपको स्पेशलाइजेशन करना होता था। स्पेशलाइजेशन इसके लिए करना होता था, जैसे मेडिकल साइंसेज में होता है ना, यूपीएससी में होता है कि आपको ऑप्शन चूज करना है, वैसे ये भी आपको मिलेगा सर,
So you live at your guru's house or guru's school, okay, ना समझे, for a brief period of 7, 8, 9, 10 years, okay, ना समझे, and over a period of time we will see that once you achieve that maturity, sir, okay, आप क्योंकि 9-10 साल में आपका विदारम होता था, तो फिर आपकी केशांत सेरेमनी होती थी। केशांत इज नथिंग बट आपके केश का अंत किया जाता है, मतलब नॉर्मली आप जब मैच्योर हो जाते हो 16-17 साल की उम्र हो जाती है, तो वी विल कम टू नो कि टीचर दक्षिणा के रूप में टीचर को गोदान किया जाता था, गोदान इज नथिंग गोदान, ओके, एंड फाइनली वी विल सी कि संवर्धना होती थी। संवर्धना इज दैट मच सेरेमनी जहां हमें ये पता चलता है कि एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, है ना, वी विल कम टू नो कि व्यक्ति वापस घर पे आता था, सर, है ना, समझे। तो ये पूरी की पूरी सिस्टम थी जो हमें देखने को मिल रही थी कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर, ओके। अब इंपॉर्टेंस हम लोग को इसके अंदर से रखना क्या है, या हमको क्या देखना है इसके अंदर से, सर, है ना, समझे। हमें ये देखना है कि द नेचर ऑफ एजुकेशन दैट वाज गिवन टू दिस पीरियड was very different, sir, है ना, समझे। So the nature was basically with respect to make up an individual to get ready for the future life, sir, है ना, समझे कि समझे। तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसको स्पिरिचुअल एजुकेशन मिले उसके लिए ध्यान रखा जाता था, ठीक है, समझे, करिए। इसमें कोई वोकेशनल एजुकेशन आपको सीधा-सीधा नहीं देखने को मिलेगा, पर डेली लाइफ में जितना ज़रूरी है उतनी एजुकेशन आपको मिल जाएगी, सर। ज़्यादातर दर्शन था, इसके लिए फिलॉसफी की इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलती रहती है, सर, करिए, ओके। एंड वी विल सी कि डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर आपको हेल्प हो पाए, उसका बेसिक मैथमेटिक्स भी इसके अंदर, या गणित जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी इसके अंदर से कवर हो जाता था, ओके। दिस एजुकेशन वाज मेनली रिलीजियस इन नेचर इसके लिए क्योंकि धार्मिक दर्शन के आधारित ये जुड़े हुए थे, सर, समझे। एंड वी विल सी कि ऐसा माना जाता था कि बाय स्टडीइंग द वैदिक नॉलेज a person will be able to conduct his life in a very positive way in the worldly situations, सर, समझे कि नहीं समझे। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि इस प्रकार की व्यवस्था निकल के आई थी पहले के पीरियड के अंदर, सर, गेटिंग ओके। एंड इस पीरियड में कोई फॉर्मल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग बात करेंगे तो सीधे सीधे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु जब तक इच्छेंगे तब तक आपकी शिक्षा चलेगी, सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। पर जिस दिन गुरु ने मना किया कि भाई चलो तुम्हारा खत्म हो गया, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी कंडीशन तो भेज दिया जाएगा वापस, ओके, समझे कि नहीं समझे। इसमें स्नातक सेरेमनी भी आती थी। स्नातक इसके लिए क्योंकि दोस पर्सन टू कंप्लीट देयर एजुकेशन, सर, ओके, समझे। इनको स्नातक के रूप में दर्शन मिलता है। अब इनिशियली वी विल सी कि अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर वुमेन वर आल्सो गिवन द उपनयन सेरेमनी, they were also studying the Vedas, but in the later Vedic period, sir, है ना, the same condition of women cannot be seen, समझे। तो हम ये लिखते हैं कि the early Vedic period can be attributed where the women were given the status, है ना, हमने आपको शायद पिछले क्लास के अंदर पढ़ाया भी था कि भाई उनको बेसिकली एजुकेशन के रूप में स्टेटस मिलता था, पर लेटर पीरियड के अंदर नहीं मिलता है। ये हमारे पास क्लियर कट कल्चरल एविडेंसेस भी है और लिटरेरी एविडेंसेस भी इसके अंदर से आपको मिल जाएगी, सर, करिए, ओके। तो वी डू कम टू नो, हमारे पास एविडेंसेस है कि देखो कैसे अलग-अलग प्रकार के डेवलपमेंट्स आपको मिलते हैं, सर, ओके ना। केशांत सेरेमनी बॉयज के लिए होती थी नॉर्मली, पर उपनयन और वेदांत तो आपको मिलता ही था, सर, समझे कि नहीं समझे। तो ये इनिशियल पीरियड था। अब आप देखिए कि इसमें से ही आपके यहाँ इंस्टीट्यूशंस का प्रोलिफरेशन हुआ, सर, ठीक है ना, लेटर वेदिक पीरियड से, और इंस्टीट्यूशंस के साथ-साथ टाइप ऑफ एजुकेशन का भी ग्रोथ होने की शुरुआत होती है, सर, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग कि द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम that had emerged in the Vedic period, sir, okay, gave birth to different institutions over a period of time. So by 600 BC, है ना, जब महाजनपद का पीरियड आया, तब तक आते-आते we will find कि there will be emergence of gurukuls, there will be emergence of मठ थोड़े बाद में, या चतुष्पति के साथ-साथ टोल, है ना, these are all the terms which are used for the education institutions, okay, ना, समझे। और संगम, okay, that had emerged over a period of time, sir, okay. This will also be seen where the nature of education is also evolving, sir, okay. ये नेचर ऑफ एजुकेशन में हमें पाठशाला का भी इमर्जेंस देखने को मिलेगा, where the education was imparted with a specific objective. This specific objective was the spiritual and oral development of an individual, सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। कि भाई एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो इंडिविजुअल का, करिए, ओके, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाए, सर, ओके, और जो वर्ल्डली लाइफ है उसको वो डील कर पाए, सर, समझे कि नहीं समझे। घटी का बाद में बन गया, सर, ओके। मठ और घटी का बाद में बन गया, सर, अभी तो मैं आपको पहले की बात कर रहा हूँ, सर, करिए, ओके। Thirdly, under this traditional system there was no formal training or no formal education was given, sir, okay. There was no fixed time as well, sir, okay, ना समझे। Fixed duration of the course as well, sir, okay. Fixed duration का मतलब ये है कि 1 साल में 2 साल में खत्म होगा ऐसा जरूरी नहीं होगा, सर, ठीक। But at the age of 9 when the Vedaram ceremony started, even in the later 20s people used to study as well, sir, okay, ना समझे। तो almost 10-15-20 साल आपके निकल जाते थे, ठीक है। The intention was to also follow the ashram system that evolved parallel to the education, sir, है ना। So the first ashram was the brahmacharya ashram. So every student who used to follow or who used to get enrolled into these educational institutions, we will come to know कि they were also supposed to follow the ashramas as well, sir, है ना। उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम की आपको प्रोविडेंस देखने को मिलती रहेगी, सर, getting on, okay. Secondly, we will also find कि दिस एजुकेशन इनिशियली वाज फोकस्ड ऑन द टीचर सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस। टीचर सेंट्रिक इसके लिए क्योंकि टीचर ही इंस्टीट्यूशन चलाते थे, गुरु बेसिकली। इसके लिए हमको गुरुकुल शब्द देखने को मिलता है कि हम तो गुरु के कुल में जा रहे हैं, सर, है ना, हम उनके वहां पे जाके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, सर, करिंग ओके। एंड वी विल सी कि ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें पता चलता है कि दिस गुरुकुल्स आल्सो इवॉल्व इन द टेंपल इंस्टीट्यूशंस एज वेल, सर, है ना, समझे। उसके बाद हमको पता चलता है कि टेंपल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी निकल गया है, सर, करिंग ओके। इनिशियल पीरियड के अंदर हमको ये भी एविडेंसेस देखने को मिलता है कि जो फोकस था वो रिलीजियस एजुकेशन के ऊपर था, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि प्रिजर्विंग एंड पासिंग ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स, है ना, समझे, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशंस वाज आल्सो बेसिकली पार्ट ऑफ द लिटरेरी ट्रेडिशंस इन द एजुकेशन सिस्टम एट दैट टाइम, सर, ओके। सो व्हाटएवर नॉलेज ऑफ द बाइगॉन डेज, है ना, समझे कि नहीं समझे, ये सब नॉलेज बेसिकली पास ऑन किया जाता था, इंक्लूडिंग द मॉरलिटी एंड द वैल्यू सिस्टम दैट हैड इवॉल्वड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, करिंग ओके, ओके। दिस वाज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन अंडर द गुरुकुल ट्रेडिशंस। गुरुकुल में तो यही होता था कि भाई पुराने गुरु ने सिखाया था, फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो उसी को कंटिन्यू करेगी, है ना। विजडम हमको मिलता है ना, सर, दादी माँ के नुस्खे। घर का गुरुकुल का मतलब क्या है, दादी माँ और नानी माँ के नुस्खे, सर, ओके। घर में कोई वी विल सी की बीमार होता है तो दादी कहती है कि ये करके आओ, सर, है ना। हमारी जनरेशन को समझ में नहीं आता है, अच्छा इससे भी ठीक हो जाता है, सर। खांसी जुकाम आती है तो, है ना, कोई बड़ा बुजुर्ग होता है वो अपने विजडम का यूज करता है, वो ये नहीं कहेंगे कि बेटा वहां जाकर पैरासिटामोल ले लो, सर, है ना, समझे, सेट्रिजिन लेके आ जाओ, सर, ठीक है, ओके। वहां पीडीएफ नहीं मिलती थी एग्जैक्टली, सर, ओके। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि रिलीजियस एजुकेशन बट इट वाज आल्सो सेक्युलर इन नेचर। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वहां धर्म सिखाया जाता था। धर्म इज ड्यूटीज, गेटिंग ओके। We will see that is one of the reasons कि they were able to preserve the culture and the righteousness in the Indian society. The primary aim was character building in the society. Character building क्यों था? क्योंकि इनका ये मानना था कि समाज के अंदर बेसिकली जो righteousness है और morality नहीं सिखाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सर, ओके। और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, सर, ओके। सो दिस इज हाउ संस्कृत became the language of the masses over a period of time because the education was given in the Sanskrit language, okay. So Asian education आपको संस्कृत में ज्यादा मिलता था, सर, ओके। We will see कि gradually when the things evolved and the subjects evolved, sir, okay. So then the syllabus composed of multiple subjects. This include the religious scriptures. The scriptures include the Vedas, the Shastras, and over a period of time we'll also find the epics. This will also include the Buddhist literature and the Jain literature in the respective realms, है ना, क्योंकि इनकी भी जो मोनेस्ट्रीज बन के आई, ये मोनेस्ट्रीज के अंदर हमें पता चलता है कि इस प्रकार की एजुकेशन दी जाना शुरुआत होगी, सर, ओके।
तो पहली चीज़ हमको ये क्लियर होनी चाहिए, ग्रेजुअल सेंस में वी विल सी कि अदर सब्जेक्ट्स वर आल्सो ऑफर्ड। दिस विल इंक्लूड द ज्योतिषा, दैट इज़ फोरकास्टिंग एंड एस्ट्रोलॉजी, वी विल आल्सो फाइंड द ग्रामर, एंड ग्रेजुअल साइंस के अंदर योग, मैथमेटिक्स, वी विल आल्सो फाइंड सम काइंड ऑफ केमिस्ट्री और alchemist काइंड ऑफ अ सिस्टम, और ज्योग्राफी और पॉल साइंस, इंक्लूडिंग वी कैन से द बेसिक साइंस। बेसिक साइंस इसके लिए क्योंकि मेटलर्जी हो गया है, केमिस्ट्री हो गया है, धातु विज्ञान है सर, ओके ना? ये सब कुछ चीज़ें हमको ये पता चलता है कि अर्ली एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको मिलेगी सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके? तो देयर इज अ डाइवर्सिफिकेशन सर, समझे? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। बुद्धिज्म में फिर ग्रेजुअली महायानिक हीनियानिक ट्रेडिशंस निकल के आएंगे, अभी पढ़ते हैं हम लोग सर, ओके? बट देयर इज एविडेंसेस ऑफ हाउ थिंग्स आर टेकिंग प्लेस, गेटिंग अ पॉइंट, ओके? विदिन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ गुरुकुल, the institutions functioned in the Guru Shishya Parampara. And because there was a Guru Shishya Parampara, the Shishyas were supposed to stay at the Guru's house, at the Pathshala or the Chatuspati or a toll, and they are also supposed to study and work for the Guru. सर, समझे कि नहीं समझे? कि गुरु आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको उनके वहाँ पे पढ़ाई भी करनी है और आपको उनके यहाँ पे काम भी करना है। काम इसके लिए क्योंकि वी विल सी कि गुरु कहेंगे कि चलो बेटा आज हम कुछ श्रम करके आएंगे, तो आप गुरु के साथ अटैच होना है सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके? एंड दिस कैन आल्सो बी सीन एज अ पार्ट ऑफ द गुरु दक्षिणा इन द लेटेस्ट स्टेजेस एज वेल, सर, ओके? Because the institution was in the Guru Shishya Parampara, there was no formal, we can say, degree that was awarded at the end of the education, sir, getting on board, okay? But then we will see कि a person who had completed the Samvartana, Samvartana was the ceremony which was part of the 16 संस्कार, ये शायद 11 नंबर का या 12 नंबर का संस्कार है। हाँ, फिर तो लग्न संस्कार आएगा, मतलब विवाह संस्कार आ जाएगा, गर्भधारण नहीं हो तो अंतिम मतलब पीछे का ही है सर, ठीक है? मेरे को याद नहीं आ रहा, संवर्तन संस्कार आएगा। एक बार वो जीपीएससी ने यहाँ सवाल पूछ दिया था सर, एनुमरेट द 16 संस्कार ऑफ इंडियन कल्चर एंड एक्सप्लेन एनी 3 और 4 इन डिटेल, समझे? पाइप फट के फ्लावर हो गया बच्चों का, 15 मार्क का सवाल सर, समझे? और कितना है 16 संस्कार, कितने को याद रहता है सर? समझे? हम कहाँ वैदिक, मतलब रियलिटी है कि नो ऑफेंस, बट हिस्टोरिकल सेंस में वी आर नॉट एक्सक्लूसिवली लर्निंग ओनली वैदिक कल्चर ना सर, हम तो बहुत ग्रेटर हिस्ट्री देखते हैं ना पूरा एनालिटिकली, तो उसमें तो हम तो डिबेट ज़्यादा देखते हैं सर, ओके? उसमें 1-2 बंदे थे, उसमें एक मेरा स्टूडेंट था, वो संस्कृत में पीएचडी था, मतलब कर रहा था, तो वो अच्छा लिख के आया सर, वो कह रहा था कि मास्टर ये सवाल मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं हुई। मैंने बोला तुमको तो कहाँ होगी, तुम तो यही पढ़े हो सर, मतलब क्योंकि वो संस्कृत में ही एमए बीएड और पीएचडी कर रहा था, वो बीएड कर दिया था, टीचर था, फिर उसको पीएचडी करना था आगे, एंड अब वो प्रोफेसर बन गया संस्कृत में ही सर, तो वो बोला कि मास्टर मेरे को दिक्कत नहीं हुई, मतलब तुम्हें नहीं होगी, मेरे को दिक्कत हो गई थी, मेरे को 16 याद नहीं है, अगर मैं लिख रहा होता तो मेरे को भी 3-5 से ज़्यादा, मतलब अगर 16 याद भी होंगे ना तो मैं 10-11 लिख पाता और उसमें भी जंबल हो जाता सब कुछ, जंबल होने का मतलब समझे, गेटिंग है ना, सब खिचड़ी हो जाती है ना, मिक्स अप हो जाता है सर। खैर, तो द संवर्धन सेरेमनी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो फिलॉसफी इज इनिशियल स्टेज ऑफ साइंस, ऑब्वियस है, दर्शन है ना सर, ओके? दर्शन में चर्चा होती है और चर्चा के ऊपर जब जवाब नहीं मिलता है कोई, उसके लिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है सर, ठीक? विज्ञान जो है वो दर्शन का तो पार्ट है सर, दर्शन मूलतः से ग्रेटर अम्ब्रेला का पार्ट है सर, समझे? जितने भी साइंटिफिक थिंकर्स आप देखोगे दे आर ऑल फिलोसोफर्स साइमल्टेनियसली। साइंटिस्ट आप देख लो कितने भी सर, समझे? ये क्यों हुआ है ना, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कोई इतना बताओ कैसे हुआ? वो झाड़ के ऊपर से सेब गिरा ना महाशय के ऊपर, तो तब उन्होंने पहले दर्शन किया, बोले ये क्यों गिरा होगा, समझे कि नहीं समझे? सो व्हेन अ मैंगो, सॉरी, व्हेन एन एपल फेल डाउन फ्रॉम अ ट्री, सो देयर इज दिस वन जेंटलमैन सर हू ऑब्जर्व्ड दिस फिनोमेना, तो उसको पहला दर्शन ने दिया ना उसको सवाल, ये क्यों हुआ, समझे कि नहीं समझे? वेरी इंपॉर्टेंट। दर्शन ना होता तो फिर क्या होता सर? दर्शन आज आए नहीं, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है सर, ओके? दैट इज द रीजन सर, ओके? सो संवर्धन सेरेमनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो देयर वाज नो फॉर्मल डिग्री बट a sanskar was attached to the education sir, shows that the person or an individual who completes the education is having some kind of recognition in the society। तो आप देखिए कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, ओके? पर्सन हु हैज कंडक्टेड द संवर्धन सेरेमनी वाज कॉल्ड ए स्नातक, उसको स्नातक कहा जाता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, समझे? कि उनको स्नातक कहते थे, आज भी कहते हैं स्नातक, अनुस्नातक। बोले क्या पढ़े हो? बोले हम स्नातक हुए हैं। कौन से विषय में सर, है ना? तो पूछो मत सर, हम स्नातक तक पढ़े सर, ठीक है, समझे? हाँ, बीए किए, एमए किए, एसएससी नहीं किए सर, ओके? हाँ, वो पिक्चर देखा कि नहीं देखा आपने, कौन सा है? हंगामा। वो पिक्चर का रियलिटी अभी मेरे एक रिश्तेदार को हुआ। तो मेरे एक रिश्तेदार है, मतलब जीजा जी है हमारे, माय डियर जीजा जी, दूर के जीजा जी, कजिन मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड है। वो एमडीएस है, मतलब डेंटिस्ट है, और मतलब ही इज इन हिज अर्ली लेट 40s है ना, अर्ली 50s में। तो मेरे से मेरी बहुत अच्छी पड़ती है उनके साथ। तो उन्होंने पासपोर्ट अप्लाई किया था, और पासपोर्ट जब अप्लाई किया था तो पोस्ट ऑफिस, आपको पता है कि लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्ट ऑफिस हैज गिवन दी, हैज गॉट दी वर्क ऑफ पासपोर्ट। उनका एक्सपायर हो गया था पासपोर्ट, एक्सपायर हुआ था, मतलब वो दुनिया देखे हुए बंदे हैं सर, तो काफ़ी कंट्री 40-50 कंट्रीज घूम के आए हैं, और पासपोर्ट इतना मोटा बन चुका है, 3-4 पासपोर्ट पुराने हैं, तो एक्सपायर हो चुका था, खत्म हो चुकी थी, तो नया अप्लाई किया पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में किया, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, फिर 1 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने फिर इधर-उधर का करके वहाँ क्वेरी डाली ऑनलाइन में लॉगिन करके कि भई क्या प्रॉब्लम है? तो फिर कहा गया कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट मिसिंग है। बोले क्यों? तो पासपोर्ट में वहाँ चेकलिस्ट में आता है ना, कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ती है, 10th या मोर देन 10th, मतलब ऐसा कुछ लिखा है, एसएससी एंड अबव। तो वो जो फर्स्ट ऑफिसर जो था ना पोस्ट ऑफिस में या यहाँ पासपोर्ट ऑफिस में टीसीएस वाले बैठते हैं, आपको पता होगा फर्स्ट लाइन ऑफ जो स्क्रूटिनी होती है पासपोर्ट, आजकल टीसीएस हो गया, टाटा कंसल्टेंसी वाला, ऊपर अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एसएससी और यूपीएससी वाला तो एक ही होता है, वो तो मेन आरपी होता है, बाकी सब एसएससी वाला स्टाफ है सर, ओके? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एमईए में एएसओ की पोजीशन आती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ओके? तो भाई साहब हुआ ऐसा कि वहाँ से क्वेरी आई, यहाँ तो पोस्ट ऑफिस वालों ने ले लिया, पोस्ट ऑफिस में तो एक असिस्टेंट होता है, वही सब चेक करके डॉक्यूमेंट्स को ले लिया, आगे भेज दिया स्कैन वैन करके, 1 डेढ़ महीने से अटका है। फिर क्या कहा पता है? बोले तुम्हारी एसएससी की मार्कशीट नहीं है, इसलिए तुम्हारा पासपोर्ट रुका है। मतलब इनका दिमाग बौखला गया, बोले यार मैं 5 पासपोर्ट ऑलरेडी दे चुका हूँ, हर बार हाईएस्ट डिग्री दिखानी होती है सर, ओके? इस बार क्वेरी आई, तो यहाँ फिर अपॉइंटमेंट सेट किया, क्वेरी रेज़ की ना, तो अहमदाबाद बुलाया, उनका नेटिव कहीं और है। तो बेचारे सब काम धंधा छोड़ के समझे, अपॉइंटमेंट सेट किया दोपहर को 2 बजे, फिर यहाँ एएसओ के साथ एक बार मुलाकात हुई। तो एएसओ के साथ गए अपना पक्ष रजू करने के लिए, है ना, ग्रेट इंडियन ब्यूरोक्रेसी। कहा कि सर देखो एज़ पर द 10th यहाँ फॉर्म के अंदर क्या लिखा है चेकलिस्ट में 10th, तो बोले 10th नहीं डाला, बोले एमडीएस किया हुआ है, बीडीएस किया हुआ है, डॉक्टर 10वीं के बिना तो ऐसे तो नहीं कर सकता। बोले नहीं सर आपको लानी पड़ेगी। तो भाई साहब वापस भेजा, वापस भेजा। फिर मेरे को उल्टा-उल्टा फ़ोन आया, बोला यार तेरा कोई पहचान में है? मैंने बोला पहचान में तो मतलब डायरेक्टली तो नहीं है। तो बोला यार कुछ जुगाड़ कर मेरे को कहीं से अपॉइंटमेंट दिला, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी उसके बाद, है ना? आरटीओ में एक्चुअली आपको अगर अपना केस जब प्रूव करना होता है ना, ये लोग इन पर्सन मिलते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने इधर-उधर से कहीं से जुगाड़ किया, तो एक एएसओ पहचान में निकल के आए हमारे।
मैंने कहा दादा ये प्रॉब्लम है, तो बोले नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, बोले चलेगा नहीं क्योंकि वो जो कंसर्न जिसने फ्लैग किया है, जिसके हाथ में ये फाइल आपकी अटकी पड़ी है, फाइल नंबर होता है एएच फलाना फलाना ये चीज़ हम बता दोगे पूरा 15 डिजिट का फाइल नंबर, तो बोले ये वही फ्लैग करेगा और वही क्लिक करेगा तब जाके आगे प्रोसेस होगा। समझे? फिर 1 महीने के बाद एक और अपॉइंटमेंट मिली सर, ओके, क्योंकि वो बीच में इतना जैम चल रहा था सर, ओके, एंड देन फाइनली ही वाज एबल टू सबमिट हिज डॉक्यूमेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, एमडीएस की डिग्री नहीं चलाई, है ना? और फिर वो एक ही बंदे के कारण ही हुआ। तो मेरे को हंगामा पिक्चर याद आ गया, बोले बीए किया, एमए किया पर एसएससी नहीं किया सर, ओके। अब जाके उन्होंने डिग्री दे दी, मतलब 10th का भी दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब जाके वो मूवमेंट नहीं ले रहा है, वहाँ एप्लीकेशन में पासपोर्ट की वो पेज नंबर के ऊपर लिखाई दे रहा है कि यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन, वी हैव एक्नॉलेज्ड इट, बट आगे का प्रोसेस क्या? मतलब आगे क्या होगा सर, ओके? तो भाई साहब खतरनाक सिचुएशन है सर। खैर, तो ये स्नातक की इंपॉर्टेंस आपको बेसिकली बहुत जगह के ऊपर दिखेगी सर, ओके। पर अगर आपने 10वीं नहीं किया हो तो याद रखना कि कर देना सर, वरना पासपोर्ट में ऐसी प्रॉब्लम बहुत आती है सर। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो अ पर्सन हू इज टू कंप्लीट हिज एजुकेशन वाज कॉल्ड स्नातक। स्नातक बेसिकली उनको कहते हैं जिन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया हो सर, ठीक है? सो देयर वाज अ सेरेमनी कॉल्ड संवर्धना व्हिच वाज पार्ट ऑफ द संस्कार्स एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम द दक्षिणा वाज गिवन टू द गुरु। सो दिस दक्षिणास इंक्लूड एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स और फूड और मिल्क और गाउ, है ना? जो भी आपको देना है सर, ठीक है? ओके, एनीथिंग दैट कैन बी प्रोक्यूर्ड इजीली, दैट शोज दैट द गुरुस नेवर एक्सपेक्टेड एनी काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक रिटर्न्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। समझ में आया कि नहीं आपको सर? कहने की बात ये है कि जो भी प्रकार की बेसिकली एजुकेशन होती थी, ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इवन जब एजुकेशन कंप्लीट भी होता था, तो कोई भी प्रकार की दक्षिणा बेसिकली हेवी वाली नहीं होती थी कि तुम दे दो सिंबॉलिक रूप में जो भी जेस्चर देना है एज अ पार्ट ऑफ गुडविल, मैं कह रहा हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलेगा सर, ओके। इवन जिन टीचर्स के हाथ में या जिन गुरु के हाथ में ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते थे, इनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी ज्यादा होती थी और इनको अलग अलग टाइटल से भी नवाजा जाता था। सो दो स्कॉलर्स और दो टीचर्स, ओके, समझे, who were, we can say, giving education of multiple Vedas or who were expert in multiple Vedas. So they were given the titles of Chaturvedi. और दो scholars और दो students who have learned all the Vedas, they were given the title of Chaturvedi. ऐसा कोई भी विद्यार्थी, ऐसा कोई भी शिक्षक जो चारों के चारों वेद जानता है, तो उसको चतुर्वेदी का टाइटल मिलता था। जो सब कुछ पढ़ के आया है, साइंस, रिलीजन, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, सार्वभौम। सार्वभौम का मतलब क्या है कि वो सब कुछ पढ़ के आया है। अगर कोई 3 वेद का अभ्यास करके आया, नवनीत ने लिखा है त्रिवेदी। कोई 2 वेद का अभ्यास करके आया है, तो आया है द्विवेदी। है ना? समझे? टीचर्स के लिए भी टाइटल थे, उपाध्याय, आचार्यस। So this is how the teaching institutions created a new class of social based occupational, we can say, classes. Getting my point, okay. So the titles like Vedi, Dvivedi, we will see ki Chaturvedi, titles like Upadhyay or Acharya that was given to scholars and teachers respectively created new class of social classes or created new set of social classes in the Indian society. समझ में आया कि नहीं आपको? तो ये चीज़ हमको ये पता होनी चाहिए सर। चतुर्वेदी, चारों के चारों वेद जानते हैं। त्रिवेदी, है ना? 3 वेद जानते हैं। द्विवेदी, 2 वेद जानते हैं। वैदी, है ना? वैदी मतलब आजकल वैदिक लिखते हैं उनके पीछे। वेदी नहीं लिखते, वैदिक लिखते हैं सर, है ना? वैदिक कम्युनिटी है सर, बहुत लोग सरनेम्स लिखते हैं पीछे। वो सिंगल वेद वाला है सर, ठीक। उपाध्याय, द हाईएस्ट टीचर। आचार्यस, द प्रिंसिपल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। समझ में आया कि नहीं आपको? सार्वभौम, है ना? सार्वभौम, हू नोस एवरीथिंग सर। समझे? सो दिस इज हाउ वी कैन से द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आल्सो क्रिएटेड अ सोशल इम्पैक्ट। समझे कि नहीं समझे? चीज़ समझ में आ रही है आपको? ये एनालिसिस हम लोग को आना चाहिए। ये नॉर्मली नहीं आता है सर किताबों के अंदर सर। बट नाउ वी आर सपोज्ड टू लिंक इट अप, ओके, विद द इंस्टीट्यूशंस। अब अभी तक ये फॉर्मल इनफॉर्मल सिस्टम चल रही थी, स्नातक प्रथा, संवर्तना प्रथा, है ना? इन सब का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई। एंड नाउ वी विल सी कि बाय 600 बीसी व्हेन दिस पाठशाला चतुष्पति टोल्स, है ना, ऑल दिस इमर्ज्ड, ओके, दिस विल लीड टू मोर एंड मोर ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अभी इंस्टीट्यूशंस क्यों बने थे? तो 2 कारण थे। एक तो गुरु शिष्य की परंपरा प्रोलिफरेट हो रही थी। पहले गुरु के वहाँ 5 विद्यार्थी पढ़ने आते थे तो चल जाता था। अब 50 विद्यार्थी आ रहे, 100 विद्यार्थी आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि बिकॉज़ ये रेजिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल के रूप में काम कर रहे थे, तो दे नीड मोर स्पेस एज़ वेल सर, ठीक है ना? समझे? सेकंडली देयर इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज़ वेल। तो अब ये चीज़ बड़ी क्लियर हो चुकी थी कि भाई विषय भी बढ़ गए हैं, सब्जेक्ट्स भी बढ़ गए हैं, तो नई-नई चीज़ें भी पढ़ानी पड़ेगी सर, है ना? समझे? तो वो कहानी नहीं रही है कि समय के साथ वी विल सी कि हमें बदलना पड़ेगा, कहने की बात ये है सर, ठीक है? तो अगर समय के साथ बढ़ाने की बात है या बदलने की कहानी है, तो देन वी विल कम टू नो कि न्यू इंस्टीट्यूशंस विल कम अप सर, ओके। एंड दिस इज हाउ वी विल सी कि द यूनिवर्सिटीज विल स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग सर। और ये यूनिवर्सिटीज में तक्षशिला जैसे सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे सर, ओके। वी विल सी कि वाराणसी जैसे सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। वाराणसी या काशी जिसे हम लोग पहचानते हैं, दैट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सेंटर्स सर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से। ये 600 बीसी तक आते-आते इनका इमर्जेंस हो चुका था। एक्चुअली काशी उससे भी पुराना है। काशी इज वन सच प्लेस, उससे भी पुराना है सर, ठीक है ना? ओके। वी विल सी कि ग्रेजुअली नालंदा जैसी संस्था बन के आई। नालंदा में एक्चुअली पहले बिहार हुआ करता था, है ना? जहाँ बुद्ध विहार के लिए गए थे, बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम we will see कि more and more of education institutions will come up sir, okay, समझे? So what do we see over here कि 600 BC was a period where emergence of all the diversified education will take place. The Guru Shishya parampara will increase, number of students will also increase, okay, and this will be attributed to the fact that even these scholars and authors are mentioning about it. अब जैसे पाणिनि आपको देखने को मिलेंगे, पाणिनि बिलोंग टू तक्षशिला बाय द वे सर, ठीक है? He has written about the formal and the Vedic education that was being imparted to the people of that time. वो 500 के आसपास, 550-600 के बीच में है सर, ठीक है? And we will come to know कि पाणिनि has mentioned about the role of all the kind of education that was being given to the men and the women as well, sir, okay? Precisely, Panini has given the role to the women education at that time and the titles that were taken by the women at that time. तो अभी मैंने आपको उपाध्यायी के बारे में बताया ना, उपाध्याय। उपाध्याय के साथ अब वुमेन को भी पाणिनि बताते हैं कि उपाध्यायी के रूप में टाइटल देता है। समझे कि नहीं समझे? आचार्य था तो आचार्यनी भी हुआ करती थी सर, है ना? उसकी फेमिनिन वर्जन सर, गेटिंग योर पॉइंट, ओके। ऐसी स्त्री वी विल सी कि ब्रह्मवादिनियों के रूप में उन्होंने मेंशन किया है सर, ओके। ब्रह्मवादिनी इसके लिए क्योंकि वेद जानती थी सर, है ना? गेटिंग योर पॉइंट, ओके। एंड दैट इज हाउ वी विल कम टू नो कि in the 600 BC and the transition to 300 BC, we'll come to know कि now women are playing a very important role, and we can see the women scholars are still being highlighted. This actually contradicts the text that were advocated जहाँ women education down गया है। समझ में आया कि नहीं आपको सर, ओके? क्यों? क्योंकि हमको ये पता चला है कि लेटर वैदिक पीरियड में लोगों ने कहा कि डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन हो गया। यहाँ तो टाइटल्स लिखे हैं, पाणिनि ने, पतंजलि ने, दोनों लिखे। 600 से लेके 200 बीसी तक आते-आते पतंजलि इस पीरियड में बिलोंग करते थे। पतंजलि किसके पीरियड में थे? 200 बीसी की बात है ना, पुष्यमित्र शंकर के कंटेम्परेरी थे। पाणिनि कब थे? 500 बीसी, 550 बीसी के आसपास, ओके। अष्टध्यायी, है ना? समझे कि नहीं समझे? महाभाष्य कंटिन्यूएशन ही है ना अष्टध्यायी का सर, ओके, महाभाष्य। तो ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली हाइलाइटेड सर, गेटिंग योर पॉइंट। सो देयर इज अ मेंशन ऑफ वुमेन स्कूल्स, है ना? समझे कि नहीं समझे? और वैसे एविडेंसेस है कि जो ऋग्वेद के साथ
जुड़ी हुई वुमेन स्कॉलर्स उनको कथी मतलब कथा जो करते थे उनको फेमिनिन पॉइंट ऑफ व्यू से कथी के रूप में कंसीडर कर दिया है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारी फिलोसफिकल ट्रेडिशंस में भी हमारे पास एविडेंसेस मिलेंगे जहां वी विल कम टू नो कि वुमेन की मेंशंस के बारे में भर भर के लिखा गया है, समझिए। तो ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली हाइलाइटिंग द फैक्ट दैट द एजुकेशन हैज इवॉल्वड, ओके, एंड बाय दैट टाइम बिकॉज़ द इंस्टीट्यूशंस हैज डेवलप्ड देन द इंस्टीट्यूशन लाइक तक्षशिला केम इनटू द पिक्चर। तक्षशिला एक ऐसी जगह के रूप में निकल के आई और काशी एक ऐसी जगह के ऊपर निकल के आया सर, ठीक है ना, समझे। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए 600 बीसी के बाद। इनफैक्ट काशी वाज अ प्लेस ऑफ लर्निंग राइट इन द प्री 600 बीसी पीरियड। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंटर्स व्हिच इज स्टिल सर्वाइविंग सर, है ना। क्योटो और काशी के बीच में क्यों करार हुआ? हाँ, क्योटो काशी एग्रीमेंट, यू माइट बी अवेयर, सिस्टर सिटीज एग्रीमेंट बीच में बहुत होते थे, अब आजकल कम हो गया है सर, ठीक है, करंट अफेयर्स में कम आ रहा है, पर क्योटो इज आल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लर्निंग सेंटर्स ऑफ द जापानीज कल्चर, है ना, समझिए। क्योटो के साथ किया था ना काशी का करार सर, है ना, करके करंट अफेयर्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा कभी सर, ओके, हाँ। काशी एक ऐसा सेंटर है, मतलब वो मतलब आदिकाल से एग्जिस्ट कर रहा है सर, वाराणसी। तो प्लेस ऑफ लर्निंग के रूप में हमें ये 600 बीसी से लेके इवन आपको मॉडर्न पीरियड तक सर, ना 21st सेंचुरी में भी आपको देखने को मिलेगा कि लोग पढ़ाई करने जाते हैं, वैदिक एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन सर, ओके। सो इन डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स काशी हैज बीन द प्लेस ऑफ लर्निंग एंड दिस कैन बी एट्रिब्यूटेड टू द डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स हु मेंशन ओवर काशी, है ना। तो हमारे पास एविडेंसेस है कि व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ बैकग्राउंड ऑफ काशी, तो वी विल कम टू नो कि क्या कह सकते हैं कि बुधा या उसके पहले के पीरियड से ही बेसिकली वहाँ एजुकेशन सिस्टम थी, वैदिक एजुकेशन मिलता था पहले। फिर धीरे-धीरे गुरुकुल सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, चतुष्पथीज़ और पाठशालाएँ बननी शुरू हो गई और वो कंटिन्यू रहा बुधा के पीरियड में, अशोक के पीरियड में सर, ओके। ग्रेजुअल सेंस में वी विल आल्सो फाइंड कि मिडीवल एरा में भी उसका इमर्जेंस चलता रहा। अल-बिरूनी अगर आपको पता होगा, अल-बिरूनी से पहले अरब्स आए थे, अरब्स जो 8th सेंचुरी में सिंध में आए थे। अरब में से बहुत सारे अरब स्कॉलर्स काशी में पढ़ के गए थे और काशी में पढ़ के दे हैड टेकन द नंबर सिस्टम आउट ऑफ इंडिया, है ना। ये नंबर सिस्टम को हिंदसा कहा गया, हिंदसा वाज द टर्म दैट वाज यूज्ड बाय द अरब्स, है ना। सो दिस थिंग शोस कि हाउ वेल वाज द प्लेस ऑफ लर्निंग वाज, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इवन इन द 10th सेंचुरी व्हेन अल-बिरूनी विल कम टू इंडिया और ही विल बी गोइंग टू पंजाब, ही मेंशन्स काशी एज़ अ प्लेस ऑफ लर्निंग, ओके। Al-Khwarizmi tha, I'm not able to recall, but there was two Arab scholars, okay, who were actually sent to Kashi by the Sindh, okay, from the Sindh, okay, because the Arabs tried to invade, but then politically they could not, so they thought of learning the culture of the document. So the Arabs learnt the education, that is scientific education. They learnt music, है ना, समझे। there was, मैंने सिंध के चैप्टर में लिखा है, उनके नाम लिखे, एक या दो स्कॉलर के नाम लिखे, सिंध वाले चैप्टर में आ गया, तो मैं करवा दूंगा, थीम याद रखिएगा, ठीक है। देन ग्रेजुअल सेंस में इन द मिडिवल एरा एज वेल, when Ibn Battuta comes to India in the 13th 14th centuries, okay, so he also mentions about them, Ibn Battuta ने इनके बारे में बताया सर, काशी is a center, and even the Mughal period, है ना, काशी continued to be the place of learning and the place where education was imparted. This can be attributed to Akbar calling scholars from Ibadat to Ibadat Khana from Kashi. So पुरुषोत्तम दास जी महाराज करके एक स्कॉलर थे, वो काशी से आए थे। We'll also find कि even the teachers of Kashi were called to Mughal court, and this can be attributed to the fact that Dara Shikoh, the son of Shah Jahan and the brother of Aurangzeb, okay, was educated at Kashi. So there was a teacher of Dara Shikoh जो काशी में ही पढ़े और उन्होंने ही बेसिकली दारा शिकोह को सिखाया था कि what is the reality, सर, ठीक है। We'll also find कि with respect to Kashi, when Bernier, नहीं, there was a Tavernier, not Bernier, I guess Bernier था, the European traveler contemporary to Aurangzeb, okay, he mentions about Kashi as Athens of the East, okay, समझे। So this thing shows कि how prominent this place was, ये कितनी prominent जगह थी, है ना, समझे। जहाँ philosophical education, religious education, हर एक प्रकार की शिक्षा आपको शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती हुई दिखेगी, ठीक है, ओके। तो हमें ये कहानी इसके साथ जुड़ी होनी चाहिए कि भाई कैसे डेवलपमेंट हुआ था काशी का, क्योंकि एक सेंटर ऑफ लर्निंग के ऊपर आपको जब पूछेगा तो आप लिख सकते हो कि दिस आर द सेंटर्स ऑफ लर्निंग एट द टाइम जो अर्ली इंडिया के अंदर निकल के आया था, ओके। सेकंडली तक्षशिला वाज आल्सो इमर्स, ओके ना। तक्षशिला का भी मतलब 600 बीसी में हुआ और इट कंटिन्यूड टू फ्लरिश अप टू 500 सी, या 500 सी तक तो ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो गया था, बट ये चलता रहा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब तक्षशिला की इंस्टीट्यूशन की भी इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी क्योंकि तक्षशिला में भी एक प्लेस ऑफ लर्निंग था। यहाँ पे भी रिलीजियस प्लस सेक्युलर लर्निंग दोनों देखने को मिलेगा सर, ठीक है। बिकॉज इट इज एन इमर्जेंस आउट ऑफ द गुरुकुल एंड द चतुष्पति सिस्टम, वी विल सी कि यहाँ पे भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ करता था, ना ही फॉर्मल डिग्री अवार्ड की जाती थी क्योंकि पुराने सिस्टम का ही था, बट द रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस एंड द एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस हैड ऑलरेडी इवॉल्वड। एक फर्क ये हुआ कि डिग्री मतलब इट वाज अ ट्रांजिशन इंस्टीट्यूशन, इट वाज नॉट सीन एज अ मॉडर्न यूनिवर्सिटी, बट इट वाज नॉट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ गुरुकुल, ये बीच का संस्था था। एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी जो नालंदा हुआ करती थी, विक्रमशिला हुआ करती थी, वैसा भी नहीं था, पर ना ही गुरुकुल था, गुरुकुल तो बड़ा छोटा आश्रम के रूप में होता था, समझे। काशी वाज आल्सो अ सेंटर इनिशियली वेयर इनफॉर्मल, मतलब गुरुकुल सिस्टम वाज मोर डोमिनेटिंग, टीचर सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक इसलिए क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा सेंट्रिक चलती थी, बट काशी बिकेम अ सेंटर ऑफ रिलीजियस एंड सेक्युलर एजुकेशन बोथ। द रीजन इज दैट कि वहाँ बुद्धिज्म का भी बहुत प्रभाव हुआ ना, सारनाथ वाराणसी वाले रीजन, तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन भी फिर वहाँ पे आएगा ना सर, ऐसा तो था नहीं कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन नहीं आएगा सर, है ना। महावीर के पहले मतलब पार्श्वनाथ थे, ही बिलोंग टू काशी ओनली, तो दैट इज आल्सो रीजन देयर वाज अ जैन ट्रेडिशन आल्सो बीइंग इमर्ज, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड काशी के लिए वी विल सी कि जो टेक्स्ट है वो भी इसके प्लेस की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे सर, ओके। तक्षशिला के अंदर दिक्कत ये थी कि तक्षशिला में फॉरेन ट्रेडर्स या फॉरेन स्कॉलर्स भी बहुत आए सर, और बाय द टाइम बिकॉज द कनेक्टिविटी टू द वेस्ट एशियन सेंट्रल एशिया वाज एस्टैब्लिश्ड, so more than 10,000 foreign scholars and learners who were living at that time, but it was more of an informal institutions with a formal, we can say, infrastructure coming into the picture. It was mainly a place of higher education where we will come to know कि the Vedaram and in the post Vedaram period the students used to come for education. The subjects were very much diversified compared to Gurukul. Subjects में syllabus में diversification इसके लिए था क्योंकि इसमें मेडिकल साइंस से लेके बाकी सारे जितना भी विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ सब आपको मिल जाएगा, म्यूजिक, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष, है ना, पॉलिटिकल साइंस। इनफैक्ट इट वाज नेम फॉर वन सिलेबस दैट इज कॉल्ड स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट इज पॉल साइंस, ओके, हाउ टू रन द स्टेट, है ना। पतंजलि बिलोंग टू, सॉरी, पनिनी बिलोंग टू तक्षशिला, कौटिल्य बिलोंग टू तक्षशिला, प्रसन्नजीत बिलोंग टू तक्षशिला, प्रसन्नजीत वाज द किंग ऑफ कोशाल, पनिनी वाज द स्कॉलर, कौटिल्य वहाँ पे पढ़ा के आए थे और पढ़ के बड़े हुए। कौटिल्य के फादर जो थे ना आचार्य चणक थे, आचार्य चणक मूलतः से पाटलिपुत्र में ही बिलोंग करते थे, तो वहाँ गुरुकुल था, तो उनका गुरुकुल वहाँ उनका जो था, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे संतान को आगे पढ़ाई के लिए तक्षशिला भेजूंगा, तो इस तरह से उनकी जर्नी रही थी। दैट इज हाउ ही वाज सेंट टू तक्षशिला फॉर एजुकेशन, ओके। वी विल आल्सो फाइंड कि देयर वाज अ स्कॉलर कॉल्ड जीवक। जीवक अगर आपको पता होगा, ही वाज अ डॉक्टर हू ट्रीटेड बुधा, वो एक बार बीमार थे, तो जीवक ने आके उनकी ट्रीटमेंट की थी, वो भी तक्षशिला के एलुमनी थे। तक्षशिला हैज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्कॉलर्स, है ना। इब्राहिम भी तक्षशिला से नहीं थे सर, ओके। विष्णु शर्मा तक्षशिला से थे, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की वार्ता लिखी, पंचतंत्र की स्टोरी आपने सुनी होगी ना, थर्स्टी क्रो वाली,
थर्स्टी फ्रॉग सुना कि नहीं सुना ना? एक कौवा था सर ना, बेचारा भूखा था, प्यासा था, पत्थर डाल-डाल के पानी का लेवल अप कर दिया सर, ओके। समझे नहीं समझे? आजकल तो कौवे बड़े स्मार्ट हो गए सर, सीधा चोंच ही मारते हैं, बोले कहाँ भी पानी डालें सर, ईज़ी कर देते हैं सर। और श्राद्ध के महीने में तो गायब भी हो जाता है सर, समझे? बोले खिलाएँगे नहीं, बोले ये सब ज़हर खिलाते हैं आजकल हमको, है ना, समझे? है ना? खीर के नाम के ऊपर, समझे नहीं समझे? जहरीली खीर पिला देते हैं सूर्यवंशम वाले सर लोग सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। यू सी द काउज़ आर नॉट काउज़ क्या, क्रोज़ आर नॉट विज़िबल नाउ। आपको नहीं दिखेंगे, क्रोज़ ढूँढ के निकाल के आओ सर, नहीं, सच्ची नहीं मिलते सर, ओके। श्राद्ध का होता है ना, हम पितृपक्ष को याद करते हैं श्राद्ध के महीने में, मातृपक्ष, पितृपक्ष को। तो वी विल फाइंड कि इन द मंथ ऑफ श्राद्ध, पहले मैं छोटा था तो दादी यूज्ड टू टेल मी ना, बोले जाओ छत के ऊपर, है ना, ये खीर की कटोरी है, दूध की कटोरी, मतलब खीर बनाते थे वो रख के आओ। तो अभी बीच में हमारे घर पे 3-4 साल पहले की बात है, वो श्राद्ध था किसी एंसेस्टर का हमारे। तो मैं मेरे को बोला रख के आओ, मैं ढूँढ रहा हूँ, मैंने बोला है ना, रख के आ तो अभी शाम तक तो खत्म हो जाएगा। साहब शाम तक वैसा का वैसा, एक बूँद भी मतलब ना किसी ने खीर को टच नहीं किया ना, भाई गज़ब है। समझ गए? वरना सप्लाई ज़्यादा हो गया होगा सर, ओके। खीर लोगों को उनको बहुत मिल गई, वो नहीं खाना यहाँ से सर, ओके। बट वील सी दैट देयर वर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, ओके ना, दैट केम आउट ऑफ द कल्चरल ट्रेडिशंस। क्या तो एक तो स्टेटक्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा। स्टेटक्राफ्ट इसके लिए क्योंकि दिस वाज़ द सेंटर वेयर दिस वाज़। इसमें फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, उसके पीछे का कारण था कि द सैटिस्फैक्शन ऑफ द गुरु इज़ द अटमोस्ट प्रायोरिटी। दक्षिणा भी ऐसे ही चलती थी। फ़र्क ये था कि तक्षशिला को पैट्रोनेज काफ़ी लोगों ने देना शुरू किया, जो कंपेयर टू गुरुकुल्स में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पैट्रोनेज इस पीरियड में किंग्स भी देने की शुरुआत करते हैं। जैसे आप एलुमनाई के रूप में वहाँ से पढ़ के आए हो, कोई गुरुकुल के हो, गुरु के वहाँ से, या मर्चेंट्स जो व्यापारी थे, क्योंकि इट वाज़ द एंट्री गेट टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। So they also gave patronage to Takshila as an institution. So that is one of the reasons that Takshila continued to flourish in spite of not having a full-fledged university status. It was more of a decentralized system of education where different scholars resided in a particular zone of a town. They had common halls of assembly and discussions. They had common places where observatories were made out. So every teacher used to get along with the students at a particular assembly and they used to observe around कि भाई देखो ये तारा वो तारा हर तारा, है ना, समझे कि नहीं समझे, है ना, कि तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा सर, नहीं चांद नहीं लाएंगे सर, टीचर थोड़ी लेके आएगा, तुमको जाना पड़ेगा चांद तक सर, ओके। तो ये सब कहानी आपको मिलेगी सर, समझे। तो गाने कितने बदल गए हैं ना, एक आता कैंडी होती सी चांद तक राह बना दे, तारे ने पसंद मेरे हटा सारे ला दे, ओके। तो एक कह रहा है कि चांद तक राह बना दे और वहां से जाके फिर तारे लेके आओ, दूसरा तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा सर, ठीक है। तो कहाँ सर, क्या मतलब क्या सर, है ना, वहाँ पे चले जाओ ना सर, ओके। जिन जिन लोगों को चांद तारों के ऊपर गाना है, ये बना उधर ही जाओ, वन वे टिकट लेके सर, ओके। एस्ट्रोनॉट बन के घूमते रहो, माथे के ऊपर 50 किलो का टोपला पहन के, टोपला होता है ना ऊपर हेलमेट, 30-40 किलो की होती है एस्ट्रोनॉट की, तब जाके सांस ले पाते हैं, समझे। खैर, तो क्या ग्रेविटी के कारण फील नहीं होता बाहर, समझे। ग्रेविटी है नहीं तो कूदते रहो सर, फील ज़्यादा नहीं होता सर, वरना तो भारी है सब कुछ, है ना, समझे। खैर, तो कहानी क्या थी, कहानी तक्षशिला को लेके हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको सवाल तक्षशिला के अंदर से अलग से एक बार आया था, और सवाल ये आया था कि व्हाई द इंस्टीट्यूशंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, ओके ना, समझे, लाइक तक्षशिला were able to flourish it out, sir, okay, समझे। And we will come to know कि there were good number of foreign scholars who had studied at Takshila, sir, okay, and local scholars, okay, as well, okay, इन सब ने ये सब किताबें लिखी है, सर, okay। ओपन क्लासरूम्स थे, ऑब्जर्वेटरी थी, अलग-अलग प्रकार की डिस्कशंस होती थी इनके अंदर, सर, ठीक है। 60 से अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, सर, ओके। और 16 ईयर्स से बेसिकली एंट्री होती थी, इसमें एंट्रेंस टेस्ट होती थी। तो टीचर्स खुद डिसाइड करते थे कि भी इनको क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, सर, ओके। और कुछ लिमिटेड लोगों को एंट्री मिलती थी। तो 10 में से 3 ही विद्यार्थी पास होते थे, सर, तो भर-भर के लोग पढ़ाई करने के लिए आते रहे, सर, ओके। तक्षशिला का इतिहास ये भी कहा गया है कि इसमें रामायण की स्टोरी है, सर, ओके। और राजा भरत ने तक्ष नाम के अपने संतान के लिए ये शहर की स्थापना की थी, सर, ओके, समझे। तो इसके लिए तक्ष की शिला, तक्षशिला करके शब्द लिखा गया, सर, ओके। सो इट वाज पार्ट ऑफ द जनपदास एंड ग्रेजुअली जो टीचर्स वहां रहने की शुरुआत करते हैं, गुरु शिष्य की परंपरा बनी और ये शहर का निर्माण हुआ, सर, ठीक है, समझे। तो इसको डोनेशन मिलता गया, पैट्रोनेज मिलता गया, टीचर्स बढ़ते गए, स्टूडेंट भी बढ़ते गए, सर, समझे। नॉर्मली ये क्या होता है कि जहाँ 3-4 टीचर्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं, जहाँ विद्यार्थी आ रहे हैं, तो वहाँ 5वां टीचर भी पहुंचेगा, सर, है ना। ये हर जगह पे हुआ है, एजुकेशन सेंटर ऐसे तो निकल के आज देखिए दिल्ली के अंदर ओआरएन है, सर, ठीक है। तो वहाँ पे 3-4 टीचर्स हुआ करते थे 30-40 साल पहले, सर, ओके। फिर वहाँ विद्यार्थी आए तो दूसरे टीचर्स ने कहा कि लेट अस आल्सो गो ओवर देयर एंड टीच, ओके, समझे। सो मोर एंड मोर नंबर ऑफ टीचर्स विल बी जॉइनिंग। जब ज़्यादा टीचर्स आए तो फिर ज़्यादा स्टूडेंट्स भी आए वहाँ पे, सर, समझे कि नहीं समझे। सो देन ग्रेजुअली गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो जॉइन, सर, गेटिंग ओके। तो फिर इस तरह से तक्षशिला का भी ग्रोथ हुआ, है ना। सो द सेम वे अराउंड वी विल कम टू नो द तक्षशिला इज आल्सो बिकमिंग इनटू द पिक्चर, सर, समझे। सो वी विल सी, जब हम लोग यहाँ देखेंगे तो हमको ये पता चलता है कि तक्षशिला एक इंस्टीट्यूशन के रूप में निकल के आया। प्रॉब्लम ये हुआ कि तक्षशिला वाज नेवर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड बिकॉज़ इट वाज नेवर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, है ना, जहाँ एक यूनिवर्सिटी हो, जहाँ रेगुलर एग्जाम कंडक्ट हो, टीचर ना हो तो दूसरा टीचर आके सब्जेक्ट को पढ़ा दे, सर, ओके। एंड ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली क्रिएटेड सम काइंड ऑफ अ ड्रॉबैक फॉर तक्षशिला इन द लॉन्ग रन। The reason is that because it was located on the entry gate towards India, है ना, समझे नहीं समझे। तो this created more and more foreign invasions and because there was foreign invasions it led to lack of political instability, सर। तो सिकंदर आया तब से ही हमको ये पता चल रहा है कि तक्षशिला के ऊपर फटका पड़ा। ये इसके पहले पर्शियंस आए थे तभी भी हमको मिलेगा, सर, ठीक है। और जैसे जैसे आगे चलता गया वैसे वैसे विल कम टू नो कि जितने विदेशी आक्रमण हुए उसमें संस्था को नुकसान हुआ क्योंकि टीचर्स को फिर पैट्रोनेज मिलना बंद हो गया। So because the teachers lost the patronage over a period of time, political patronage, cultural patronage, economic patronage, and the students also deserted the towns because of the foreign invasions. Many of them were very cruel as well, ना। ये सब जो आक्रमण करते थे, ये तुम्हारे लिए क्या माला लेके तो आते नहीं थे, सर, तो ऑब्वियस था कि लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, सर, सटासटी हो जाती थी, सर। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम तक्षशिला could not flourish it out. So the foreign scholars mention about Takshila. In fact, it continued to flourish in the Gupta period, transition to Gupta period, where Hun invasion took place and finally it got decimated. So when Huan Sang came to India in the 7th century, he does mention about Takshila being a place कि देखो यहाँ बढ़िया था, अभी नहीं दिख रहा है, सर, है ना, समझे। क्यों नहीं मिल रहा है उसके पीछे का कारण ही आपको ये मिलता है कि विद इन द सिस्टम, सर, ओके ना, समझे। मल्टीपल एजुकेशन वाज गिवन अप, सर, है ना, समझे। उसमें स्टेट क्राफ्ट के लिए बहुत जाना गया, सर, ओके। बट देन ओवरऑल सिचुएशन इसको उसकी ज्योग्राफी और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के अभाव के कारण हमको ये पता चलता है कि इसका डिक्लाइन हुआ, है ना। अब इस डायमेंशन में हमको क्यों पूछा, तो यूपीएससी ने जीएस के अंदर सवाल पूछा था कि तक्षशिला वाज ऑल द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज विद व्हिच वाज एसोसिएटेड नंबर ऑफ स्कॉलर पर्सनालिटीज ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स, है ना। इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन caused its fame to flourish, but unlike Nalanda, it is not considered as a university in modern sense. Why? Because the admission was taken by the teacher and not by the institution. The exam was never formal, so there were different kinds of formal and informal system. You know, there was a Snatak ceremony definitely taking place, but then we will see that it also depended on the whims and the teachers used to decide finally. Sir, okay, there were institutions, but they were teacher centric, and many a times will happen when a teacher passes away, the knowledge might not be able to continue in the form of wisdom. Sir, okay, तो इसमें 3 रीजन आए इनके डिक्लाइन के पीछे। एक तो टीचर और इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक, क्योंकि शिक्षक सेंट्रिक संस्था थी, ना कि संस्था अकेली इंडिविजुअली काम करे। और फर्स्ट इसमें ये हुआ कि जब टीचर को कुछ हो गया, अनहोनी होगी, सर, तो होगा क्या, सर, ओके, है ना। चलो मैं मेरे को कुछ हो गया, सर, ओके, तो यहाँ तो क्या है कि आप हिस्ट्री पढ़ तो लोगे ना कम से कम, सर, ओके, और टीचर्स भी है। सिंपल चीज़ है, इंस्टीट्यूशन है, सर, ओके। टीचर अकेले काम करेंगे तो हो सकता है कि बेचारे बच्चे भटक जाए, सर, ओके, टीचर को कुछ हो जाता है ना, ये तो क्या होनी अनहोनी है, सर, ओके। तो तक्षशिला में ये चीज़ हुई थी। फिर दूसरी कहानी लैक ऑफ पैट्रोनेज, सर, ओके, समझे नहीं समझे। लैक ऑफ पैट्रोनेज का है, सर, ओके। ये होनी अनहोनी का मतलब ऐसे चिंता नहीं करने की, सर, ओके। देखो
किसी को कुछ पता नहीं है सर, समझे कि नहीं समझे ना, भविष्य का किसी को कुछ पता नहीं होता कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा सर, ठीक है ना, तो मौज करो सर लाइफ के अंदर सर, ओके ना, और स्पेशल वैसे सब लोग हैं सर, ओके, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है सर, ओके, इंस्टीट्यूशन इसके लिए क्योंकि संस्थाओं का महत्व बहुत जरूरी है, इंडिविजुअल्स का भी इंपॉर्टेंस होता है संस्थाओं के अंदर, इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशन को बिल्डअप करता है, हमेशा इंस्टीट्यूशन को पहले प्राधान्य दिया जाता है, उसके पीछे का कारण है कि इंस्टीट्यूशन कीप ऑन क्रिएटिंग दी इंडिविजुअल्स इन अ सर्टेन वे, जहाँ वो हमेशा इंस्टीट्यूशन को चलाने में हेल्प करेंगे जनरेशन टू जनरेशन, तक्षशिला में वो नहीं हो पा रहा था। Secondly, we will come to know that Takshila was an entry gate because of foreign invasions. There were continuous attacks, okay, so that led to lack of political instability. And because it led to lack of political instability, we will also find that this will lead to lack of patronage system as well, sir. Subject is very important. Okay? And we will see that over a period of time, ये lack of patronage जब इनका टूटा economic और political, तो once again there created a situation where the dearth of resources took place. Okay. Fourth reason इसमें ये भी कह सकते हैं कि by that time the knowledge base had shifted to the eastern part of the country, the 5th and the 6th centuries, and there were other centers that had emerged like Nalanda. Nalanda mid 5th century के अंदर तो निकल के आ चुका था ना 450s के बाद. And it provided more of institutional stability, it provided more of geographical stability, it also created new set of institutions where we can say the model of education and university learning got changed. It also created the state patronage in such a way that multiple generations or multiple dynasties gave patronage to it. मतलब जैसे गुप्तास के बारे में हमको पता चलता है, गुप्तास ने शुरू किया, हर्षवर्धन ने भी दिया और बाकी सारे राजाओं ने भी उसको कंटिन्यूसली पैटर्न देने की शुरुआत की. And this also we will see that created the basis for the emergence of नालंदा in a systematic way. नालंदा के ऊपर आगे डिस्कस करेंगे, बट आपको एटलीस्ट अर्ली एंशिएंट इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसका नेचर आपको समझ में आ जाना चाहिए इससे, और आपको इसके थ्रू ही ओवरऑल सिचुएशन जो है वो क्या कह सकते हैं कि जो क्लैरिटी है वो आ जानी चाहिए सर. बाकी तो क्या है कि इंपॉर्टेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई करो, तो आगे हम लोग नालंदा पढ़ेंगे कल की क्लास में, फिर विक्रमशिला और फिर उदानपुरी है, सोमपुरी है, वल्लभी आपको मिल जाएगी सर, ठीक है ना, गुप्ता पीरियड में. तो कल थोड़ा नालंदा और वल्लभी के ऊपर थोड़ा स्टडी करके फिर आगे जाएंगे और पाल पीरियड में फिर और इंस्टीट्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे सर, ठीक है. तो एटलीस्ट इतनी पार्ट क्लियर होगी सर, समझ समझे ना. तो यू गॉट दिस मच पार्ट क्लियर कि एजुकेशन की कहानी किस तरह से चली सके. नहीं कॉमन मैन तो होगा तो सर, ठीक है, नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली, बट कॉमन मैन का गुस्सा तो होगा क्योंकि नोबिलिटी के साथ वो जुड़ा हुआ है सर, ओके. इसके डिबेट ओवर द गुप्तास, नहीं एग्जाम पढ़ो, ओरिजिन के ऊपर थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए. वुमेन अलाउड टू चेंज द वर्ल्ड मतलब क्या, देखो सिंपल चीज है ना सर, ओके. सो बिकॉज ऑफ द मैरिज सिस्टम दैट वाज टेकिंग प्लेस, ऑब्वियस है कि वुमेन्स वर्ड वाज एट्रिब्यूटेड टू हर हस्बैंड एज वेल, है ना, इन लॉज की फैमिली के साथ. समझ में आया कि नहीं आपको? सो दैट इज द केस, ओके. मैरिज के साथ वो वर्ण सिस्टम के साथ चेंज हो जाता था ऑटोमेटिकली. जो हम हैं वो संस्कार, जो हमारे पास है वो सभ्यता सर, ओके. आता हूँ, चलो इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे एक आध दिन. हाँ ये सवाल आया था वुमेन के बारे में, 4th सेंचुरी बीसी टू 6th सेंचुरी, तो बड़ा लंबा सवाल है, बट होपफुली आपको पिक्चर की क्लैरिटी आई गई होगी. तो खैर ये सवाल थे, कल थोड़े बहुत और डिस्कस करेंगे अपने एजुकेशन के ऊपर और तक्षशिला के ऊपर, नालंदा के ऊपर कल थोड़ा डिस्कस करेंगे, एंड देन वी कैन कंक्लूड इट आउट एज वेल सर. चलिए सर, बाय बाय बाय.